ड्रामा के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लाइव स्ट्रीमिंग कंपटीशन की तैयारी चल रही होती है और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जज मिस्टर गू का वेट हो रहा होता है, जो कि कोई और नहीं हमारे इस ड्रामे का हीरो है। और गू यहाँ पर अपने सभी टीम के एम्प्लॉय को पार्टी के लिए लेकर आया होता है और वो उन सभी को थैंक यू कह रहा होता है, क्योंकि वो सभी कंपनी छोड़कर उसके साथ नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर आ गए। और यहाँ दूसरी ओर लाइव स्ट्रीमिंग कॉम्पिटिशन के लिए सभी कंटेस्टेंट पहुंच जाते हैं, सिर्फ एक लड़की को छोड़कर। और यहाँ पर गू के असिस्टेंट को कॉल आती है और वो तुरंत ही उसे बताता है कि उसे लाइव स्ट्रीमिंग कॉम्पिटिशन का जज बनने के लिए जाना ही पड़ेगा। पर गू तो वहाँ पर जाने के लिए रेडी ही नहीं होता, तो असिस्टेंट उसे मनाने लगता है कि बॉस, मैं मानता हूँ कि आपने कंपनी के सारे पोजीशन को रिजाइन देकर यहाँ पर आए हो और आखिरकार ये सब आपकी हार्डवर्क है, तो आप इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। और अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी तो नहीं खत्म हुआ है, अगर आप ऐसा करेंगे तो वो हमारे दुश्मन बन सकते हैं। और वैसे भी बॉस, वो लाइव स्ट्रीमिंग कंपनी हमारे बाजू की ही कंपनी है, तो आपको जाना चाहिए। तो गू अपने असिस्टेंट की बात मानकर तुरंत ही यहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद हम इस ड्रामा की हीरोइन को देखते हैं, जिसका नाम हेजिंग है। उससे अभी कॉल आती है कि आखिर वो अभी तक लाइव स्ट्रीमिंग कॉम्पिटिशन के लिए क्यों नहीं पहुंची। तो हेजिंग कहती है कि आप फिक्र मत करो, मैं अभी वहाँ पर पहुंचने वाली हूँ, बस मैं टैक्सी में बैठने वाली थी। और तभी हेजिंग को सामने एक कार नजर आती है और उसे लगता है कि वही उसकी टैक्सी है, और उसमें तो गू बैठा होता है। और हेजिंग इससे अपना ड्राइवर समझ के इसे पूछने लगती है कि क्या तुम लाइव स्ट्रीमिंग कंपटीशन के लिए जा रहे हो। वो तो शॉक होता है कि आखिर वो ऐसा क्यों पूछ रही है। तो हेजिंग इसे कहने लगती है कि मैंने ये कार लाइव स्ट्रीमिंग कंपटीशन तक जाने के लिए बुक करी थी। तो गू इसे बता देता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं कोई तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ। और तभी हेजिंग को उसके ड्राइवर की कॉल आ जाती है और वो उसे बताता है कि वो ट्रैफिक में फंस गया है, तो वो नहीं पहुंच पाएगा। फिर हेजिंग गू को सॉरी कहकर पीछे एक दूसरी टैक्सी पकड़ने जा रही होती है, पर तभी एक बंदा उसे पीछे पकड़ के खींचता है और कहता है कि ये टैक्सी मैंने बुक किया हूँ, आखिर तुम कहाँ जा रही हो। अब यहाँ पर हेजिंग को तो काफी लेट हो रहा होता है, तो वो वापस से गू के पास आ जाती है और कहती है कि क्योंकि तुम भी लाइव स्ट्रीमिंग कंपटीशन के लिए जा रहे हो, तो क्यों ना तुम मुझे भी वहाँ पर छोड़ दो। अब क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक ज्यादा हो चुकी थी और पीछे से गू को लोग आवाज भी दे रहे थे, वो हेजिंग को अपनी कार में बैठा लेता है। और फिर हेजिंग गू को अच्छे से देख रही होती है और सोचती है कि ये बंदा है बहुत ही हैंडसम। और फिर हेजिंग च्युइंगम खाने लग जाती है और गू को भी दे रही होती है, पर वो नहीं लेता। तभी हेजिंग देखती है कि गू से कोई और ही रास्ते से ड्राइव करके लेके जा रहा है, तो वो डर जाती है और इसे पूछती है कि क्या तुमने गलत रास्ता ले लिया है। तो गू तो इसे कोई जवाब ही नहीं देता। तो हेजिंग डर के मारे जल्दी से पुलिस को कॉल करने लग जाती है, पर तभी इतने में गाड़ी के हिलने की वजह से इसका फोन गिर जाता है और गू देख लेता है कि ये पुलिस को कॉल लगाने जा रही थी। तो वो इसे बता देता है कि अरे मैं एक शॉर्टकट रास्ता ले रहा हूँ, कि उस रास्ते बहुत ही ट्रैफिक था और अगर हम वहाँ से जाते तो काफी लेट पहुँचते, और मैं जो रास्ता जानता हूँ वहाँ पर हम 15 मिनट में ही पहुँच जाएंगे। फिर ये दोनों ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं और हेजिंग बहुत ही खुश होती है कि ये लोग सच में 15 मिनट में पहुँच गए। फिर हेजिंग तुरंत ही बाहर निकल कर जाने लगती है और वो गू की तारीफ करते हुए जाती है कि तुम बहुत ही अच्छे ड्राइवर थे। और फिर यहाँ पर हेजिंग इतनी जल्दी में भाग कर जा रही थी कि वो एक बंदे से टकरा कर गिरने वाली होती है, पर तभी गू इसे गिरने से बचा लेता है और वो हेजिंग से बहुत ही प्यार से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। पर ये सब तो बस हेजिंग की इमेजिनेशन होती है। और वो होश में आती है तो उसे फील होता है कि उसका गला दब रहा था, क्योंकि गू की फिंगर उसके नेकलेस में फंस गई थी। अब ये दोनों ही जल्दी से एक दूसरे से दूर होते हैं और लिफ्ट के रुकते ही गू यहाँ से तुरंत ही चला जाता है और हेजिंग भी यहाँ पर अपने लाइव स्ट्रीमिंग कंपटीशन के लिए पहुंच जाती है। और फिर कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और इन सभी जजेस को इन सारी लड़कियों में से एक बेस्ट स्ट्रीमर को चुनकर उसे वोट देकर उसे जिताना होता है। पर गू को तो एक भी लड़की की लाइव स्ट्रीमिंग पसंद नहीं आती, तो वो सोचता है कि आखिर वो किसको वोट देगा। तभी स्टाफ यहाँ पर आकर उसे बताने लगता है कि उसे वोट करने में जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग कंपटीशन जल्दी खत्म होने वाला है। और तभी हेजिंग अपने फैंस के लिए अपना फेस रिवील कर देती है, पर गू तो इसे देखकर पहचान नहीं पाता। पर जैसे इसका नेकलेस देखता है तो उसे याद आता है कि अभी वो वही लड़की थी जिसको उसने ड्राइव करके कंपटीशन के लिए लेकर आया था और उसकी फिंगर उसकी नेकलेस में फंस गई थी। अब गू यहाँ पर हेजिंग का प्रोफाइल देखने लगता है और तभी इतने में इसे कॉल आती है कि इसे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना पड़ेगा। तो गू तुरंत ही लाइव स्ट्रीमिंग को बीच में छोड़कर अपनी मीटिंग के लिए यहाँ से चला जाता है। और यहाँ लाइव स्ट्रीमिंग कंपनी का जो बॉस होता है वो अपने स्टाफ से कहता है कि तुम जाके चेक करो कि मिस्टर गू आखिर किसको वोट देना चाहते थे और तुम जाकर उनके बदले में वोट दे दो। और स्टाफ यहाँ पर आकर देखता है तो उससे पता लगता है कि वो हेजिंग की प्रोफाइल देख रहा था, और क्योंकि टाइम भी एकदम ही खत्म होने वाला था तो स्टाफ हेजिंग को ही वोट दे देता है। और क्योंकि गू इम्पोर्टेंट जज था तो उसके वोट भी इम्पोर्टेंट थे, तो गू का वोट मिलने की वजह से हेजिंग लाइव स्ट्रीमिंग कंपटीशन जीत जाती है और वो खुद भी बहुत ही ज्यादा शॉक होती है और अपने सभी फैंस को थैंक यू कहने लगती है। और यहाँ दूसरी तरफ गू अपनी मीटिंग अटेंड करता है। उसका क्लाइंट उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाह रहा था, पर गू ने मनाता है, तो क्लाइंट मान जाता है और कहता है कि ठीक है, फिर अब आपको हमें गुड न्यूज देना होगा, क्योंकि हम आपकी कंपनी को छोड़कर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। इसका ये मतलब है कि हमने आपको बड़ा चांस दिया है। इसके बाद हम हेजिंग और उसके सारी कलीग्स वगैरह को देखते हैं। इनमें से कुछ हेजिंग की बुराई कर रही होती है कि वो बस लक की वजह से कंपटीशन जीत गई।
और तभी ये सारी लड़कियां गू को देखकर बातें करने लगती है कि लगता है ये हैंडसम लड़का उन लोग की सामने वाली कंपनी का बॉस है। ये सभी लड़कियां मिलकर उसका प्रोफाइल चेक करने लगती है और इन लोग को पता लग जाता है कि गू एक टेक्नोलॉजी कंपनी का सीईओ है। हेजिंग भी इन लोग की सारी बातें सुनकर गू का प्रोफाइल देखने लग जाती है और तभी इनमें से 2-3 लड़कियां गू के पास जाकर उसका नंबर मांगने की कोशिश करती है, और गू तो इनमें से किसी को भी भाव नहीं देता और भगा देता है। और हेजिंग को ये सब देखकर मजा आ रहा होता है। फिर इसके बाद जब गू वॉशरूम जाता है तभी इसे यहाँ पर हेजिंग मिल जाती है और वो इसे कहने लगती है कि मैंने तुम्हें टैक्सी राइड के पैसे नहीं दी थी, तो लाओ अपना नंबर दो, मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ। अब यहाँ पर गू इसका फेस देखकर फिर से इसे पहचान नहीं पाता, पर इसका नेकलेस देखते के साथ ही पहचान जाता है और फिर इसे कुछ जवाब ना देते हुए यहाँ से अपने असिस्टेंट के साथ जाने लगता है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस आखिर आप ऐसा बिहेवियर क्यों करते हैं, वो लड़की तो बस आपको पैसे देना चाहती थी, ना कि आपसे फ्लर्टिंग कर रही थी। तो गू इसकी बातें सुनने के बाद तुरंत हेजिंग के पास जाता है और उसे अपना नंबर दे देता है और फिर वो अपने असिस्टेंट के साथ यहाँ से चला जाता है और हेजिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर वो अपने घर पहुँचने के बाद अपनी आंटी को इस बारे में बताती है कि आज मेरे साथ 2 अच्छी चीजें हुई है। पहला तो ये कि मैं कंपटीशन जीत गई और दूसरा ये कि हमारी कंपनी के सामने एक नई कंपनी शिफ्ट हुई है जिसका बॉस बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और मुझे लगता है कि मैं उसे लाइक करने लग गई हूँ और शायद वो भी मुझ में इंटरेस्टेड है। और आंटी मैं ऐसा ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, सभी लड़कियां उसके पीछे पड़ी हुई थी और उसका नंबर मांगना चाह रही थी और उसने सभी लड़कियों को छोड़कर सिर्फ मुझे ही अपना नंबर दिया। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गू जानबूझ के हेजिंग की एक फोटो को लाइक कर देता है और यहाँ तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर उसे मैसेज करने लगती है कि वैसे तो तुम मुझसे राइड के पैसे नहीं लोगे, तो चलो बदले में मेरा गाना सुन लो। यहाँ पर गू उसके गाना सुनने के बाद उसकी तारीफ करता है कि तुम्हारी आवाज बहुत ही अच्छी है। फिर हेजिंग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सो जाती है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही हेजिंग अपनी आंटी से इस बारे में पूछने लगती है कि आखिर मैं उस लड़के को क्या मैसेज करूँ, क्या उसे सिर्फ गुड मॉर्निंग लिख के भेजूं या फिर कुछ इमोजी भी भेजूं। तो हेजिंग की आंटी कहती है कि तुमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, लाओ मुझे ही दो, मैं मैसेज भेजती हूँ। और वो तुरंत ही गू को मैसेज भेज देती है और शॉक हो जाती है और हेजिंग को बताती है कि वो मैसेज उस तक पहुंचा ही नहीं क्योंकि उसने उसका नंबर डिलीट कर चुका है। हेजिंग तो सोच में पड़ जाती है कि आखिर गू ने ऐसा क्यों किया। उसकी आंटी कहती है कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है, तुम उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करो और उसे पूछो। तो हेजिंग कहती है कि नहीं, मैं नहीं पूछूंगी, क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि मैं तो बस एक नॉर्मल सी कॉलेज स्टूडेंट हूँ तो मुझे नहीं लगता कि फिर वो मुझे कभी लाइक करेगा। ये सोचकर ही हेजिंग बहुत ही अपसेट हो रही होती है। फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि गू ने ये सब जानबूझ के किया होता है और उसने कल रात में अपने असिस्टेंट को इस बारे में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था और उसे प्रूफ करके दिखाया था कि वो लड़की सच में उसे फ्लर्टिंग करना चाहती थी, इसलिए उसने उसका नंबर ली थी। तो असिस्टेंट पूछता है कि बॉस क्या आपने बस मुझे रॉन्ग प्रूफ करने के लिए ये सब किया। वो कहता है कि हाँ, और वो तुरंत ही उसके सामने हेजिंग का नंबर डिलीट कर देता है। और फिर इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और हेजिंग अपने कॉलेज पहुंचती है। यहाँ पर हेजिंग का फ्रेंड चैन उसकी मदद से लड़की के प्रपोजल को रिजेक्ट कर रहा होता है और वो उसे बताता है कि हेजिंग मेरी होने वाली वाइफ है और ये हमारी फैमिली चाहती है कि हम दोनों कभी अलग ना हो। फिर ये लड़की तो रोते हुए यहाँ से जाती है और हेजिंग अपने फ्रेंड चैन से कहती है कि अगली बार ऐसा काम करने के लिए मेरा यूज मत करना। फिर चैन से पूछने लगता है कि वैसे तुम्हें कोई जॉब मिली या नहीं। तो हेजिंग बताती है कि मैंने लिस्ट तैयार कर ली हूँ और अब बस मुझे आज जॉब के इंटरव्यू के लिए जाना है। एक्चुअली हेजिंग की मॉम नहीं चाहती है कि वो कोई लाइव स्ट्रीमर बने, इसलिए हेजिंग ने ये बात अपनी मॉम से छुपाई हुई है और अपनी मॉम को ही दिखाने के लिए हेजिंग डे टाइम में जॉब करना चाहती है और रात के टाइम पे वो अपनी दूसरी आइडेंटिटी का यूज करके लाइव स्ट्रीमिंग की जॉब करना चाहती है ताकि उसकी मॉम को कभी पता भी ना चले कि वो लाइव स्ट्रीमर है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हेजिंग अलग अलग कंपनी में इंटरव्यूज के लिए जाती है पर एक में भी सिलेक्ट नहीं होती और फिर लास्ट ऑप्शन उसने गू की कंपनी का रखी होती है। वो सोचती है कि अगर वहाँ उसे जॉब मिल गई तो वो तो वहाँ पे रोज गू को देख पाएगी। अब हेजिंग यहाँ पर गू की कंपनी के बाहर पहुंच तो जाती है पर डरने लगती है कि कहीं गू इसे देखकर पहचान न ले और उसे पता न लग जाए कि इसकी 2 आइडेंटिटी है, डे टाइम में कॉलेज स्टूडेंट की और नाइट टाइम में एक लाइव स्ट्रीमर की। अब तभी यहाँ पर एक एम्प्लॉय हेजिंग को देखकर समझता है कि वो यहाँ पर मिल्क टी डिलीवर करने आई है। वो तुरंत ही गू को आवाज देता है और जैसी हेजिंग गू को देखती है तो वो डरने लगती है कि वो उसे पहचान लेगा, पर गू तो इसे पहचानता ही नहीं और वो अपनी मिल्क टी लेकर जाने लगता है। और फिर वो हेजिंग से कहने लगता है कि वैसे मैंने ये फ्लेवर तो नहीं मंगवाया था। तभी इतने में यहाँ पर असली मिल्क टी डिलीवर करने वाली लड़की पहुंच जाती है और फिर सभी एम्प्लॉयज हेजिंग से इस बारे में पूछने लगते हैं कि आखिर वो है कौन। ये लोग कहने लगते हैं कि क्या तुम यहाँ पर हमारे बॉस के लिए आई हो, कहीं तुम हमारे बॉस को पसंद तो नहीं करती या फिर उनकी बहुत बड़ी फैन हो। तो हेजिंग कहती है कि ऐसी बात नहीं है। तो सभी कहते हैं कि अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दूसरी कंपनी की स्पाई हो और यहाँ पर आकर हमारी इन्फॉर्मेशन चुराने आई हो, फिर तो हमें तुरंत ही पुलिस को कॉल करना पड़ेगा। तो हेजिंग ये सुन के डर जाती है और सभी को बता देती है कि मैं तो यहाँ पर जॉब के लिए आई हूँ और फिर वो अपना रेज्यूमे गू को दे देती है, पर गू तो इसका रेज्यूमे देखने के बाद भी इसे रिजेक्ट कर देता है और वो उसे रीजन ये देता है कि यहाँ पर गर्ल्स अलाउड नहीं है। फिर इंटरव्यू में रिजेक्ट होने के बाद हेजिंग अपसेट होकर यहाँ से जा रही होती है। तभी वो सिक्योरिटी गार्ड को कॉल पर बातें करते हुए सुन लेती है, जो कि कह रहा होता है कि पार्किंग लॉट में एक बच्चा कार के अंदर लॉक हो चुका है और उसके पेरेंट्स के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। ये सुनते के साथ ही हेजिंग पार्किंग एरिया में पहुंच जाती है, जहां पर पहले से ही काफी भीड़ लगी हुई थी।
फिर गू भी यहाँ पर पहुंच जाता है और वो उस बच्चे को बचाने के लिए कार की विंडो फोड़ने वाला होता है, तो जल्दी से हेजिंग इसे रोकती है और कहती है कि वो बच्चा डर जाएगा। फिर गू बताता है कि इस कार में रोबोट सिस्टम है जिससे बोलकर हम विंडो खुलवा सकते हैं, और विंडो थोड़ा सा ही खुलता है तो हेजिंग कहती है कि मैं जाकर उस बच्चे को बचा कर लाती हूँ। और फिर हेजिंग उस बच्चे को बचाने के लिए कार में आ जाती है और उसे समझाने लगती है कि तुम डरो मत, तुम्हारे मॉम डैड हाइड एंड सीक खेल रहे हैं और मैं यहाँ पर आई हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए, तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड से मिलवाने के लिए, तो तुम मेरे साथ चलो। तो ये बच्चा हेजिंग की बात मान लेता है और तभी यहाँ पर उस बच्चे के मॉम डैड पहुंच जाते हैं और हेजिंग को थैंक यू कहते हैं और फिर सभी लोग हेजिंग के लिए तालियां भी बजाते हैं। और ये सब देखकर गू तो हेजिंग से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और फिर वो हेजिंग को इंटरव्यू का चांस देने के लिए अपनी कंपनी में ले आता है। और इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले गू के सारे एम्प्लॉयज हेजिंग को सारे आंसर्स दिखा देते हैं, पर हेजिंग चीटिंग नहीं करती है और वो खुद के आंसर गू को देती है। और इसकी बातें सुनकर गू अपनी मॉम को याद करने लगता है और फिर वो हेजिंग से कहता है कि अब तुम्हें बाकी के क्वेश्चन के आंसर देने की जरूरत नहीं। फिर हेजिंग ये सोचकर अपसेट हो जाती है कि उसे रिजेक्ट कर दिया गया है और फिर वो सभी से कहती है कि सॉरी मैंने आप सभी का टाइम वेस्ट कर दी। ऐसा बोलकर वो जा रही होती है तभी अचानक से गुई से कहता है कि कल सुबह तुम टाइम पे 9 बजे यहाँ पर पहुंच जाना, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर इंटर्न की जॉब के लिए हायर किया जा रहा है। और ऐसा बोलते हुए गू हेजिंग के साथ हैंडशेक भी करता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर रात में हम देखते हैं कि हेजिंग अपनी लाइव स्ट्रीमर वाली आइडेंटिटी में कंपनी में होती है और तभी उसे पता लगता है कि सभी यहाँ से भाग रहे हैं क्योंकि कंपनी में आग लग गई है। पर जैसे ही हेजिंग गू को देख लेती है तो वो छुपकर एलिवेटर में जाने लगती है। तभी वो इसे पकड़ के कहता है कि लड़की ऐसे टाइम पर एलिवेटर से नहीं जाते हैं। फिर हेजिंग गू से इस बारे में पूछती है कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं, फैमिली को भी पहचान पाते हो या नहीं। तो गू ये सब सुनकर गुस्सा करने लगता है और इसे कहता है कि यहाँ पर आग लगी हुई है और तुम यहाँ पर मुझसे ये सब बकवास कर रही हो। तो हेजिंग गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ठीक है तुम यहाँ से जाओ, मैं एलिवेटर से ही चली जाऊंगी। फिर गू सच में यहाँ से चला जाता है और हेजिंग को उसके टेंट ने वोट दिया था। ये सुनकर हेजिंग समझ जाती है कि वो कोई और नहीं बल्कि गू है। फिर नेक्स्ट डे वो बहुत ही हैप्पीली गू की कंपनी पहुँचती है और सभी उसका वेलकम करते हैं। फिर गू भी यहाँ पर हेजिंग को उसका काम बता देता है और हेजिंग अपने काम पे लग जाती है। और फिर तभी एक एम्प्लॉय जिसका नाम सीसी होता है वो हेजिंग से मजाक करने लगता है और उसे बताता है कि बॉस को स्पाइसी फूड बहुत ही ज्यादा पसंद है। फिर हेजिंग सभी एम्प्लॉयज को डिनर पे लेके जाती है और ज्यादातर स्पाइसी फूड ऑर्डर करती है और वो बहुत ही खुशी खुशी बार बार गू की तरफ स्पाइसी फूड कर रही होती है, जिसकी वजह से गू बीच में ही डिनर छोड़कर यहाँ से चला जाता है। और फिर असिस्टेंट हेजिंग को बताता है कि बॉस को स्पाइसी फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये सुनकर हेजिंग बहुत ही अपसेट हो जाती है। तो असिस्टेंट कहता है कि तुम फिक्र मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए बॉस तुम्हें नहीं डांटेंगे। और फिर असिस्टेंट गू से कहता है कि बॉस आपने बिल्कुल भी अच्छे से डिनर नहीं किया है और हेजिंग को भी भूख लगी हुई है, तो क्यों ना आप दोनों फिर से जाके डिनर कर लो। तो इस बात पर गू मान जाता है और फिर हेजिंग और गू दोनों साथ में डिनर के लिए जा रहे होते हैं। और हेजिंग जल्दी से अपनी आंटी को मैसेज करके पूछने लगती है कि मुझे अपने बॉस को खुश करने के लिए उन्हें कौन सी डिश खिलानी चाहिए। और फिर हेजिंग सोचने लगती है कि मुझे अपना बेस्ट करना होगा बॉस को खुश करने के लिए, ताकि उनका जो मेरे लिए इम्प्रेशन है वो अच्छा हो जाए। और फिर हेजिंग गू को लेकर अलग अलग रेस्टोरेंट पहुंचती है, पर उसे यहाँ पर कोई भी रेस्टोरेंट की डिश पसंद नहीं आती। और फिर वो हेजिंग से कहता है कि इससे अच्छा है कि हम लोग ऑफिस चलकर काम करते हैं। ऐसा बोलकर गू आगे चला जाता है और तभी हेजिंग को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और वो हेजिंग से कहता है कि सॉरी मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि बॉस को क्या पसंद है। और फिर दोनों ही जल्दी से एक जूस के स्टोर पहुंचते हैं और गू से पहले ही हेजिंग स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक ऑर्डर कर देती है, जो कि गू की फेवरेट है और अभी असिस्टेंट ने उसे यही बताया है। पर तभी स्टाफ बताती है कि सिर्फ एक ही स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बचा हुआ है, तो आखिर आप दोनों में से ये कौन बाय करेगा। तो हेजिंग और गू दोनों ही एक दूसरे के ऊपर इशारा कर रहे होते हैं। पर फिर हेजिंग स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक लेकर गू को देने लगती है और कहती है कि बॉस इसे मेरी तरफ से एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि मैं आपको डिनर तो नहीं करा पाई, तो यही सही। गू इसे मिल्क शेक लेकर थैंक यू कहता है और हेजिंग बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाती है और फिर वो इसके साथ वॉक करते हुए जाने लगती है और कहती है कि आज की स्पाइसी फूड के लिए सॉरी। तो गू इसे कहता है कि तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी ये वेलकम पार्टी तुम्हारी तरफ से थी, तो हम सभी को एक दूसरे की चॉइस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और फिर गू हेजिंग को समझाने लगता है कि अगली बार जब तुम्हारी गलती ना हो तो तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है और कहीं मेरे एम्प्लॉय ने तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया। तो हेजिंग फिर से नहीं कहती है। तो गू कहता है कि ये अच्छी बात है, लेकिन अगर उन लोगों ने कभी तुम्हें परेशान किया तो मुझे बताना। ये सुनकर हेजिंग फिर से बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाती है और गू इसे स्टॉल लेके जाने लगता है और हेजिंग से कहता है कि क्या तुम यहाँ से चलने वाली नहीं हो। फिर इसके बाद हेजिंग ऑफिस में वापस आने के बाद गू की फेवरेट चीजों की लिस्ट बनाती है और वो सोचती है कि असिस्टेंट ने उसे बताया था कि गू को कंपनी के पास वाली शॉप की पेस्ट्री भी बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो हेजिंग लाइव स्ट्रीमिंग से पहले पेस्ट्री के लिए शॉप में लाइन लगाने के लिए चली जाती है और जल्दी से अपना मेकअप करके अपनी सेकंड आइडेंटिटी में बदल जाती है। और यहाँ पर गू पेस्ट्री खरीदने गया होता है पर सारी बिक चुकी होती है और तभी अचानक से हेजिंग इसके सामने आ जाती है और कहती है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है।
तुम्हें भी ये पेस्ट्री बहुत ही ज्यादा पसंद है और मुझे भी, तो क्यों ना तुम इस पेस्ट्री को मेरी तरफ से ले लो। फिर गू इसका नेकलेस देखकर इसे पहचान तो लेता है, पर इसे जानबूझ के इग्नोर करके यहाँ से स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक खरीदने जाता है। फिर हेजिंग इसे फॉलो करते हुए यहाँ पर भी आ जाती है और गू से कहती है कि हम स्ट्रेंजर तो नहीं है जो तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ, हम स्ट्रेंजर तो नहीं है, लेकिन हम अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। फिर हेजिंग गू को बताने लगती है कि मुझे भी स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बहुत ही ज्यादा पसंद है, और फिर वो ऑर्डर तो कर लेती है और जबरदस्ती उस मिल्क शेक को पी रही होती है। और गू भी ये देखकर समझ रहा होता है, पर फिर हेजिंग कहने लगती है कि देखो हम दोनों के बीच में कितनी सारी चीजें कॉमन है। देखो मुझे तो स्पाइसी फूड भी नहीं पसंद है और मुझे लगता है कि तुम्हें भी पसंद नहीं होगा, है ना। सच में हम दोनों की चॉइसेस बहुत ही सेम है। और ये सब बस हेजिंग बोली जा रही होती है और गू बस बैठकर सुन रहा होता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि हेजिंग कंपनी की तरफ से काम करने के लिए बाहर फोटोज लेने गई होती है और तभी से असिस्टेंट का कॉल आता है कि वो अर्जेंट मीटिंग के लिए तुरंत ही कंपनी पहुंचे। फिर हेजिंग भी यहाँ पर पहुंच जाती है और सभी मीटिंग में कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और हेजिंग को तो इस बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तो सीसी हेजिंग को बुद्धू बुलाने लग जाता है कि उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर असिस्टेंट हेजिंग को प्रोजेक्ट के बारे में सिंपल वर्ड्स में समझा देता है। फिर ऑफिस की छुट्टी होने के बाद हेजिंग वॉशरूम में होती है और वो अपना मेकअप कर लेती है और वो जैसी बाहर निकल रही होती है तभी वो यहाँ पर गू को देख लेती है और फिर वो अपने फ्रेंड की बात याद करती है कि अगर उसे कोई लड़का पसंद आता है तो उसे अपनी फीलिंग्स उसे डायरेक्ट बता देनी चाहिए। फिर गू के वॉशरूम से बाहर निकलते ही हेजिंग उसके सामने पहुंच जाती है और उसे देखने लगती है और उसे यहाँ से जाने भी नहीं देती। तो गू से पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है। तो हेजिंग इसे बताती है कि आज रात 8 बजे तुम मेरा लाइव स्ट्रीम जरूर देखना और अगर तुमने नहीं देखा तो बुरा होगा। ऐसा बोलकर हेजिंग लाइव स्ट्रीम का नंबर एक टिश्यू में लिखकर उसके पॉकेट में डालकर चली जाती है। और फिर इसके बाद जब गू अपने ऑफिस में आता है तो देखता है कि यहाँ पर उसका फ्रेंड ली पहले से उसका वेट कर रहा होता है और वो गू से कहने लगता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब मैं अब्रॉड से वापस आऊंगा तो तुम एयरपोर्ट पर मुझे पिक करने आओगे, पर तुम नहीं आए। तो गू इसे कहता है कि मैं काम में बिजी था। तभी ली हेजिंग का वो टिश्यू देख लेता है और इसे पूछता है कि जल्दी मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें ये किस लड़की ने दी है, कहीं तुम अपनी सामने वाली कंपनी के किसी लाइव स्ट्रीमर को डेट करने तो नहीं लग गए। तो गू ली से कहता है कि तू अब्रॉड से आज ही यहाँ पर आया है और तुझे इतनी जल्दी मेरे सामने वाली कंपनी का काम भी पता चल गया। फिर ली कहता है कि अच्छा, यानी मैं सब कुछ सही कह रहा हूँ, तो चल जल्दी से मुझे इस लड़की का फोटो दिखा दे। तो गू से चिल्लाता है कि अभी मैं बहुत ही बिजी हूँ तो तू मुझे परेशान मत कर। फिर ली सोचता है कि अगर ये मुझे नहीं बताएगा तो क्या हुआ, मैं खुद पता कर लूंगा। और फिर वो इस नंबर को सर्च करके हेजिंग का लाइव स्ट्रीम देखने लगता है और सोचता है कि अच्छा, तो गू को ये लड़की पसंद है, चलो मैं गू की हेल्प करता हूँ इन दोनों को सेट करने में। और फिर ली गू के नाम से एक आईडी बनाकर हेजिंग को मैसेज करने लगता है और हेजिंग उसे सच में गू समझकर बहुत ही खुश हो रही होती है कि उसने खुद से उसे फिर से कांटेक्ट किया। फिर इसके बाद गू ली को अपने घर ले आता है तो ली से कहता है कि अब तू किसी लड़की को डेट नहीं कर रहा है तो मैं अब से तेरे घर पे ही रहूंगा और तू मुझे मना भी नहीं कर सकता। देख, मैं तेरी हेल्प करूंगा तेरे को डेटिंग के बारे में सिखाने के लिए, क्योंकि तू 30 साल का हो गया है और अभी भी तू सिंगल है। तो गू को इसके ऊपर गुस्सा आता है और वो इसकी बात नहीं सुनता। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हेजिंग ऑफिस में अपने फ्रेंड से कॉल पर बात कर रही होती है जो कि उसे बताता है कि वो मैथ्स के एग्जाम में फेल हो गई और अब उसे मेकअप एग्जाम देना होगा, नहीं तो वो ग्रेजुएट नहीं हो पाएगी। ये सुनकर हेजिंग अपसेट हो जाती है। तभी यहाँ पर सीसी आकर इसका मजाक उड़ाने लग जाता है और वो हेजिंग से कहता है कि वो ये बात सभी एम्प्लॉयज को बता देगा कि वो मैथ्स एग्जाम में फेल हो गई, जबकि गू के सभी एम्प्लॉयज मैथ्स में बहुत ही ज्यादा तेज है। तो सीसी मनाने लगती है कि प्लीज तुम इस बात को सीक्रेट रखना और इसके बदले में मैं तुम्हें लिमिटेड एडिशन का टॉय देने वाली हूँ। तो ये सुनकर सीसी मान जाता है और हेजिंग से डील करने लगता है। तो वो इसे कहती है कि तुम्हें बदले में मुझे मैथ्स भी सिखाना होगा ताकि मैं पास हो जाऊँ। तो सीसी इसे हाँ कहकर चला जाता है। फिर हेजिंग अपने ऊपर गुस्सा करी होती है कि आखिर वो लिमिटेड एडिशन देने के लिए क्यों मान गई थी। तभी यहाँ पर गुई से ऐसा करते हुए देख लेता है। फिर नेक्स्ट डे से हेजिंग सीसी को मनाने लग जाती है कि वो उसे मैथ्स सिखाने के लिए चले। फिर दोनों यहाँ से साथ में चले जाते हैं और सभी एम्प्लॉयज इन दोनों को ऐसे साथ जाते देखकर बातें करने लगते हैं कि लगता है दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। फिर इसके बाद गू अपना स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक खरीदने गया होता है और तभी वो यहाँ पर सीसी और हेजिंग को साथ में देखकर थोड़ा सा जेलस हो जाता है। फिर इसके बाद हेजिंग और सीसी वापस ऑफिस आ जाते हैं और तभी यहाँ पर गू की तरफ से सभी एम्प्लॉयज के लिए गिफ्ट आता है जो कि थर्मस था और एक फीमेल एम्प्लॉय हेजिंग को इस बारे में बताती है कि बॉस ने ये गिफ्ट स्पेशली तुम्हारी वजह से रखा है। एक्चुअली में उस दिन तुम इतनी देर तक वॉशरूम में थी तो मुझे लगा कि तुम्हारा पेट खराब है, तो मैंने इस बारे में बॉस को बता दी थी और इसलिए बॉस तुम्हारी काफी फिक्र कर रहे थे। ये सुनने के बाद हेजिंग शॉक होती है कि आखिर इसने ये बॉस को क्या बता दी। अब तभी यहाँ पर सभी एम्प्लॉयज हेजिंग और सीसी को कपल बुलाने लगते हैं। तो सीसी सभी को बताने जा रहा होता है कि उसके और हेजिंग के बीच में कुछ भी नहीं है, बल्कि वो तो उसे स्टडी कराने के लिए लेके जाता है।
और इसके ये सब बताने से पहले हेजिंग इसका मुंह बंद करके इसे बाहर लेके जाती है और इससे कहती है कि हम दोनों ने डील किए थे ना कि तुम इस बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गु अपने ऑफिस में होता है और उसका असिस्टेंट उसे इस बारे में बता देता है कि सीसी और हेजिंग हमारे कंपनी के पहले यंग कपल बन चुके हैं। ये सुनकर गु को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो असिस्टेंट पूछता है कि बॉस आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो गु कहता है कि आखिर मुझे इससे क्या प्रॉब्लम होगी। फिर रात में हम देखते हैं कि हेजिंग ली को मैसेज करके कल रेस्टोरेंट में डेट के लिए आने के लिए कहता है। तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि वो पहली बार गु के साथ डेट पर जाएगी। और फिर यहाँ पर ली गु से कहता है कि कल तुझे डेट के लिए रेस्टोरेंट जाना होगा क्योंकि मैंने तेरे बदले में उस लड़की से बात कर लिया हूँ जिसे तू पसंद करता है। तो गु से कह देता है कि मैं तो नहीं जाऊंगा। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हेजिंग अपनी आंटी के साथ रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच जाती है और वो बहुत ही एक्साइटेड होती है गु से मिलने के लिए। पर तभी इतने में हेजिंग को उसके फ्रेंड का कॉल आ जाता है और वो उसे कोई बुक लेकर कॉलेज आने के लिए कहता है जो कि बहुत ही जरूरी होता है, नहीं तो वो फेल हो सकती है। और फिर हेजिंग अपनी आंटी को समझा देती है कि उसके बदले में उन्हें ही गु से मिलने जाना होगा। और फिर हेजिंग अपने ऑफिस पहुंचती है उस बुक को लेने के लिए और फिर वो यहाँ पर गु को देख के शॉक हो जाती है और सोचती है कि इसे तो रेस्टोरेंट में होना चाहिए था ना। और तभी गु हेजिंग का नेकलेस देखकर उसे पहचान लेता है और वो याद करता है कि ली ने कल उसे बताया था कि उसने इस लड़की को ही उसके नाम से उसे डेट पर बुलाया है। और फिर गु हेजिंग से कहता है कि मैं अपने फ्रेंड के बदले में तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरा नाम इस्तेमाल करके तुमसे बात कर रहा था और उसने तुम्हारे साथ प्रैंक किया है और वैसे ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग तुम्हारी वजह से हुई है। अगर तुमने वो नंबर वाला टिश्यू मेरे पॉकेट में ना डाला होता तो ये सब नहीं होता। तो हेजिंग ये सब सुनकर शॉक होती है और कहती है कि चलो अच्छा तुम्हारे फ्रेंड का छोड़ो, तुम मुझे अपना बताओ कि क्या तुम मुझे लाइक नहीं करते। तो गुई से कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि तुम अपने बाकी कलीग से बहुत ही डिफरेंट हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ। जैसे उस दिन तुम लेजी थी तो तुम लिफ्ट ले रही थी और जो चीजें मुझे पसंद है तुम ऐसे दिखा रही थी कि तुम्हें भी वो पसंद है, और जबकि तुम्हें स्वीट चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुम कैमरे के सामने भी इतना दिखावा करती हो और इतना मेकअप करती हो। और ये सारी चीजें देखकर मुझे बस इतना ही फील होता है कि तुम कितनी ज्यादा फेक हो। और मैं ऐसे इंटरनेट सेलिब्रिटीज में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ जो कैमरा के सामने इतना मेकअप करके फेक एक्टिंग करते हैं और गाना वगैरह सुनाते हैं और जिनके ऐसे ही फैंस होते हैं। मुझे ना ऐसे लोग पहले पसंद थे, ना आज है और ना कभी फ्यूचर में होंगे। फिर ये सब सुनने के बाद हेजिंग बहुत ही अपसेट हो जाती है और जो गिफ्ट वो उसके लिए लेकर आई थी वो उसे देकर यहाँ से जा रही होती है। तो गुई से पूछता है कि आखिर ये क्या है। तो हेजिंग बताती है कि मुझे किसी के ऊपर भी उधार रखना पसंद नहीं। तो गु पूछता है कि क्या तुम्हें ये ली ने दिया था। तो हेजिंग वापस आकर अपनी चीज लेने लगती है और गु से कहती है कि हाँ मैं मानती हूँ कि मुझे तुमसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था, लेकिन अगर तुम्हें ये चीज परेशान कर रही है तो आई एम सॉरी, मैं आगे से तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। लेकिन तुम्हें मेरे काम के बारे में क्या कहा कि इंटरनेट सेलिब्रिटी बस फेक मेकअप करके कैमरा के सामने एक्टिंग करते हैं और सब कुछ फेक दिखाते हैं और हम अजीब से गाने गाते हैं और बस फैंस हमें पसंद करते हैं। यानी तुम मेरी जॉब को इस नजरों से देखते हो। मुझे नहीं पता था कि एक इंटरनेट सेलिब्रिटी की जॉब तुम्हारी नजरों में ऐसी होगी। तुम्हें क्या लगता है मैं बस एक्टिंग करके दूसरों से फायदा उठाती हूँ? देखो तुम मुझे नापसंद कर सकते हो, पर अगर मेरी जॉब के बारे में ऐसा कहोगे तो मैं नहीं सुन के लूंगी। और वैसे तो मैं तुम्हें लाइक करती थी, लेकिन अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। और ये सब बोलकर हेजिंग यहाँ से जाने लगती है और गु जल्दी से उसका दिया वो गिफ्ट खोल के देखता है कि उसमें बेल्ट है। और यहाँ पर हेजिंग लिफ्ट में जाने के बाद अपना मेकअप उतार लेती है और फिर वो अपने कॉलेज पहुंच जाती है। और यहाँ पर उसका फ्रेंड चैन उसे चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर खाली हाथ क्यों आ गई, तुम्हारी बुक कहाँ पर है। तो हेजिंग इससे सॉरी कहने लगती है। तो चैन कहता है कि आखिर तुम मुझे क्यों सॉरी कह रही हो, अब तुम बताओ कि तुम क्या करोगी, क्या तुम्हें ग्रेजुएट नहीं होना है। अब तभी इतने में चैन को किसी का कॉल आता है और वो हेजिंग को बताता है ये बॉस ने कहा है कि जो तुम्हारी कॉम्पिटिटर मंगमंग है उसके साथ तुम्हारा बैटल होने वाला है। हेजिंग पूछती है कि आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो। तो चैन से बताता है कि अरे वही जिसके 3.5 मिलियन फैन है। हेजिंग कहती है कि आखिर मैं उसके साथ बैटल कैसे करूंगी, मेरे पास तो बस कुछ 1000 ही फैंस है। चैन से फिर भी कह रहा होता है कि नहीं हमें ये बैटल करना ही होगा। तो हेजिंग गुस्सा करने लगती है कि हमें इस चीज को पहले ही खत्म कर देना चाहिए था, मुझ जैसी नॉर्मल पर्सन को इतने बड़े सपने देखने ही नहीं चाहिए थे। और फिर हेजिंग वापस अपने फ्रेंड चैन को सॉरी कहकर यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ गु अपने घर पे होता है और वो हेजिंग के दिए हुए गिफ्ट को देखकर उसके बारे में ही सोच रहा होता है। फिर जैसे ही ली यहाँ पर आ जाता है तो गु जल्दी से इस गिफ्ट को छुपा देता है और फिर ली गु से कहने लगता है कि क्या मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं, क्या तुम सुनना चाहोगे। तो गु कहता है कि तुम्हें बताना है तो बताओ वरना मत बताओ। तो ली कहता है कि अब मैं समझ गया हूँ कि मैं अपनी न्यू गर्लफ्रेंड किसे बनाने वाला हूँ। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ली गु की जगह डेट पर गया हुआ था और यहाँ पर हेजिंग की जगह उसकी आंटी उससे मिलने आई होती है, पर ली तो इसे वही समझ रहा होता है क्योंकि वो ऑन स्क्रीन मास्क के साथ रहती है। वो इसे कहता है कि वैसे तुम मास्क के बिना एकदम ही अलग लग रही हो। फिर ये दोनों ही एक दूसरे से ऐसे सवाल करके टेस्ट कर रहे होते हैं और पता कर रहे होते हैं कि दोनों कैसे टाइप के हैं। ली सोच रहा होता है कि ये लड़की गोल्ड डिगर है, इसलिए वो जानबूझ के इसे स्ट्रीट फूड खिलाने ले आता है। और हेजिंग की आंटी बाई सोच रही होती है कि लगता नहीं कोई सही लड़का है, नहीं तो ये रेस्टोरेंट में खाने के बजाय यहाँ पर स्ट्रीट फूड मुझे खाने के लिए क्यों लेकर आया है। पर फिर जैसे ही दोनों खाना ऑर्डर करते हैं दोनों को ही पता लगता है कि दोनों ही बहुत ही डाउन टू अर्थ है। और फिर ली को तो खास करके बाई बहुत ही पसंद आती है
और वो तो इसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए सोच लेता है। और तभी इतने में हे जिंग बाई को मैसेज कर देती है, आंटी आप घर आ जाओ, मैं बहुत ही अपसेट हूँ। तो ये मैसेज पढ़ते ही तुरंत ही बाई से छोड़कर यहाँ से चली जाती है। अब इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और ली गू से कहता है कि तुमने एक अच्छी लड़की खो दी हो और अब मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा और उसे अपनी नई गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। फिर और यहाँ दूसरी तरफ हेजिंग की आंटी घर आने के बाद उसे इस बारे में बताती है कि वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो हेजिंग उन्हें बताती है कि आंटी आप जिससे मिलकर आई हो वो नहीं था बल्कि उसका फ्रेंड था, और वैसे मैं आपको और डिटेल नहीं बता सकती क्योंकि अभी मैं बहुत ही अपसेट हूँ। फिर हेजिंग की आंटी उसे संभाल रही होती है कि अच्छा तुम रो मत। फिर नेक्स्ट दिन देखते हैं कि हेजिंग अपनी कंपनी पहुंचती है और गुई से देख रहा होता है और हेजिंग तो इसे इग्नोर करने लगती है और इसे बात भी नहीं करती। और फिर ब्रेक टाइम में हेजिंग सीसी के साथ बाहर स्टडी करने के लिए गई होती है और उसका ध्यान नहीं लग रहा होता है तो सीसी से चिल्लाता है और फिर वो ब्रेक लेके यहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद ऑफिस में मीटिंग चल रही होती है और सीसी ने जो प्रोजेक्ट बनाया होता है उसका इंजन गू को पसंद नहीं आ रहा होता है तो वो इस बारे में कहता है तो सीसी से लड़ाई करने लगता है। तो हेजिंग जल्दी से जाकर सीसी को रोक रही होती है कि ऐसा मत करो। तो सीसी से चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम मुझे क्यों रोक रही हो, तुम्हें पता भी है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या तुम्हें कंप्यूटर लैंग्वेज की थोड़ी सी भी नॉलेज है? तुम्हें कुछ भी नॉलेज नहीं है और फिर भी तुम बॉस के साइड लेना चाहती हो, है ना? फिर गू सभी एम्प्लॉइज को जाने के लिए कहता है और सिर्फ सीसी और हेजिंग को यहाँ पर रुकने के लिए कहता है। और वो इन दोनों से कहने लगता है कि वैसे तो मैं कभी एम्प्लॉइज की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता हूँ, लेकिन मैं तुम दोनों को ये समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग अपने काम की वजह से अपनी लव लाइफ को खराब मत करो। और गू हेजिंग को समझाता है कि अगर ये तुम्हें दोबारा परेशान करेगा तो तुम मुझे आकर कहना। ऐसा बोलकर वो जा रहा होता है और सीसी हेजिंग से कहने लगता है कि वो हमें कपल समझ रहा है और तुम उसे रोक क्यों नहीं रही थी। देखो मैं नहीं जानता, तुम कैसे भी जाकर बॉस से बात करो और ये क्लियर करो कि हम दोनों कोई कपल नहीं है। फिर इसके बाद हेजिंग गू से बात करने जाती है और सीसी इसे साइड में खड़े होकर देख रहा होता है। फिर हेजिंग गू से कहती है कि बॉस आप जैसा सोच रहे वैसा कुछ भी नहीं है, मेरे और सीसी के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। फिर गू को लग रहा होता है कि उसे सीसी ने यहाँ पर ऐसा बोलने के लिए भेजा है। फिर वो सीसी को यहाँ पर बुला के उसे कहता है कि आखिर तुम इतना डरपोक क्यों बन रहे हो, हमारे कंपनी में ऑफिस रोमांस अलाउड है। और फिर सीसी फिर से गू को समझाने लगता है कि बॉस हम दोनों सच में कोई रिलेशनशिप में नहीं है। और फिर वो हेजिंग को भी चिल्लाता है कि आखिर तुमने बॉस को किस तरीके से समझाया कि उनको कुछ समझ नहीं आया, तुमने तो सारा इल्जाम मुझ पे डाल दी हो और वो मुझे चिल्ला रहे हैं। फिर सभी एम्प्लॉइज भी हेजिंग की साइड लेते हुए सीसी से कहने लग जाते हैं कि आखिर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे ट्रीट कर रहे हो, देखो बॉस ने कह चुके हैं ना कि कंपनी में ऑफिस रोमांस अलाउड है, तो अभी इसी वक्त अपनी गर्लफ्रेंड से माफी मांगो। फिर सीसी सभी को चिल्लाने लग जाता है कि आखिर तुम लोग किस आंख से देख रहे हो कि हम लोग डेट कर रहे हैं। तो सभी एम्प्लॉइज कहते हैं कि तुम लोग पूरा दिन साथ में रहते हो तो हम लोग क्या सोचेंगे। फिर सीसी सभी को सच बताने जा रहा होता है तो हेजिंग इसे फिर से चुप कराती है। तो सीसी इसे कहता है कि मैं नहीं जानता, तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती हो रही है, इसलिए अभी इसी वक्त सभी के सामने क्लियर करो कि हम दोनों कोई कपल नहीं है। और वो हेजिंग को चिल्लाकर कहता है कि अब भी इसी वक्त सबको सच बताओ कि हम दोनों साथ में रहकर क्या करते हैं। तो हेजिंग कह देती है कि हाँ ये बस मुझे स्टडी में हेल्प करता है। तो सभी पूछने लगते हैं कि कौन सी स्टडी। तो सीसी सभी को बताता है कि ये लड़की मैथ्स में फेल हो चुकी है और इतनी स्टूपिड लड़की के साथ आप सभी मेरा नाम जोड़ रहे थे, आप सभी ने सोचा भी कैसे कि मैं स्टूपिड लड़की को डेट करूंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर गू को ये सब सुन के अच्छा नहीं लगता और वो हेजिंग के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और सीसी से कहता है कि जरूरी नहीं है कि तुम्हें हेजिंग पसंद आए, लेकिन तुम्हें उसकी ऐसी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। तो सीसी कहता है कि आखिर मैंने इसकी इंसल्ट कहाँ किया, मैं तो बस यही कह रहा हूँ ना कि ये फेल हो गई है तो ये स्टूपिड है। तो गू सीसी से कहता है कि अभी इसी वक्त हेजिंग से माफी मांगो, पर सीसी कहता है कि मैं इससे माफी नहीं मांगूंगा। तो फिर से गू सीसी से कह रहा होता है कि तुम्हें इससे माफी मांगनी पड़ेगी। तो सीसी कहता है कि मैं नहीं मांगूंगा, मैंने इसे इतना सिखाया पर इसे फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ये स्टूपिड नहीं है तो क्या है। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप लोगों में से कोई भी इसे सिखा के दिखाओ, और अगर आप लोगों ने सच में इसे सिखा लिया तो मैं इससे माफी मांग लूंगा। फिर गू के सभी एम्प्लॉइज बारी बारी हेजिंग को स्टडी करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं पर कोई भी उसे ठीक से नहीं सिखा पाता। फिर गू सभी को जाने लगता है और वो खुद पर्सनली हेजिंग को सिखाने लगता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें इस जॉब के लिए ऐसे ही नहीं चुना, यहाँ पर बहुत सारे लोग इंटरव्यू देकर गए और तुम सबसे ज्यादा सुटेबल थी, इसलिए मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया हूँ। ये सुनकर हेजिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं कि वो सारे अपने एग्जाम पेपर्स लेकर बस पकड़ने जा रही होती है, पर हेजिंग की बस भी छूट जाती है और उसके सारे पेपर भी नीचे गिर जाते हैं। तभी यहाँ पर गू आकर उसका एक पेपर उठा लेता है और हेजिंग डर जाती है कि कहीं वो उसके मार्क्स ना देख ले और जल्दी से उसे पेपर छीनने की कोशिश करती है और पेपर फट जाता है। और फिर से हेजिंग गू को सॉरी कहती है तो वो कहता है कि जब तुम्हारी गलती नहीं होती है तो भी तुम सॉरी क्यों कहती हो। और फिर गू हेजिंग के पेपर पे टेप चिपका कर उसकी हेल्प करता है और फिर उसे पूछ रहा होता है कि तुम्हारा एड्रेस क्या है। तो हेजिंग कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मेरी आंटी का घर नजदीक में ही है और मैं पैदल चल के चली जाऊंगी। और गू से कहता है कि कार में बैठो और एड्रेस बताओ। फिर हेजिंग इसकी बात मानकर कार में बैठ जाती है और वो अपने पेपर को ही देख रही होती है।
तभी गुई से इशारा करके कहता है कि वो अपनी सीट बेल्ट पहने। और फिर हेजिंग अपने मन में सोचने लगती है कि आखिर मैं इसके सामने सारी एम्बैरेसिंग चीजें क्यों करती हूँ। और फिर गु हेजिंग से पूछने लगता है कि जब तुम कंपनी में पहली बार आई थी और सीसी ने तुमसे झूठ बोला था कि मुझे स्पाइसी फूड पसंद है, तो आखिर तुमने सीसी की पोल क्यों नहीं खोली थी। तो हेजिंग कहती है कि क्योंकि वो मेरे साथ कोई बुरा नहीं करना चाहता था और बस मजाक कर रहा था। तो गु से कहता है कि बहुत ही कम लोग होते हैं जो अच्छे और गलत में फर्क जानते हैं और तुम उनमें से एक हो। हेजिंग तो सुन के बहुत ही खुश हो जाती है और सोचती है कि लगता है गु मेरी तारीफ कर रहा है। फिर हेजिंग घर आने के बाद अपनी आंटी को भी इस बारे में बताती है कि आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि गु अपने फ्रेंड ली को कंपनी में लेकर आता है और उसे सभी से इंट्रोड्यूस करवाता है। और फिर ली जैसे यहाँ पर हेजिंग को देखता है तो वो असिस्टेंट से इस बारे में पूछता है कि गु तो कभी अपने डिपार्टमेंट में किसी लड़की को हायर नहीं करता है ना, तो आखिर ये कैसे। तो असिस्टेंट कहता है कि लगता है आपको गॉसिपिंग सुननी है, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। और फिर असिस्टेंट इसे सब कुछ बता देता है। और फिर ली गु के पास आकर उसे देखने लगता है और उसे कहता है कि वो लड़की जिसका नाम हेजिंग है उसको तुमने इंटरव्यू के टाइम पे कैसे हायर किया। हमारे असिस्टेंट मुझे सब कुछ बता चुका है कि उसका जवाब तुम्हें इतना ज्यादा पसंद आया कि तुम्हारे दिल को छू गया। और आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, वो लड़की तो बहुत ही नॉर्मल है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी फेवरेट टाइप की लड़की वैसी होगी। तो गु से कहता है कि अगर तुम्हारी बकवास हो गई हो तो जाओ अपना डेस्क पे बैठो और अपना काम करो। फिर इसके बाद गु हेजिंग को बात करने के लिए बुलाता है और उसके साथ कार्ड का गेम खेलते हुए वो उसे स्टडी करा रहा होता है। और फिर वो उसे इतने अच्छे से सिखाता है कि हेजिंग एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेती है। और सभी एम्प्लॉयज ये देखकर हेजिंग की तारीफ करते हैं कि उसने काफी इम्प्रूव करी है। और सभी सीसी से कहने लगते हैं कि अब उसे माफी मांगना चाहिए। तो वो कहता है कि क्या पता ये बस लकी थी इसलिए ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। तो गु कहता है कि अगर हेजिंग ने अपने मेकअप एग्जाम में पूरे 100 में से 100 मार्क्स ले आई तो सीसी कहता है कि फिर तो मैं मान लूंगा कि हेजिंग मेरी मास्टर है। तो गु कहता है कि फिर तुम तैयार रहना, हेजिंग पूरे 100 मार्क्स ही लेकर आएगी। फिर सभी एम्प्लॉयज अपने काम के लिए बैठ जाते हैं और यहाँ पर ली हेजिंग के पास आकर उसे कहने लगता है कि अब से तो बॉस तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देने वाले हैं और अकेले तुम्हें पढ़ाएंगे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसा बोलकर ली चला जाता है और हेजिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ली गु के ऑफिस में जाकर बैठा होता है और जैसे ही गु यहाँ पर आता है तो ली से कहता है कि अब जाके मुझे पता चला कि तुम्हें वो लाइव स्ट्रीमर क्यों नहीं पसंद आ रही थी, क्योंकि तुम्हें तो हेजिंग जैसी ऐसी नॉर्मल सी लड़कियां पसंद है। गु से कहता है कि तू यहाँ पर आने के बाद इंजन के बारे में सोचने के बजाय ये सारी बकवास के बारे में सोच रहा है। मुझे तो लगता है कि मैंने तेरे को फालतू में यहाँ पर बुला लिया। और फिर गु ली से पूछता है कि वैसे तेरी वो इंटरनेट सेलिब्रिटी वाली गर्लफ्रेंड का क्या हुआ, उसने तेरे को ब्लैक लिस्ट से हटाई या नहीं। तो ली कहता है कि ये कोई सीरियस बात नहीं है, मैं बहुत ही आसानी से उसका नंबर वापस ले सकता हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि हेजिंग अपना स्टडी कर रही होती है। अभी सीसी यहाँ पर आकर कॉफी पीते हुए उसे देख रहा होता है। हेजिंग फिर से इसे इसके फेवरेट आइडल का लिमिटेड एडिशन दे देती है और कहती है कि तुम्हें इतना पसंद आ रहा है तो तुम ही रख लो। तो सीसी जल्दी से इसे ले लेता है और पुरानी चीजों के लिए उससे माफी मांगता है और वैसे कहता है कि एक्चुअली में मैं तुम्हें टारगेट नहीं कर रहा था, मैं तो बॉस को चिल्ला रहा था। तो हेजिंग पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों। तो सीसी कहता है कि क्योंकि बॉस बदल चुके हैं। तुम्हें पता है जब मैं ग्रेजुएट हुआ था तो मुझे बहुत ही अच्छे ऑफर आ रहे थे बहुत ही बड़ी कंपनी से भी, और मैं सिर्फ बॉस के साथ काम करने के लिए माना था। तो हेजिंग पूछती है कि मैंने सुनी हूँ कि बॉस हुओ ग्रुप कंपनी के सीईओ है। तो सीसी से बताता है कि हाँ वो उनके पेरेंट्स की कंपनी है और पहले वो वहाँ पर ही काम करते थे पर कोई भी उन्हें पसंद नहीं करता था और उन्होंने अपनी मेहनत से कंपनी को काफी आगे बढ़ाया था। और फिर इसके बाद बॉस खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे तो इन्होंने अपने डैड की कंपनी से कोई पैसे भी नहीं लिए और इस कंपनी को पूरा अकेले अपने दम पर हैंडल करते हैं। लेकिन यहाँ पर आने से पहले हम बहुत ही छोटी जगह में काम करते थे जहाँ पे एयर कंडीशनर तक नहीं था, लेकिन हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि हम लोग एक ही गोल के लिए काम कर रहे थे। और फिर जैसे ही हमारे पास पैसे आ गए तो हम यहाँ नई कंपनी में शिफ्ट हो गए। और सीसी हेजिंग को एक्सप्लेन करता है कि वो किस मैटर पर गु से लड़ रहा था पर हेजिंग को ठीक से समझ ही नहीं आ पाता। तो सीसी से सिंपल वर्ड्स में समझाने लगता है कि वैसे तो इंजन बनाना बॉस के बस की काम नहीं है, लेकिन अब हम सभी ने एक नया रास्ता ढूंढ लिया बॉस की हेल्प करने के लिए। ऐसा बोलकर सीसी यहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद ये सभी मिलकर एक बहुत ही फेमस कंप्यूटर इंजन नॉन ह्यूमन क्रिएटर के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो फिर हेजिंग यहाँ पर आकर इन लोगों से सब पूछने लगती है। तो सभी से बताते हैं कि इस बंदे ने बहुत ही फेमस इंजन बनाया है और अगर इससे कांटेक्ट हो पाया तो हमें बहुत ही फायदा होगा। पर इन सभी को तो पता ही नहीं होता कि इस नॉन ह्यूमन का क्रिएटर कोई और नहीं बल्कि गु होता है। और ल्यू से बता देता है कि सभी एम्प्लॉयज उसके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर सभी हेजिंग को बता रहे होते हैं कि जो भी वो नॉन ह्यूमन का क्रिएटर है उसे एक बहुत ही बड़ा अवार्ड भी मिला था, पर वो तो उस अवार्ड को लेने तक नहीं आया और किसी को भी नहीं पता कि आखिर वो कैसा दिखता है। सीसी हेजिंग से कहता है कि अगर बॉस को इंजन बनाना है तो उन्हें नॉन ह्यूमन की क्रिएटर का सपोर्ट तो लगेगा ही। तो हेजिंग सभी से कहती है कि आखिर तुम लोगों को बॉस पे बिलीव क्यों नहीं है कि वो खुद कर लेंगे। पर ये सभी तो इस बात पर हंसने लगते हैं कि आखिर हम बॉस पर कैसे बिलीव करें। अब यहाँ पर ये सभी नॉन ह्यूमन की क्रिएटर का लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करते हैं पर अलग अलग एड्रेस बताने लगता है।
और यहाँ पर गू ली को बता रहा होता है कि ये लोग कभी मेरे बारे में नहीं पता कर पाएंगे क्योंकि मैंने इसीलिए ही अलग अलग आइडेंटिटी मोड सिलेक्ट करके रखा हूँ। फिर ली कहता है कि मुझे तो सभी के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है, चलो मैं जाकर सभी को बता देता हूँ कि नॉन ह्यूमन के क्रिएटर तुम ही हो। तो गू कहता है कि हाँ जा बता दो, पर ली तो बस मजाक कर रहा होता है। फिर इसके बाद ऑफिस की छुट्टी होने का टाइम हो जाता है पर अभी भी सभी काम कर रहे होते हैं और इन लोगों को ओवर टाइम वर्क करता हुआ देखकर हेजिंग सोचती है कि अगर मैं अभी भी नहीं गई तो पक्का आज तो मैं लेट हो जाऊंगी। फिर हेजिंग ऐसे निकल रही होती है तभी सभी एम्प्लॉयज इसे पूछने लगते हैं कि क्या तुम घर जा रही हो, तो वो हाँ कहती है। फिर गू भी से यही पूछता है तो हेजिंग वॉशरूम का बहाना करके जल्दी से चली जाती है और फिर जैसे ही वो अपना मेकअप करके अपनी सेकंड आइडेंटिटी में वापस बाहर आती है तो देखती है कि गू बाहर ही उसका वेट कर रहा होता है। फिर गू हेजिंग से कहता है कि मैंने जो भी तुमसे कहा था मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे प्रोफेशन के बारे में बुराई नहीं करनी चाहिए थी जबकि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। तो हेजिंग इसे कहते हुए जा रही होती है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तभी गू इसे कहता है कि मेरी कंपनी की एम्प्लॉय काफी देर से वॉशरूम में गई है और बाहर नहीं आई, तो क्या तुम प्लीज जाकर चेक कर सकती हो कि वो ठीक है कि नहीं। हेजिंग कहती है कि अच्छा तो तुमने मुझे किसी और के लिए माफी मांगी थी, और फिर वो बाथरूम में आकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है कि गू तो कितनी उसकी फिक्र कर रहा है। अब यहाँ पर वो दोनों आइडेंटिटी में आवाज करके गू को ये फील कराती है कि वो अभी भी वॉशरूम में ही है, और फिर वो बाहर निकलने के बाद इसे बता रही होती है तो गू कहता है कि मैंने सब सुन लिया, और ये बोलकर वो चला जाता है। फिर इसके बाद हेजिंग अपनी लाइव स्ट्रीमिंग के लिए पहुंचती है और वो इतनी हार्डवर्क कर रही होती है पर तभी भी उसके सारे फैंस धीरे धीरे कम हो रहे होते हैं, और ये देखकर हेजिंग और उसके फ्रेंड को काफी बुरा लग रहा होता है कि अगर ऐसा चलता रहेगा तो वो तो फेमस लाइव स्ट्रीमर के साथ भी बैटल हार जाएगी। फिर इसके बाद हेजिंग अपना साइकिल से घर के लिए जा रही होती है और तभी इसे गू का मैसेज आता है। वो इसे कहता है कि अगर आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम कल ऑफिस अपने टाइम के हिसाब से आ सकती हो, और वो उसे स्टडी टाइम भी बता देता है कि आखिर वो कब उसे ट्यूटर करेगा। हेजिंग तो बहुत ही खुश हो जाती है और उसे कहती है कि थैंक यू बॉस, और यहाँ पर ली गू से कहता है कि मैं पहली बार देख रहा हूँ कि तुम किसी को इतनी जल्दी मैसेज कर रहे हो। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ली ऑफिस में आने के बाद हेजिंग के पास जाता है और उसे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है हमारी सामने वाली कंपनी में इतनी सारी लाइव स्ट्रीमर काम करती है पर बॉस ने सिर्फ तुम्हें ही यहाँ पर काम पे रखा। तो हेजिंग कहती है कि क्योंकि उन लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया, और वैसे मुझे बॉस ने बताया था कि मैं बहुत ही ज्यादा अच्छी और केयरफुल हूँ इसलिए उन्होंने मुझे रखा है। तो ली से बताता है कि तुम सच में बहुत ही स्पेशल हो, नहीं तो वो किसी भी लड़की को डिपार्टमेंट में जॉब नहीं देता है। और स्कूल टाइम में कितनी सारी लड़कियां उसके पीछे पड़ी रहती थी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए, पर वो किसी की भी हेल्प नहीं करता था, और देखो यहाँ पर वो तुम्हारी कितनी ज्यादा हेल्प करता है, और देखो वो सभी के साथ इतना कोल्ड और मीन रहता है और तुम्हारे साथ इतना प्रोटेक्टिव। तो तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो हेजिंग कहती है कि हाँ मैं समझ रही हूँ, मैं बहुत ही मेहनत करूंगी और एक अच्छी एम्प्लॉय बनूंगी। फिर ली तो ये सुन के शौक हो जाता है कि इसे इतना भी समझाने पर समझ नहीं आ रहा है, और वो कहता है कि तुम और गू दोनों एक जैसे हो। और फिर हेजिंग से कहता है कि क्या मुझे तुम्हें एकदम क्लियरली बताना पड़ेगा, देखो गू तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है तो कम से कम तुम्हें उसे डिनर पे तो लेके जाना चाहिए। तो हेजिंग कहती है कि बॉस तो काम में काफी ज्यादा बिजी है तो क्या वो मेरे साथ चलेंगे। तो ली से कहता है कि तुम ही सोचो कि वो काम में इतना बिजी रहता है फिर भी तुम्हें स्टडी कराने में हेल्प कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि वो तुम्हारी बात सुनेगा। फिर ये सब समझाकर ली यहाँ से चला जाता है और हेजिंग सोचती है कि क्या मैं सच में उसके दिल में बहुत ही यूनिक हूँ। और फिर ली गू को काम करते हुए देख रहा होता है और सोचता है कि ये खुद माउंटेन के पास नहीं जा रहा है तो क्या हुआ, मैंने अब माउंटेन को ही इसके पास भेज दिया है। फिर इसके बाद हम हेजिंग की आंटी बाई को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी में काम कर रही होती है। तभी यहाँ पर इसका बॉस आकर इसे बताता है कि कंपनी के क्लाइंट को उसे पूरी कंपनी दिखाना होगा और प्रोजेक्ट के बारे में भी बताना होगा, और ये क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि ली होता है। और ये तो बाई को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, और फिर जब वो इसे पूरे प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर लेती है वो कहता है कि मुझे भूख लगी है और मैं तुम्हारा क्लाइंट हूँ तो तुम्हें मुझे खाने पे ले जाना चाहिए। फिर ये दोनों ही स्ट्रीट फूड खाने आ जाते हैं और बाई ली को क्लियर कर रही होती है कि मेरे पास पहले से ही बॉयफ्रेंड है तो तुम मेरे पीछे मत पड़ो। और ली को तो बिलीव नहीं हो रहा होता है, तभी बाई अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ पर बुलाती है और फिर वो उसके साथ यहाँ से चली जाती है। एक्चुअली में इस बंदे के साथ इसकी शादी होने वाली है और इसे देखकर लग रहा होता है कि ये जल्द ही बाई से ब्रेकअप कर लेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गू हेजिंग को स्टडी करवाने में हेल्प कर रहा होता है और हेजिंग ली की बातें सोच रही होती है कि गू इतना स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ उसे ही देता है और किसी और को नहीं। अब ये दोनों काफी देर तक ऐसी स्टडी कर रहे होते हैं और तभी हेजिंग को रेस्टोरेंट से कॉल आ रहा होता है पर वो कॉल उठाती नहीं है। तो गू से कहता है कि जिसका भी कॉल है उठा लो। फिर हेजिंग कॉल उठाती है और स्टाफ उसे कह रही होती है कि आपने रिजर्वेशन किया है और वो उसे टाइम पे होटल आने के लिए कह रही होती और वो उसे टाइम पे रेस्टोरेंट पहुंचने के लिए कह रही होती है। फिर गू भी इसकी कॉल की सारी बातें सुन लेता है और हेजिंग से कहता है कि अगर तुम किसी के साथ डेट पर जाने वाली हो तो जाओ। तो हेजिंग पूछती है कि तो हेजिंग कहती है कि बॉस एक्चुअल में मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चलो, लेकिन अगर आप बिजी हो तो कोई बात नहीं, मैं अकेले ही दोनों जन का खाना खा लूंगी। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं चलूंगा। फिर ये दोनों रेस्टोरेंट पहुंचते हैं और गू हेजिंग से पूछता है कि क्या तुमने टेबल पहले से बुक करके रखी थी। तो वो कहती है कि नहीं मेरे को तो बस फ्री वाउचर मिला था और ये रेस्टोरेंट ने खुद ही मेरे लिए टेबल बुक कर दिया। और तब यहाँ रेस्टोरेंट में एक गेम हो रहा होता है जिसमें सभी कस्टमर को पार्टिसिपेट करना था और अगर वो गेम्स जीतेंगे तो उन्हें रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो वेटर बताता है कि जैसे आप लोग को बाकी कपल करते हुए दिख रहे हैं यही गेम है। हेजिंग तो शॉक हो जाती है और सोचती है कि मैं तो बस बॉस के साथ यहाँ पर खाना खाने आई थी, आखिर हम ये सब कैसे करेंगे।
फिर ये दोनों गेम खेलना स्टार्ट करते हैं और गू को जो चीट मिलती है उसमें लिखा होता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड के हेयर का बन बनाना होगा। और फिर गू वीडियो में देख देख कर हेजिंग का बाल बनाना शुरू करता है, पर बेचारे को समझ ही नहीं आ रहा होता है और वो उसके बाल का कुछ भी बना देता है। तो हेजिंग इसे कहती है कि बॉस क्यों ना आप पहले वीडियो देख लो और फिर बनाओ। पर वीडियो देखने के बाद भी वो बहुत ही मुश्किलों से उसका बाल बना ही लेता है, जो कि पूरा खराब होता है। पर फिर भी इन लोग रिवॉर्ड जीत जाते हैं और रेस्टोरेंट की तरफ से इन लोग की कपल फोटोज भी ली जाती है। और हेजिंग तो वॉशरूम में जब आती है तो सभी लोग इसको देखकर ही बातें कर रहे होते हैं कि आखिर इसका बाल कैसे टाइप का है। पर हेजिंग तो बहुत ही खुश हो रही होती है क्योंकि ये बाल उसके गू ने बनाए। फिर इसके बाद रेस्टोरेंट में एक और इवेंट होता है जिससे जीतने पर इन लोग को फ्री में स्पाइसी फूड की डिश मिलेगी। हेजिंग तो बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि गू को तो स्पाइसी फूड बिल्कुल पसंद नहीं। तो गू कहता है कि तुम मेरा मत देखो और अपने लिए स्पाइसी फूड ऑर्डर कर लो। और फिर इसके बाद गू खाने की फोटोज लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट कर देता है। फिर इसके बाद गू और हेजिंग दोनों को ही कॉल्स आते हैं। गू का असिस्टेंट उसे कह रहा होता है कि बॉस कहीं आपके सोशल मीडिया अकाउंट को किसी और ने हैक तो नहीं कर लिया, क्योंकि आप तो स्पाइसी फूड खाते नहीं हो, तो आखिर ऐसा पोस्ट किसने डाला। तो गू से कहता है कि ऑफ कोर्स मैंने ही डाला है। और हेजिंग सीसी से पूछ रहा होता है कि जब तुम और बॉस साथ में स्टडी कर रहे थे तो क्या स्टडी के बाद बॉस किसी लड़की के साथ कहीं पर गए, क्योंकि उनके पोस्ट में मैंने देखा कि वो कोई रेस्टोरेंट में जाकर स्पाइसी फूड खाने गए और मुझे तो लगता है कि वो जरूर किसी लड़की के साथ गए। तो क्या तुम बता सकती हो कि आखिर वो कौन लड़की है। फिर हेजिंग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है और वो सोचती है कि मैं तुम लोग को नहीं बताऊंगी कि वो मैं ही हूँ और बॉस ने ये सारे स्पाइसी फूड स्पेशली मेरे लिए ऑर्डर किया है। और असिस्टेंट गू से कह रहा होता है कि बॉस अगर आपको किसी ने पकड़ लिया है तो आप मुझे जल्दी से बताओ, मैं आपकी हेल्प करने आता हूँ। तो गू से कहता है कि बकवास मत करो और वो कॉल कट कर देता है। और फिर गू हेजिंग से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें सीसी ने कॉल किया था और वो तुम्हें क्या कह रहा था। तो हेजिंग इसे बता देती है कि वो मुझसे पूछ रहा था कि आखिर बॉस किस लड़की के साथ डिनर पे गए हैं और वो चाह रहा था कि मैं पता करूं कि आखिर वो कौन लड़की है। फिर हेजिंग स्पाइसी फूड खाते हुए गू को भी कह रही होती है कि बॉस क्या आप भी ट्राई करना चाहोगे। तो वो कहता है कि नहीं। तो हेजिंग कहने लगती है कि बॉस आप पूरे मेरे डैड की तरह हो, वो भी कभी भी स्पाइसी फूड नहीं खाते हैं और हमेशा अपनी हेल्थ का ध्यान देते हैं। तो ये सुनकर गू तुरंत ही स्पाइसी फूड इसे खा के दिखाता है और फिर बाद में खाने के बाद उसे पता चलता है कि वो कितना ज्यादा स्पाइसी है। और फिर हेजिंग इसे बताती है कि बॉस मैं तो आपको बताना ही भूल गई थी कि स्पाइसी फूड आपको देर तक फील होने वाला है। फिर बेचारे की तो हालत ही खराब होती है और हेजिंग सारा खाना फिनिश कर देती है। और हेजिंग चाह रही होती है कि गू पहले यहाँ से चला जाए ताकि वो बिल पे कर सके, पर गू तो यहाँ से जाता ही नहीं है और वो बिल भी खुद ही पे कर देता है। और हेजिंग को नहीं अच्छा लगता क्योंकि वो बिल खुद पे करना चाहती थी। फिर हेजिंग यहाँ पर बैठकर अपनी और गू की फोटो देखकर बहुत ही खुश हो रही होती है और वो जब यहाँ पर आता है तो वो उसे भी ये फोटो दिखाती है और गू से कहता है कि मैंने पहली बार किसी लड़की का बाल बांधा है और लगता है मैं फेल हो गया। तो हेजिंग कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो लगता है कि बॉस आपने बहुत ही अच्छा बांधा है और मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फिर हेजिंग गू को सॉरी कहती है कि मैंने आपसे झूठ बोली थी कि हम इस रेस्टोरेंट में कि मुझे फ्री वाउचर मिला है। तो गू पूछता है कि यानी तुमने इस रेस्टोरेंट में पहले से रिजर्वेशन करके रखी थी। तो हेजिंग कहती है कि हाँ, मैं बहुत टाइम पहले से ही आपको थैंक यू के नाते डिनर की ट्रीट देना चाहती थी, पर मैं आपको पूछने से डर रही थी। तो गू कहता है कि अगली बार से डरने की जरूरत नहीं है, तुम मुझसे इजीली पूछ सकती हो। ये सुनकर हेजिंग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है जब वो नेक्स्ट टाइम भी वापस से गू के साथ डिनर पे आएगी, लेकिन फिर वो खुद को समझाने लगती है कि ये मेरे बॉस है और मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और हमारे बीच में सिर्फ एक नॉर्मल डिनर हो रहा है जो कि एक बॉस और एम्प्लॉय के बीच में होता है। लेकिन हेजिंग खुशी हो रही होती है कि वैसे ये है बहुत ही स्पेशल और वो ऐसी बहुत ही खुशी हो जा रही होती है और गू से देखकर पूछता है कि क्या तुम्हें कोई तकलीफ है। तो हेजिंग कहती है कि हाँ, मुझे अभी भी बहुत ही स्पाइसी लग रहा है। फिर डिनर के बाद गू अपने फ्रेंड ली से मिलने के लिए बार में पहुंचता है और ली से बताता है कि उस लाइव स्ट्रीमर का पहले से कोई बॉयफ्रेंड है और मुझे वो बंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो गू से कहता है कि अब उसका पहले से ही बॉयफ्रेंड है तो तुम गिव अप कर दो, पर ली नहीं मानता और कहता है कि मैं इतनी आसानी से गिव अप करने वाला नहीं हूँ, मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना के ही रहूंगा। और फिर ली गू से पूछता है कि आखिर तुम इतने खुश क्यों, क्या तुम हेजिंग के साथ डिनर करके आए हो इसलिए? देखो, कम से कम तुम्हें मुझे थैंक यू तो बोल ही देना चाहिए क्योंकि मेरी वजह से ही तुम्हें ये मौका मिला है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हेजिंग कंपनी के टेरेस पर अपना मेकअप करने जा रही होती है। तभी अचानक से आवाज आती है कि यहाँ पर कोई आ रहा है, तो वो जल्दी से छुप जाती है। यहाँ पर ली असिस्टेंट को लेकर आया होता है और उसे पूछ रहा होता है कि क्या तुम जानते हो कि हेजिंग का कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है? देखो, मैं ये सब अपने लिए नहीं पूछ रहा हूँ, मैं गू के लिए पूछ रहा हूँ। मुझे लगता है कि गू हेजिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। देखो, क्या इससे पहले क्या तुमने कभी देखा है कि गू कभी किसी फीमेल एम्प्लॉय में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड हो? तो मुझे लगता है कि गू सच में हेजिंग को लाइक करता है, इसलिए हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए दोनों को मिलवाने में। फिर ये दोनों ये सब बातें करके यहाँ से चले जाते हैं और हेजिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है और वो सोचती है कि क्या सच में बॉस मुझे लाइक करते हैं। लेकिन फिर वो खुद को समझाती है कि नहीं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। लेकिन हेजिंग चाह रही होती है कि गू उसे सच में लाइक करे। फिर नेक्स्ट डे हेजिंग अपने हॉस्टल रूम में जाती है और अपनी फ्रेंड से इस बारे में पूछ के पता कर रही होती है कि अगर कोई लड़का उसे लाइक करता है तो आखिर वो कैसे पता चलेगा। तो हेजिंग की फ्रेंड उसे बताती है कि वो तुम्हारे लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव होगा और तुम्हारे ऊपर अपना काफी ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेगा और तुम्हारे बारे में सोचते हुए तुम्हारी काफी फिक्र करेगा। और हेजिंग सोचती है कि सारी क्वालिटीज
फीलिंग्स उसे गू के अंदर नजर आती है, यानी वो उसे सच में लाइक करता है। तो इसकी फ्रेंड इसे पूछती है कि चलो मुझे बता दो कि आखिर तुम किसे लाइक करती हो। तो हेजिंग इसे बता देती है कि मैं अपने बॉस को लाइक करती हूँ। फिर इसकी फ्रेंड इसे समझाती है कि फिर तो अब से तुम्हें बहुत ही अच्छे से तैयार होकर अपने बॉस से मिलना होगा और ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी होगी ताकि तुम दोनों क्लोज आ सको। फिर नेक्स्ट डे हेजिंग बहुत ही अच्छे से तैयार होकर कंपनी पहुंचती है और गू को सामने आता देखकर हेजिंग जानबूझ के गिरने की कोशिश कर रही होती है और फिर गू इसे गिरने से बचा लेता है और हेजिंग बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाती है। पर ये सब बस हेजिंग की इमेजिनेशन होती है। एक्चुअल में तो बस उसे सिक्योरिटी गार्ड ने गिरने से बचाया होता है और गू ने तो उसे कॉल पे बातें करते हुए देखा भी नहीं था और वो अपने ऑफिस चला गया था। अब यहाँ पर हेजिंग जैसी ऑफिस में आती है तो उसे पता लगता है कि बॉस उसे ऑफिस में बात करने के लिए बुला रहे। फिर हेजिंग जैसे यहाँ पर पहुंचती है तो गू तो उसे देखते रह जाता है कि आज वो बहुत ही अच्छे से तैयार होकर आई है। फिर वो उसे कहता है कि आज तुमने मुझे गिफ्ट भेजी हो इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता था। हेजिंग ये देखकर शॉक होती है और उसे याद आता है कि उसकी फ्रेंड ने उसे बोली थी कि वो उसके बदले में उसके बॉस को गिफ्ट भेजने वाली है। पर हेजिंग ने इस बात पर बिलीव नहीं करी थी और अब हेजिंग को गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर उसने मुझसे बिना पूछे गिफ्ट क्यों भेज दी। और गू इस गिफ्ट को खोल के पेस्ट्री खाने लगता है और वो उसे पूछता है कि क्या ये पीनट फ्लेवर की है। तो हेजिंग पूछती है कि बॉस क्या आपको पसंद नहीं आया। तो गू अच्छे से खा लेता है और इसे कहता है कि नहीं अच्छा है। फिर इसके बाद हेजिंग को एम्प्लॉयज के जरिए पता लगता है कि गू को पीनट से एलर्जी थी और उसकी पेस्ट्री खाने के बाद उसे तुरंत ही हॉस्पिटल जाना पड़ा। फिर ये जानने के बाद हेजिंग को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और फिर असिस्टेंट हेजिंग को बताता है कि इस डॉक्यूमेंट पर बॉस की साइन चाहिए, तो क्यों ना तुम उनके घर जाकर बॉस से साइन करवा के ले आओ। फिर हेजिंग गू के घर के बाहर पहुंचती है और क्योंकि असिस्टेंट ने उसे पासवर्ड बता दिया था पर वो भूल चुकी होती है और अलग अलग नंबर ट्राई करने लगती है पर वो खुलता नहीं। तभी क्लीनर आंटी को इस पर शक हो जाता है और कहती है कि कहीं तुम कोई चोर तो नहीं हो। तो हेजिंग कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पर अपने बॉस से मिलने आई हूँ। तभी गू खुद ही दरवाजा खोल देता है और हेजिंग जल्दी से अंदर जाती है और फिर वो उसे डॉक्यूमेंट दे देती है साइन करने के लिए और उसे देखते हुए सोच रही होती है कि बॉस तो घर के कपड़े में और भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। अब यहाँ पर वो उसे डॉक्यूमेंट साइन करके दे देता है और हेजिंग जाने की कोशिश करती है और क्योंकि उसने ज्यादा बार पासवर्ड ट्राई कर चुकी थी इसलिए डोर लॉक हो जाता है। तो गू से कहता है कि रुको मैं एक्स्ट्रा चाबी ढूंढता हूँ, पर चाबी भी नहीं मिलती है और हेजिंग को यहीं पर ही रुकना पड़ जाता है। फिर गू हेजिंग से कहता है कि जब तक तुम टीवी देख लो तब तक थोड़ी देर में डोर रिपेयरिंग करने वाला आ जाएगा। पर हेजिंग तो टीवी देखने की बजाय गू को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। फिर वो उसे पूछता है कि आखिर तुम इतना स्माइल क्यों कर रही हो। तो हेजिंग कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और फिर हेजिंग को अर्जेंटली वॉशरूम जाना होता है पर वो सोचती है कि आखिर मैं बॉस के घर में ऐसे कैसे जा सकती हूँ, ये बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग होगा। और वो अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पा रही होती है और फिर उसे ज्यादा कंट्रोल नहीं होता और वो गू से पूछ लेती है कि बाथरूम कहाँ पर है। तो गू उसे बता देता है और फिर हेजिंग वॉशरूम में आ जाती है और तभी से यहाँ पर इसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वो इसे मिल्क टी बाय करने के लिए कह रही होती है। तो हेजिंग बहाना बनाकर उसे कह देती है कि आज मैं अपनी आंटी के घर पे हूँ। और तभी यहाँ पर हेजिंग को कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स दिख जाते हैं और वो तुरंत ही अपनी फ्रेंड से इस बारे में पूछती है कि अगर किसी लड़के के गेस्ट रूम में बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हो तो इसका क्या मतलब है। तो हेजिंग की फ्रेंड उसे कहती है कि जरूर इसका ये मतलब है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। फिर हेजिंग ये सुनकर अपसेट हो जाती है और फिर वो जैसी बाहर आती है तो देखती है कि गू सो चुका होता है। फिर वो जल्दी से टीवी ऑफ करके उसे ब्लैंकेट से कवर कर देती है और उसे देखते हुए सोचती है कि क्या सभी ने सच में ये गलत समझ लिए कि तुम मुझे लाइक करते हो। और तभी यहाँ पर ली गू के घर का पासवर्ड ट्राई कर रहा होता है पर लॉक खुलता ही नहीं। तो वो उसे कहने लगता है कि अच्छा तो तुमने पासवर्ड चेंज कर लिया ताकि मैं तुम्हारे घर पे ना आ पाऊँ। मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प किया और तुम मुझे अपने घर से निकाल रहे हो। अब हेजिंग तो जल्दी से अपना बैग उठा के छुपने की कोशिश कर रही होती है और वो ली की आवाज सुन के सोचती है कि यानी यहाँ गू के साथ ली रहता है। फिर वो बहुत ही खुश हो जाती है कि वो यहाँ पर कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं रहता है। और तभी इतने में गू जल्दी से इसका मुंह बंद करता है और ली से बताता है कि मेरा डोर लॉक खराब हो गया है इसलिए आज तुम यहाँ पर नहीं आ सकते हो। तो ली कहता है कि आखिर ऐसे कैसे मेरे यहाँ आने पर डोर लॉक खराब हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने अंदर किसी लड़की को छुपा के रखे हो और तुम नहीं चाहते होंगे कि मैं तुम्हारा टाइम खराब कर दूं। तो ठीक है फिर तुम उस लड़की के साथ एंजॉय करो, मैं जाता हूँ। और फिर ली बहुत ही ज्यादा खुश होकर यहाँ से चला जाता है और फिर हेजिंग गू से इस बारे में पूछती है कि क्या ली यहाँ पर तुम्हारे साथ रहता है। तो कहता है कि हाँ। फिर हेजिंग हंसने लग जाती है तो गू से पूछता है कि अब तुम हंस क्यों रही हो। तो वो जल्दी से बहाना बना के पूछती है कि आखिर डोर लॉक ठीक करने वाला कब आएगा। तो गू कहता है कि वो थोड़ी देर में आ जाएगा तो तुम जब तक टीवी देख लो। और यहाँ ली बाहर आने के बाद सोच रहा होता है कि आज सिर्फ मैं अपने फ्रेंड की खातिर रोड पे ही सो जाऊंगा। फिर ये दोनों साथ में बैठ के टीवी देख रहे होते हैं और हेजिंग गू को बताती है कि वो पीनट की पेस्ट्री उसने बनाई नहीं थी बल्कि खरीदी थी। तो गू कहता है कि मुझे पता है। फिर हेजिंग को भूख लग रही होती है तो गू हेजिंग के लिए जल्दी से एक डिश रेडी करता है जो कि उसे बहुत ही पसंद आती है। अब तभी इतने में गू और हेजिंग दोनों को ही कॉल आती है और वो उसे कहता है कि क्या तुम भूल गई आज तुम्हारा और मंगमंग का कंपटीशन होने वाला है। और वो हेजिंग से पूछने लगता है कि आखिर तुम कहाँ पर हो और आखिर कब तक वापस आओगी। तभी इतने में गू हेजिंग को बताता है कि डोर लॉक ठीक करने वाला आज नहीं आ पाएगा और वो कल सुबह ही यहाँ पर पहुंचेगा। तो हेजिंग सोचती है कि यानी ये चाहता है कि आज रात में इसके साथ यहीं पर ही रुकूं और वो सोचती है कि आज तो मैं कितनी ज्यादा लकी हूँ। फिर हेजिंग गू से पूछती है कि क्या मेरा यहाँ पर तुम्हारे साथ रहना सही होगा। तो गू कहता है कि ऑफ कोर्स अगर तुम्हें कोई तकलीफ ना हो तो। फिर हेजिंग इसे हाँ कह देती है और अपने फ्रेंड का कॉल कट करके
गू से पूछती है कि अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, तो हम टाइम पास करने के लिए क्या करें। तो गू ये सुन के शॉक होता है। दूसरी तरफ हम बाई को देखते हैं, उसका फियांसी उसे ऑफिस से पिक करने आया होता है और दोनों कार से कहीं पर जा रहे होते हैं। और तभी गाड़ी बीच में ही खराब हो जाती है और बाई देखती है कि एक टायर पंचर हो गया है, तो वो उसे चेंज करने में लग जाती है। और तभी यहाँ पर बारिश होने लगती है, तो वो इसके लिए अम्ब्रेला पकड़ के खड़ा होता है और इसे कहता है कि हम लोग कोई टैक्सी पकड़ के यहाँ से जा सकते हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। पर वो इसकी बात नहीं सुनती और वो टायर चेंज करने में लगी होती है। तो वो इसे कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी ये सब हरकतें पसंद नहीं है, ये सारा काम एक मैन का है और तुम मुझे यूजलेस समझती हो। तो बाई कहती है कि मैं तुम्हें तो करने के लिए कह नहीं रही हूँ, तो आखिर तुम मुझे चिल्ला क्यों रहे हो। तो वो तो इसका फियांसी कहता है कि अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। और फिर वो अम्ब्रेला इसे पकड़ा रहा होता है, वो पकड़ती नहीं तो फेंक कर चला जाता है और इसका पर्स भी पकड़ा देता है और कार लेके इधर ही इसे छोड़ के चला जाता है। और ये बेचारी ऐसी यहाँ पर खड़ी रह जाती है और रोने लगती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि 8:45 हो जाते हैं और हेजिंग परेशान हो जाती है कि 9 बजे मेरा लाइव स्ट्रीमिंग कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, तो आखिर मैं लाइव स्ट्रीमिंग कैसे करूंगी। फिर हेजिंग सोचती है कि मैं बाथरूम में जाकर लाइव स्ट्रीमिंग कर सकती हूँ और मैं बहाना बना लेती हूँ कि मुझे शावर लेने के लिए जाना है। फिर हेजिंग ऐसे ही गू को कह देती है कि मुझे शावर लेना है और यही मेरा टाइम है। और फिर वो जल्दी से अपना बैग लेकर बाथरूम में घुस जाती है और गू भी ये देखकर सोच रहा होता है कि आखिर वो अपना बैग क्यों साथ लेकर गई। और यहाँ पर हेजिंग जल्दी से अपना ईयरफोन वगैरह पहनकर लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करती है और वो अपना वीडियो नहीं दिखाती है। तो इसकी जो कॉम्पिटिटर बंग होती है वो उसे कहती है कि क्या हुआ। तो हेजिंग कहती है कि आज मैं सिर्फ सिंगिंग करूंगी। फिर इसके बाद लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाती है और हेजिंग सिंगिंग कर रही होती है और वो बस उम्मीद कर रही होती है कि गू को उसकी सिंगिंग की आवाज़ ना जाए। और तभी गू से आवाज़ देने लगता है कि क्या हुआ, तुम इतनी देर बाथरूम में क्या कर रही हो। वो जल्दी से लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर देती है और कहती है कि कुछ नहीं, मैं बस निकल रही हूँ। और फिर ऐसे बीच में कट करने की वजह से हेजिंग की कंपटीशन हार जाती है और उसके सारे फैंस भी उससे गुस्सा होने लगते हैं। और फिर चैन भी इसे कॉल करके चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो, तुमने लाइव स्ट्रीमिंग क्यों खराब कर दी। तो हेजिंग कहती है कि अभी मैं बहुत ही बिजी हूँ, तो मैं बाद में बात करूंगी। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। और फिर वो जैसे ही शावर लेकर बाहर निकलती है तो गू तो इसे देखती रह जाता है और कहता है कि लगता है मेरा ड्रेस तुम्हें बड़ा पड़ गया। और वो तो इतना ब्लश कर रहा होता है और हेजिंग इसके पास आकर पूछने लगती है कि आखिर तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो गया। और वो टच करने वाली होती है पर गू इसे रोक देता है। और फिर गू जल्दी से जाकर फ्रिज में से कोल्ड ड्रिंक निकालता है, तो हेजिंग जल्दी से जाकर उसे रोकती है और कहती है कि तुम बीमार हो, तुम कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते। और वो तो इसे देखकर ही बहुत ही ज्यादा शाय हो रहा होता है और जल्दी से अपने रूम में भाग जाता है और सोचता है कि अगर वो मेरे इतना नजदीक आया करेगी तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और फिर दूसरी तरफ हम बाई को देखते हैं जो कि यहाँ एक होटल में आई होती है और तभी ली इसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो इसकी ऐसी हालत देखकर पूछता है कि वैसे तुम्हें क्या हुआ है। तो वो नहीं बताती और इसे इसका आईडी मांग रही होती है। तो ली कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक्चुअली मैं खुद भी फंस चुका हूँ और मेरे पास कोई रहने की जगह नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया था। फिर बाई से कुछ न कहते हुए जाकर अपने लिए एक रूम खरीदी होती है और इस होटल में बस एक ही लग्जरियस रूम बचा हुआ था, तो बाई इसे भी खरीद लेती है और पे कर देती है। और फिर वो अपने रूम के लिए जा रही होती है, तभी ली इसका हाथ पकड़ के पूछता है कि आखिर क्या हुआ है, मुझे बताओ। पर वो इसे फिर भी नहीं बताती, तो ये जल्दी से इसे रूम में लेके जाता है और इसे बाथरूम तक पहुंचा भी देता है और कहता है कि तुम जल्दी से शावर ले लो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम बीमार हो जाओ। फिर बाई जब शावर लेने के बाद बाहर निकलती है तो ली इसका ड्रेस लेकर ड्राई क्लीनिंग के लिए देने वाला होता है, पर वो तो जल्दी से इसे अपना कपड़ा छीनने लगती है और तभी ये दोनों साथ में गिर जाते हैं। और फिर इसके बाद ली बाई की हेयर ड्रायर से बाल सुखाने में हेल्प करता है और वो उसे कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है तो मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। फिर वो इसे पूछती है कि वैसे तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम कैसे बाहर फंसे हुए हो। तो ली कहता है कि मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझे बहुत ही क्रूएली घर से निकाल दिया और तभी इतने में कोई डोरबेल हो जाता है और यहाँ पर ली ने बाई के लिए बहुत सारा खाना ऑर्डर करवाया होता है और फिर वो बाई को यहाँ पर बैठा कर उसे डिनर करने के लिए कह देता है और इसे बाय बोलकर जा रहा होता है। तभी वो इसे रोकती है और कहती है कि क्यों ना तुम भी मेरे साथ डिनर करो और कल चले जाना। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ इसी रूम में रहूं, देखो तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ सोफे पे सोऊंगा और तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं करूंगा। तो बाई कहती है कि ऑफ कोर्स मुझे तुमसे कोई डर नहीं है क्योंकि मुझे बॉक्सिंग आती है और अगर तुमने कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बॉक्सिंग से सबक सिखाऊंगी। फिर दोनों ही साथ में डिनर करने लग जाते हैं और ली से कहता है कि अभी तुम मेरी फिक्र कर रही थी ना। दूसरी तरफ हेजिंग सोफे पे सोने जा रही होती है और वो ये सोचकर ही बहुत ही खुश होती है कि मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ कि मुझे गू के साथ एक ही छत के नीचे सोने का मौका मिल रहा है। फिर और यहाँ पर गू अपने रूम में हेजिंग के बारे में सोच रहा होता है और उसे मैसेज करके पूछता है कि तुम सोफे पे ठीक से सो पा रही हो कि नहीं। और फिर वो उसे गुड नाइट भी मैसेज कर देता है और यहाँ पर हेजिंग बड़ी खुश हो रही होती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब हेजिंग की नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो तो काफी लेट उठी है और वो सोचती है कि आखिर मैंने अलार्म क्यों नहीं सेट करी थी। और फिर इसे गू का रूम बंद नजर आता है तो सोचती है कि लगता है गू भी अभी सो रहा है, तो ये तो कितनी अच्छी बात है कि वो अभी उठा नहीं है। और फिर हेजिंग अपना मुंह आईने में देखकर सोचती है कि अभी मैं बहुत ही खराब दिख रही हूँ, तो मुझे अपने आप को ठीक करना होगा। और फिर वो जल्दी से जाकर किचन में से 2 स्पून लेती है और अपनी आंखों पे लगाकर सोफे पे उल्टा लेटी होती है। तभी इतने में बाहर से गू घर के अंदर आता है और हेजिंग को ऐसा करते हुए देखकर शॉक हो जाता है और वो भी इसे देखकर एम्बैरेस फील करती है और गू इसे बताता है कि वो तो सुबह कब का ही उठ गया था और वो रनिंग से भी आया है।
फिर हेजिंग से पूछती है कि क्या डोर लॉक ठीक हो गया, तो गू से बताता है कि हाँ, डोर लॉक वाला सुबह ही आ गया था और उसने ठीक कर दिया। और फिर गू अपना शावर लेने के लिए चले जाता है और हेजिंग बहुत ही अपसेट होती है कि उसने मुझे इस हालत में देख लिया। और फिर दोनों साथ में डिनर करते हैं और ऑफिस जाने के लिए निकल जाते हैं। और गू हेजिंग को बताने लगता है कि वो उसे सुबह उठाना चाहता था पर इसलिए नहीं उठा पाया क्योंकि वो नींद में अच्छे से सो रही थी और काफी बातें भी कर रही थी। तो हेजिंग से पूछती है कि आखिर मैंने नींद में ऐसा क्या बोली, तो वो कहता है कि तुम मेरी काफी बुराई कर रही थी और कह रही थी मैं बहुत ही खराब हूँ और बहुत ही ज्यादा रूड बॉस हूँ। तो हेजिंग जल्दी से कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप तो बहुत ही अच्छे बॉस हो। फिर गू हंसने लगता है और उसे कहता है कि अरे मैं बस मजाक कर रहा था। तो हेजिंग गुस्सा हो जाती है कि बॉस आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं कितनी परेशान हो गई थी। तो गू कहता है कि तुम इतनी ज्यादा नर्वस थी कि मैं तुम्हें रिलैक्स करना चाहता था। तो हेजिंग कहती है कि ठीक है फिर बॉस, मैंने आपको माफ कर दी। और यहाँ पर ली जब सुबह उठता है तो देखता है कि बाई यहाँ से जा चुकी है और उसने उसके लिए कुछ पैसे भी छोड़ कर गई है। फिर वो जल्दी से उसे कॉल करता है और पूछने लगता है कि तुम कहाँ पर हो, तुम्हें कम से कम मुझे बता के तो जाना चाहिए था। पर वो तो ऐसे कुछ ज्यादा बातें नहीं करती और कॉल कट कर देती है। फिर इसके बाद ली तो उसकी कंपनी भी पहुंच जाता है और फिर से उससे बातें करने लगता है। तो बाई से कहती है कि तुम भूलो मत कि मेरे पास पहले से ही बॉयफ्रेंड है। तो वो कहता है कि कल रात तुम्हारी हालत देख के मुझे पता लग गया था कि तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है। तो बाई पूछती है कि क्या मेरे चेहरे से इतना ऑब्वियस था, तो ली कहता है कि ऑफ कोर्स तुम्हारा चेहरा देखने के साथ ही मैं पहचान गया था कि शायद तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। और फिर वैसे कहती है कि अब हम कंपनी में हैं तो हमें काम की बातें ही करनी चाहिए। फिर इसके बाद ली कंपनी पहुंचता है तो देखता है कि गू हेजिंग की तरफ ही देख रहा होता है। तो ली से आकर पूछता है कि आखिर तुम दोनों ऑफिशियली डेटिंग कब स्टार्ट करोगे। तो गू से कहता है कि तू फालतू बकवास मत कर। तो ली से कहता है कि तू उसे लाइक करता है, वो तुझे लाइक करती है और तुम दोनों ही सिंगल हो तो आखिर क्यों डेट नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि तुम बस डर रहे हो क्योंकि तुमने कभी किसी को लाइक नहीं किया है, इसलिए तुम श्योर हो ही नहीं पा रहे हो कि तुम हेजिंग को लाइक करते हो या नहीं करते हो। तो गू से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे लाइक करता हूँ। ली कहता है कि मैं तो बहुत ही श्योर हूँ कि तुम उसे लाइक करते हो। फिर इसके बाद गू हेजिंग की स्टडी में हेल्प करवा रहा होता है और वो उसे देखने लगता है। तो वो पूछती है कि क्या हुआ, तो वो कहता है कि पेन को बाइट मत करो। तो हेजिंग कहती है कि मुझे ये प्रॉब्लम समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे सॉल्व करूँ। तो गू से कहता है कि चलो एक शर्त लगाते हैं, अगर तुमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड दूंगा। तो हेजिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि बॉस आप मुझे क्या रिवॉर्ड दोगे। तो वो इसके बहुत ही क्लोज आकर कहता है कि तुम जो मांगोगी वो। तो हेजिंग तो सोच रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे लाइक करो, पर फिर वो कहती है कि नहीं मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए। फिर गू से कहता है कि चलो इसके बदले में मैं आज तुम्हें कॉलेज तक छोड़ दूंगा। तो हेजिंग कहती है कि बॉस इसकी जरूरत नहीं है, मैं अपनी आंटी के घर जाने वाली हूँ और वो काफी नजदीक है। तो वो कहता है कि अच्छा तुम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ या ना कर पाओ, मैं तुम्हारे घर तुम्हें छोड़ दूंगा। ये सुनकर हेजिंग सोचती है कि आज बॉस इतनी अजीब हरकत क्यों कर रहे हैं। फिर इसके बाद गू हेजिंग को उसके आंटी के घर छोड़ देता है और बाई हेजिंग से पूछती है कि कौन है। तो वो बताती है कि ये मेरे बॉस है और वो बस मुझे घर छोड़ने आए थे और क्योंकि मेरा घर रास्ते में ही पड़ता है तो वो मुझे घर छोड़ने आए थे। तो बाई कहती है कि लेकिन हमारा घर तो तुम्हारे ऑफिस से काफी दूर है। तो हेजिंग कहती है कि वो इसलिए क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयज की फिक्र करते हैं। और फिर हेजिंग पूछने लगती है कि वैसे आंटी स्ट्रेस रिलीव करने के लिए क्या करना चाहिए क्योंकि आजकल मेरे बॉस काफी ज्यादा स्ट्रेस में है। फिर बाई इसे विटामिन पिल्स दे देती है और हेजिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर वो इसे पूछती है कि वैसे तुम ये बताओ कि तुम्हारी कंपनी में जो ली काम करता है वो आखिर कंपनी में कौन सी पोजीशन पे है। तो हेजिंग पूछती है कि आप ये क्यों पूछ रही हो। तो बाई से बता देती है कि क्योंकि वो मुझे डेट करना चाहता है। तो ये सुनकर तो हेजिंग शॉक हो जाती है। और फिर उसके बाद बाई हेजिंग और अपने मोबाइल में ली के सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रही होती है और वो देखती है कि उसके सारे पोस्ट सिर्फ उसी के लिए विजिबल है और दूसरों के लिए नहीं। फिर हेजिंग कहने लगती है कि अच्छा आंटी अब मुझे समझ आया, कल जब बॉस और मैं लॉक हो गए थे तो ली आपसे हेल्प लेने के लिए गया था। तो ये सुनकर उसकी आंटी शॉक हो जाती है और हेजिंग जल्दी से चुप होती है। तो वो कहती है कि अब तुम मुझे सारा सच बताओ। फिर हेजिंग बताती है कि एक्चुअली में कल रात मैंने गलती से बॉस का लॉक ही खराब कर दी थी बार बार पासवर्ड ट्राई करके और फिर हम दोनों साथ में रूम में लॉक हो गए। तो बाई पूछती है कि क्या सच में और कुछ नहीं हुआ। तो हेजिंग कहती है कि ऑफ कोर्स मेरे बॉस एक जेंटलमैन है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और हेजिंग प्रॉमिस भी कर लेती है तो उसकी आंटी फिर उस पर ट्रस्ट करती है। फिर हेजिंग कहती है कि ठीक है फिर अब आपकी बारी है, अब आप मुझे अपने और ली के बारे में बताओ। ली को इस बारे में पता है कि नहीं कि आपका पहले से ही बॉयफ्रेंड है और आपकी शादी होने वाली है। तो बाई से बताती है कि कल रात मेरा ब्रेकअप हो गया। तो हेजिंग कहती है कि कल आपकी डेटिंग का 99th डे था। आंटी आखिर आप बार बार ब्रेकअप क्यों करती रहती हो, कम से कम इस बार आपको 100 डे तो कर ही लेने चाहिए थे। तो बाई से बताती है कि उसने मुझे चीट किया है, उसका किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। फिर हेजिंग भी अपनी आंटी का साथ देने लगती है कि हाँ वो ही बहुत ही बुरा है, आपके 99 डे वेस्ट हो गए। और फिर वो पूछती है कि क्या आप अपने ब्रेकअप की वजह से अपसेट नहीं हो। तो बाई कहती है कि मैं बिल्कुल भी अपसेट नहीं हूँ, बल्कि मैं तो इस बारे में सोच रही हूँ कि क्या मैं इतनी ज्यादा डोमिनियरिंग हूँ कि कोई भी मुझे झेल नहीं पाता है। तो हेजिंग कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, वही लोग अच्छे नहीं है और वो लोग मेरी आंटी को डिजर्व ही नहीं करते। तो बाई कहती है कि हाँ तुम एकदम सही कह रही हो, ली भी मुझसे यही कह रहा था कि वो लोग मुझे डिजर्व नहीं करते। तो हेजिंग पूछती है कि आंटी फिर आप ली को एक्सेप्ट करने वाली हो या नहीं।
तो बाई कहती है कि हाँ, ली बहुत ही गुड लुकिंग है और अच्छी फैमिली से भी बिलोंग करता है और काम भी अच्छे से करता है और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल मैन भी है, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो मुझे बहुत ही ज्यादा लाइक करता है, तो उसे रिजेक्ट करना तो बिल्कुल भी नहीं बनता। फिर हेजिंग अपसेट हो जाती है। तो बाई कहती है कि लेकिन अगर मैं और ली डेट करना स्टार्ट कर देंगे तो उसे तुम्हारे बारे में भी पता लग जाएगा कि तुम लाइव स्ट्रीमर हो, और फिर वो गू को भी बता देगा और इस बारे में तुम मुझसे छुपा नहीं पाओगी, और उन दोनों को भी पता लग जाएगा कि हम दोनों रिलेटिव हैं, यानी कि मुझे तुम्हारे लिए अपनी इस रिलेशनशिप को छोड़ना होगा। फिर हेजिंग कहती है कि आंटी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मैं थोड़ी अपसेट जरूर हो गई थी ये बात को सुनकर, लेकिन अगर आप सच में ली की गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाई कहती है कि लेकिन क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारे क्रश को तुम्हारा सीक्रेट पता लग जाएगा? तो हेजिंग कहती है कि हाँ है, लेकिन कम से कम आप तो खुश हो जाओगी। तो बाई कहती है कि लेकिन अगर वो तुमसे गुस्सा हो गया और तुम्हें भूल गया तो हेजिंग कहती है कि मैं रियलिटी एक्सेप्ट कर लूंगी। बाई कहती है कि अरे इतना सोचना बंद करो, तुम दोनों रिलेशनशिप में इतने आगे तक पहुंच चुके हो कि वो तुम्हें घर तक छोड़ने आ रहा है, तो आखिर मैं ऐसी चीजें करके तुम्हारा रिलेशनशिप खराब क्यों करूंगी? तो हेजिंग कहती है कि आंटी आपको मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो बाई कहती है कि ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, मैं ली की गर्लफ्रेंड इसलिए नहीं बनूंगी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा चाइल्डिश है और मुझसे कितना ज्यादा छोटा भी है, तो आखिर मैं उसकी गर्लफ्रेंड कैसे बन सकती हूँ? और अभी मैं जो उसकी तारीफ कर रही थी वो सब झूठ था। फिर हेजिंग गुस्सा हो जाती है और तभी बाई को उसके एक्स बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है और वो एक बॉक्स खोलकर हेजिंग को सारे पर्स वगैरह दिखाने लगती है और उसे कहती है कि अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो, नहीं तो मैं इन गिफ्ट्स को फेंक दूंगी। तो हेजिंग कहती है कि मुझे चाहिए। फिर उसकी आंटी यहाँ से चली जाती है और हेजिंग इस बारे में सोचने लगती है कि क्या सच में गू उसे लाइक करता है या नहीं, क्योंकि उसकी आंटी ने तो उसे बोली है कि वो उसे पक्का लाइक करता है। तो हेजिंग सोच रही होती है कि क्या मैं सच में इतनी लकी हूँ कि मैं जिसे लाइक करती हूँ वो भी मुझे लाइक करता है। और यहाँ दूसरी तरफ बाई अपने रूम में अपने ब्रेकअप की वजह से रो रही होती है और फिर हम हेजिंग को देखते हैं जो कि गू का पोस्ट देख रही होती है। वो सोचती है कि मुझे सारे अल्फाबेट्स आते हैं लेकिन आखिर मुझे सारे लेटर समझ क्यों नहीं आ रहे। और यहाँ पर ली टीवी देख रहा होता है और गू अपने पोस्ट देखकर सोचता है कि आखिर कोई भी मेरे पोस्ट को लाइक क्यों नहीं कर रहा। तो ली इसकी बातें सुनकर कहता है कि अच्छा तो तूने कुछ पोस्ट किया है, रुक मैं लाइक करता हूँ। और फिर वो उसे लाइक करके दिखाता है। तो गू कहता है कि लेकिन सिर्फ एक ही लाइक से क्या होगा। तो ली कहता है कि तू हमेशा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहता है ना, तो इतनी आसानी से लाइक्स कैसे मिलेंगे। तो गू से पूछता है कि अगर कोई लड़की मेरा पोस्ट इग्नोर करे, उसे लाइक न करे, तो इसका क्या मतलब है। तो ली कहता है कि अब मुझे समझ आया कि तू इतना परेशान क्यों हो रहा था, क्योंकि हेजिंग ने तेरे पोस्ट को लाइक नहीं करी। और फिर ली कहता है कि रुक मैं तेरे को सिखाता हूँ कि तेरे को क्या करना चाहिए। और फिर वो वही पोस्ट वाले आर्टिकल को हेजिंग को भेज देता है और गू को समझाता है कि अब तेरे को बहाना बनाना होगा। और फिर जैसे ही मैसेज हेजिंग देख लेती है तो गू से कहता है कि मैं ये ली को भेज रहा था और मैंने गलती से तुम्हें भेज दिया। और वो उसे बताती है कि मैंने ये आर्टिकल कब का पढ़ ली थी और मुझे बहुत ही नॉलेजेबल लगा। तो पूछता है कि तुम्हें कौन सा पार्ट ज्यादा नॉलेजेबल लगा। हेजिंग सोचती है कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, आखिर मैं बताऊंगी क्या, और अगर मैंने ऐसा बोल दी तो बॉस मुझे पूरी रात कहीं क्लास न देखने लग जाए। फिर नेक्स्ट डे हेजिंग कंपनी में आने के बाद गू को विटामिन सी की पिल्स दे देती है और उसे कहती है कि इससे स्ट्रेस रिलीफ होगा। फिर गू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और इसे एक डॉक्यूमेंट देता है और बताता है कि वही आर्टिकल है जो कल मैंने पोस्ट किया था। तुमने बोली थी ना कि तुम्हें काफी नॉलेजेबल लगा, तो तुम इसे पढ़कर और भी ज्यादा अच्छे से नॉलेज ले सकती हो। और फिर जल्दी से यहाँ पे लिया जाता है और वो जानबूझ के बोलने लगता है कि ये आर्टिकल तो तुमने कल पोस्ट किया था ना, तो आखिर तुम इसे हेजिंग को क्यों दे रहे हो। फिर हेजिंग कहती है कि अरे हाँ बॉस, आप तो ये कल ली को देना चाहते थे ना, तो मैं इसे ली को दे देती हूँ। गू जल्दी से हेजिंग को बाहर जाने के लिए बोलता है और फिर ली गू से कहता है कि मैंने अब तेरे लिए और भी ज्यादा आइडिया बनाया हूँ। और फिर ली इसे एक पेपर देता है और कहता है कि अब तू अपने हिसाब से हेजिंग को मार्क्स दे और फिर तेरे को पता लग जाएगा कि तू उसे कितना परसेंट लाइक करता है। फिर लेके जाने के बाद गू अपना पॉइंट्स देने के काम में लग जाता है और हेजिंग बाहर अपना फोटोज लेने के लिए गई होती है। फिर ये पूरा पेपर फिल करने के बाद गू बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है और तभी इतने में इसे ली का मैसेज आता है कि कितने पॉइंट्स हुए। फिर गू गुस्से में इस पेपर को मोड़ के यहीं पर ही फेंक देता है और फिर वो बाहर जाकर अपने एम्प्लॉय से इस बारे में पूछता है कि आखिर हेजिंग कहाँ पर है। वो लोग बताते हैं कि वो तो फोटोज लेने के लिए बाहर गई है और फिर से कहने लगते हैं कि वैसे बॉस आज आपका बर्थडे है तो आज हम सभी रिलैक्स होने के लिए बाहर चलेंगे। फिर गू का असिस्टेंट हेजिंग को भी इस बारे में कॉल करके बता देता है कि आज बॉस का बर्थडे है तो हम सभी सेलिब्रेट करने के लिए बाहर चलेंगे। फिर ये जानने के बाद कि गू का आज बर्थडे है, हेजिंग जल्दी से गिफ्ट खरीदने जाती है। फिर इसके बाद ये सभी गू का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बाहर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर हेजिंग भी गू को हैप्पी बर्थडे विश करती है। फिर ये सभी डिसाइड करते हैं कि क्यों ना बॉडी लैंग्वेज वाला गेम खेले। अब इस गेम में गू और हेजिंग को साथ मिलके एक्शन करना होता है और सभी लोगों को पहचानना होगा कि आखिर वो लोग किस चीज की एक्शन कर रहे हैं और वो लोग क्या एक्शन करने वाले हैं ये ली डिसाइड कर रहा होता है। और वो तो इन दोनों को सेट करने के लिए अच्छे अच्छे वर्ड्स दे रहा होता है। पहले तो वो हार्ट्स वाला वर्ड देता है तो ये दोनों सेम वैसे ही करते हैं और फिर ली दूसरा ये देता है कि उन लोग को किस करना है
और फिर हेजिंग और गू बहुत ही शर्मा रहे होते हैं कि आखिर वो इस चीज का एक्शन कैसे करेंगे। फिर ये दोनों कैसे कैसे करके एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं और हेजिंग भी बहुत ही एक्साइटेड होती है कि गू से किस करने वाला है। पर तभी इतने में एक एम्प्लॉय बोल देता है कि ये किस है और इस वजह से गू और हेजिंग की किस कैंसिल हो जाती है। और फिर सभी उसको चिल्लाने लगते हैं कि उन लोगों को पता था कि ये किस है, पर सभी मिले हुए थे उन दोनों को सेट करने के लिए। और वो बेचारा चिल्ला रहा होता है कि आखिर मैंने सही आंसर दिया फिर भी तुम लोग मुझे मार क्यों रहे हो। और यहाँ पर गू और हेजिंग भी बहुत ही शर्मा रहे होते हैं। फिर गू काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और ली हेजिंग से कहता है कि अब तुम ही इसे घर छोड़ कर आओगी, ठीक है। फिर इसके बाद हेजिंग गू को उसके घर तक ले आती है और वो फिर से पासवर्ड रॉन्ग ट्राई कर देती है, तो गू उसकी हेल्प कर रहा होता है पासवर्ड डालने में। और फिर वो उसको लेकर साथ में घर में आ जाता है और उसके काफी क्लोज आ रहा होता है। फिर जल्दी से हेजिंग इसके पास से हट जाती है और इसे पानी निकाल के देने लगती है। तो वो जबरदस्ती हेजिंग को साइड में बैठाता है और कहता है कि रुको मैं तुम्हारा बाल बनाता हूँ। पिछली बार मैंने बन अच्छा नहीं बनाया था और इस बार मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। फिर बन बनाने के बाद वो सामने आकर भी उसका बाल सही कर रहा होता है और उसके इतना क्लोज आने पर हेजिंग सोच रही होती है कि ये मेरा बॉस है और मुझे इसे मना नहीं करना चाहिए। और वो भी इसे किस करने के लिए अपनी आंखें बंद करी होती है। अभी गू से कहता है कि चलो अब मैं तुम्हारी फोटोज लेता हूँ सभी को दिखाने के लिए कि मैंने कितना अच्छा बन बनाया है। तो हेजिंग इसे कहने लगती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और वो इससे मोबाइल लेने की कोशिश कर रही होती है और तभी गू हेजिंग के ऊपर ही गिर जाता है। और फिर हेजिंग गू से पूछ ही लेती है कि बॉस क्या आप मुझे लाइक करते हो। तो वो इसका जवाब देने के बजाय उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो। तो हेजिंग बताती है कि जब मैंने आपको पहली बार देखी थी तभी से मैं आपको लाइक करने लग गई थी और फिर आपके साथ टाइम स्पेंड कर करके मैं आपको और भी ज्यादा लाइक करने लग गई। और फिर वो गू से भी उसका जवाब पूछ रही होती है, पर गू तो इतना ड्रंक होता है कि वो बिल्कुल होश में नहीं होता और वो सो जाता है। फिर इसके बाद हेजिंग इसे कितनी मुश्किलों से उठाती है और फिर इसे ब्लैंकेट से कवर कर देती है और कहती है कि बॉस आप मुझे कुछ जवाब नहीं दे रहे हो तो इसका मतलब मैं हाँ समझूंगी कि आप भी मुझे लाइक करते हो, ठीक है। फिर यही सोचकर हेजिंग बहुत ही खुश होती है और फिर वो हॉस्टल में आने के बाद भी अपने बाल को देखकर गू को याद कर रही होती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब गू की नींद खुलती है तो उसका सर दुख रहा होता है और उसे रात का कुछ याद ही नहीं होता। तभी यहाँ पर ली आ जाता है और गू से पूछता है कि कल रात तू घर नहीं आया था। तो ली कहता है कि कल मैं तुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। और फिर वो पूरे घर में अच्छे से देखता है और पूछता है कि हेजिंग कहाँ पर है। तो गू इससे पूछता है कि क्या वो यहाँ पर आई थी। तो ली कहता है कि क्या तुझे इतना भी याद है कि कल रात तू बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो गया था और हेजिंग कल तुझे घर छोड़ने आई थी। तो गू से पूछता है कि फिर हेजिंग कहाँ पर है। तो ली कहता है कि आखिर ये मुझे कैसे पता होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कल तूने ड्रंक हालत में कुछ गलत हरकत किया जिसकी वजह से वो गुस्सा होकर यहाँ से चली गई होगी। तो गू कहता है कि आखिर मैं ड्रंक हालत में अगर ऐसे कुछ भी करूंगा तो मुझे पता तो चलेगा ना। तो ली कहता है कि चल तूने कुछ किया नहीं लेकिन तूने क्या पता कुछ बोल दिया हो। फिर गू इस बारे में सोचने लगता है और उसे याद आता है कि कल हेजिंग उसे घर छोड़ने आई थी और उसने उसे पूछ लिया था कि वो उसे लाइक करती है या नहीं। फिर ली से पूछता है कि यानी तुझे कुछ याद आया, कहीं तूने उससे अपनी फीलिंग्स तो नहीं कन्फेस कर लिया। तो अच्छा ये भी याद कर कि आखिर उसने तुझे क्या जवाब दी। तो गू याद ही नहीं कर पाता और इसे कहता है कि ये तो अब मैं भी जानना चाहता हूँ। और यहाँ दूसरी तरफ हम हेजिंग को देखते हैं जो कि सभी से पहले कंपनी पहुंचती है और वो जल्दी से आकर गू के ऑफिस में गिफ्ट बॉक्स रख रही होती है और सोचती है कि कल तो मैं गिफ्ट देना ही भूल गई थी। और फिर वो सोचती है कि अगर मैं इसे सामने सामने रखूंगी तो सबको ही देख लेगा और फिर मेरे बारे में गॉसिप करेंगे। फिर वो बॉक्स को जाकर अच्छे से छुपा देती है और फिर यहाँ से जा रही होती है। तभी हेजिंग वो पेपर देख लेती है जिसमें गू ने उसे पॉइंट्स दिया हुआ था। हेजिंग उस पे अपना बर्थ डेट देखकर समझ जाती है कि ये उसके लिए ही है और फिर हेजिंग को बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि सारे पॉइंट्स उसने बहुत ही कम दिया है और टोटल भी पासिंग नहीं हो रहा है, सिर्फ 36 है। फिर इसके बाद हेजिंग अपसेट होकर यहाँ से चली जाती है और सभी एम्प्लॉयज भी यहाँ पर काम करने आ जाते हैं और हेजिंग इसी बारे में सोचकर बहुत ही अपसेट होती है कि क्या मैं गू की नजर में इतनी ज्यादा बुरी हूँ। फिर इसके बाद गू भी कंपनी में आ जाता है और हेजिंग उसे देखकर जल्दी से कैंटीन में आ जाती है और तभी से यहाँ पर इसकी दी हुई विटामिन सी की टैबलेट भी दिख जाती है और हेजिंग को ये देखकर बहुत ही बुरा लगता है कि गू ने ये किसी और को दे दिया। तभी सीसी यहाँ पर आकर कहने लगता है कि कल रात बॉस और तुम्हारे बीच क्या हुआ। तो हेजिंग तो इससे रोते हुए कहती है कि अब मेरे और बॉस के बारे में तुम लोग बोलना बंद कर दो क्योंकि हमारे बीच सच में कुछ नहीं है और कल रात बॉस ड्रंक थे और कुछ भी रियल नहीं था। फिर इसके बाद ये लोगों ने जो रोबोट तैयार किया होता है उसका ये लोग एक्सपेरिमेंट करने जा रहे होते हैं और गू यहाँ पर हेजिंग को देख रहा होता है कि वो क्या कर रही है और वो तो उसे देखकर इग्नोर करने लगती है। तो सभी उससे पूछने लगते हैं कि आखिर वो इतनी अपसेट क्यों है। तो हेजिंग बताती है कि मेरे फेवरेट विटामिन सी की गोली खत्म हो गई थी इसलिए। और फिर वो जल्दी से बाहर आ जाती है तो गू इसे ऑफिस में बुलाता है और फिर जो उसने विटामिन सी की गोली जो उसे दी थी वो उसे देने लगता है। ये देखकर हेजिंग बहुत ही खुश हो जाती है कि बॉस ने मेरा दी हुई चीज किसी और को नहीं दी। और फिर गू तो इस विटामिन सी की और भी बॉक्सेस मंगवा लेता है। तभी असिस्टेंट गू को बुलाने आता है कि अब उसे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना चाहिए। फिर ये लोग इस रोबोट का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं तो वो रोबोट पहले 3 क्वेश्चंस को सही से हैंडल कर लेता है और फिर अचानक से रोबोट में कुछ खराबी आ जाती है और उसमें से धुआं निकलने लगता है। फिर ये सभी जल्दी से पावर कट करते हैं पर इसका इंजन तो पूरा खराब हो चुका होता है। और फिर इसके बाद गू ली के साथ मिलकर डिस्कस कर रहा होता है कि आखिर रोबोट में क्या खराबी आई है और उन लोग कैसे ठीक करेंगे।
और यहाँ पर सीसी और ऐसी 2-3 एम्प्लॉइज परेशान हो रहे होते हैं और वो लोग गिव अप कर रहे होते हैं। तो असिस्टेंट सभी को समझाता है कि आखिर हम ऐसे कैसे गिव अप कर सकते हैं, जैसे हमारे लो टाइम पे बॉस ने हमारा साथ दिया था और हमारे साथ काम किया था, तो हमें भी उनके ऐसे वक्त पे उनका साथ देना चाहिए। और फिर हेजिंग भी सभी से कह रही होती है कि हाँ, हमें बॉस पे बिलीव रखना है। और यहाँ पर गू ली से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं 3 दिन में इस इंजन को सही करने का सॉल्यूशन निकाल लूंगा। और तभी यहाँ पर हेजिंग का फ्रेंड उसे पिक करने आया होता है। ये देखकर ली गू से कहता है कि देख, तेरा लव राइवल भी है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हेजिंग अपने फ्रेंड चैन के साथ बाहर आइसक्रीम खाने गई होती है और वो इसे इस बारे में बता रहा होता है कि वो लाइव स्ट्रीमिंग कंपटीशन में इस बार 13 रैंक पर आई है। ये सुन के हेजिंग शॉक हो जाती है कि वो तो 10 रैंक से भी बाहर हो गई। फिर चैनी से कहता है कि वैसे अभी भी फिक्र करने वाली बात नहीं है, अगर तुम मंगमंग के साथ नेक्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग कंपटीशन में जीत जाओ तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, तुम वापस अपने फैंस गेन कर लोगी। तो हेजिंग से कह रही होती है कि लेकिन मैं पिछली बार जो मंगमंग के साथ कंपटीशन में हार गई थी, तो अब उसके लिए नेक्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग में वो मुझे पनिशमेंट देने वाली है। तो चैन कहता है कि फिर तुम्हें वो पनिशमेंट सहना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि गो इन दोनों को ही देखकर बहुत ही ज्यादा जेलस हो रहा होता है और चैन हेजिंग से पूछता है कि क्या हुआ, आज तुम इतनी ज्यादा अपसेट क्यों? तो हेजिंग इसे बताती है कि हमारे कंपनी का प्रोजेक्ट फेल हो गया। तो चैन कहता है कि आखिर इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? तो हेजिंग कहती है कि अगर मैं वहाँ पर काम करती हूँ तो ऑफ कोर्स इससे मेरा भी लेना देना है। तो चैन इसके सर पे मार के कहता है कि तुम्हें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरों के। और तभी यहाँ पर ली भी पहुंच जाता है और गू को जेलस होते हुए देखकर उसे कहता है कि अगर तुझे ये ड्रिंक नहीं पीना तो ला मुझे दे दे। और ये दोनों देख रहे होते हैं कि वो दोनों कितनी ज्यादा हंसी खुशी बातें कर रहे हैं। गू से पूछता है कि क्या तुझे सच में लगता है कि हेजिंग मुझे लाइक करती है? तो ली कहता है कि मेरा जितना डेटिंग एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से तो मैं श्योर हूँ कि वो तुझे लाइक करती है, लेकिन अगर तू इतना स्लो रहेगा ना तो वो अपना माइंड चेंज कर लेगी और क्या पता तेरा लव राइवल ही उसे ज्यादा पसंद आ जाए और वो तुझे भूल जाए। तो एक काम कर, दोनों को ऐसे ज्यादा बातें मत करने दे और जाके हेलो तो बोल। तभी यहाँ पर स्टाफ हेजिंग और चैन को बताती है कि किसी पर्सन ने इन लोग के लिए मिल्क शेक ऑर्डर कर दिया। फिर ये दोनों सोचने लगते हैं कि कौन है वो अच्छा बंदा जिसने मिल्क शेक ऑर्डर कर दिया इन लोग के लिए। और ली और गू यहाँ से जा रहे होते हैं और ली से कहता है कि मैंने तुझे बात करने के लिए बोला था और तूने बस उन लोग के लिए मिल्क शेक ऑर्डर कर दिया, आखिर ये करने का क्या मकसद था? तो गू कहता है कि ऑफ कोर्स वो मेरी एम्प्लॉय है तो उसका बिल तो मैं पे कर ही सकता हूँ। फिर इसके बाद जब हेजिंग अपनी कंपनी आती है तो गू इसे बात करने के लिए ऑफिस में बुलाता है और उसे पूछता है कि आखिर तुम काम के टाइम पे बाहर कहाँ गई थी? तो हेजिंग कहती है कि बॉस सॉरी, मैं काम के टाइम पर अपने फ्रेंड से बाहर मिलने चली गई थी, लेकिन मैं अगली बार से ऐसा नहीं करूंगी। तो गू पूछने लगता है कि आखिर वो तुम्हारा कितना अच्छा फ्रेंड है और तुम लोग कितने क्लोज हो। तो हेजिंग ये सुन के शॉक हो जाती है कि आखिर वो इसका क्या जवाब देगी। फिर गू जल्दी से टॉपिक चेंज करते हुए कहता है कि अगली बार से ऐसे काम के टाइम पे बाहर मत जाना। फिर हेजिंग ऐसे जाने लगती है तो गू से कहता है कि तुम भूलना मत, आज ऑफिस के बाद मैं तुम्हारी स्टडी में हेल्प करूंगा। तो हेजिंग कहती है कि बॉस मैं जानती हूँ कि आज आप काम में काफी ज्यादा बिजी हो तो आपको मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं है। तो गू कहता है कि नहीं, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें पूरे फुल मार्क्स लाने में हेल्प करूंगा। फिर इसके बाद सभी एम्प्लॉइज ली से इस बारे में पूछ रहे होते हैं कि आखिर इंजन में क्या प्रॉब्लम है। ली अपने मन में सोचता है कि गू ने मुझे इन लोगों को बताने से मना किया है तो आखिर मैं इन लोगों को क्या बोलूं। फिर वो कोई भी बहाना बना लेता है और इन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को गू पे बिलीव रखना चाहिए, वो इस इंजन को ठीक करने की प्रॉब्लम जरूर सॉल्व कर लेगा। तभी हेजिंग भी यहाँ पर आकर कहने लगती है कि हाँ, मुझे भी पूरा यकीन है। फिर इसके बाद हेजिंग गू को काम करते हुए देख रही होती है और वो असिस्टेंट से पूछती है कि अगर गू इस प्रोजेक्ट में फेल हो गया तो क्या उसे बहुत ही बुरा लगेगा। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस के लिए ये प्रोजेक्ट उनका करियर ही नहीं बल्कि उनका ड्रीम भी है। फिर इसके बाद हेजिंग गू का वेट कर रही होती है और वो वही पॉइंट्स वाला नोट देखते हुए सोचती है कि अब मुझे ज्यादा सपने नहीं देखने चाहिए, गू मुझे लाइक नहीं करता है और उसके दिल में मेरे लिए बस इतने ही पॉइंट्स है। फिर गू भी यहाँ पर आके बैठ जाता है और वो हेजिंग से पूछता है कि कल मैं बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो गया था तो कहीं मैंने तुमसे कुछ कह तो नहीं दिया था। तो हेजिंग अपने मन में सोचती है कि तुमने वही कहा जो तुम्हें नहीं कहना चाहिए था और हरकत भी वही की जो नहीं करनी चाहिए थी और लगता है अब बॉस को होश आ गया है और उन्हें रिग्रेट हो रहा है। और फिर हेजिंग गू से कहती है कि बॉस आपने कुछ नहीं कहा था। फिर गू पूछता है कि क्या सच में मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे पता चला कि तुम ही ने मुझे घर छोड़ी थी। तो हेजिंग कहती है कि मैं आपको घर के बाहरी तक छोड़कर चली गई थी और वो सोचती है कि मुझे सच बताना चाहिए या नहीं, लेकिन अगर मैंने सच बता दी तो हम दोनों के बीच में सारी चीजें ऑकवर्ड हो जाएगी। फिर गू से कहता है कि कल वीकेंड है और कल तुम्हें मेरे साथ एक जगह पे चलना होगा। फिर नेक्स्ट डे गू हेजिंग के साथ उसके कॉलेज आ जाता है और सभी स्टूडेंट्स गू को देखते हुए बातें कर रहे होते हैं कि आखिर ये हैंडसम सा लड़का इन लोग के कॉलेज में क्या कर रहा है। अभी हेजिंग सामने से अपनी मैथ्स टीचर को आते देखकर गू के पीछे छुपने लगती है, पर तभी भी हेजिंग की टीचर उसे देख लेती है और उसे चिल्लाने लगती है
कि एक तो मैथ्स में उसके कम मार्क्स आए और उसकी टीचर उसे मनाने आई थी कि वो उसे पास कर दे। हेजिंग की मैथ्स टीचर उसे समझाने लगती है कि मैथ्स आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर तुम मैथ्स में वीक हो यानी कि तुम में लॉजिक की कमी है। और ऐसी उसकी टीचर और भी सारी बातें सुना रही होती है और गू उनका साथ दे रहा होता है। और फिर गू हेजिंग की टीचर से बात करने के लिए साइड में जाता है और उनसे कहता है कि मैं इसकी फैमिली हूँ। तो टीचर कहती है कि क्या आप हेजिंग के अंकल हो? तो गू कहता है कि नहीं, मैंने कहा ना मैं बस फैमिली हूँ। और फिर गू हेजिंग की टीचर से इस बारे में पूछ रहा होता है कि आपको क्या लगता है कि आखिर हेजिंग के इतने कम मार्क्स कैसे आए? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी को डेट कर रही है इसलिए पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रही? तो मैथ्स टीचर को भी लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। और फिर टीचर बताने लगती है कि हेजिंग एक लड़के से काफी ज्यादा बात करती है, पर मुझे नहीं लगता कि ये दोनों डेट कर रहे होंगे। फिर ये सुनने के बाद गू हेजिंग की तरफ ही देख रहा होता है और हेजिंग सोचती है कि क्या ये दोनों मिलकर मेरी बुराई कर रहे हैं। फिर इसके बाद गू हेजिंग को लेकर उस क्लास में आ जाता है जहाँ पर उसके एग्जाम्स होते हैं। तभी ये इसे पूछ लेती है कि बॉस आखिर मेरी टीचर आपसे क्या कह रही थी? तो गू कहता है कि हम ये डिस्कस कर रहे थे कि आखिर तुम्हारे इतने खराब मार्क्स कैसे आ रहे। ये सुनकर हेजिंग कहती है कि शायद मैं स्टूपिड हूँ इसलिए। गू कहता है कि तुम्हारी टीचर को शक है कि तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पे नहीं बल्कि कोई और चीज पर है। तो हेजिंग डर जाती है कि कहीं टीचर को पता तो नहीं चल गया कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग करती हूँ और कहीं टीचर ने बॉस को भी इस बारे में तो नहीं बता दी। फिर गू पूछता है कि क्या तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है और रिलेशनशिप की वजह से ही तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे? तो हेजिंग कहती है कि मैं कोई रिलेशनशिप में नहीं हूँ। और फिर वो बहुत ही खुश होकर पूछती है कि यानी टीचर ने आपसे ये कहा कि मेरा पढ़ाई पे ध्यान इसलिए नहीं है क्योंकि मैं रिलेशनशिप में हूँ? फिर गू फिर से पूछता है कि तुम रिलेशनशिप में हो या नहीं हो? तो हेजिंग कहती है कि मैं नहीं हूँ, आखिर मैं पूरा दिन काम करती हूँ तो मुझे ये सब करने का टाइम कहाँ मिलेगा? फिर गू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और इसे कहता है कि अब 3 दिन बाद तुम्हारे एग्जाम्स है, तो चलो मैं तुम्हारा एक टेस्ट लेता हूँ पूरे 90 मिनट्स का। बताओ तुम कॉन्फिडेंट हो कि नहीं कि तुम 100 में से 100 मार्क्स लाओगी? तो हेजिंग पूछती है कि अगर मेरे पूरे मार्क्स नहीं आए तो आपको क्या बहुत ही डिसअपॉइंटेड फील होगा? तो गू कहता है कि अभी तो एग्जाम स्टार्ट भी नहीं हुआ और तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो हेजिंग तुरंत ही एग्जाम लिखना स्टार्ट करती है और फिर गू पेपर चेक करके उसे बताता है कि मैंने अच्छे से चेक किया। फिर हेजिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है देखकर कि उसे 100 मार्क्स मिल गए। और फिर वो गू से कहती है कि ये पहली बार है कि मुझे मैथ्स में इतने ज्यादा मार्क्स मिले। फिर गू से पूछता है कि तुम मेरा थैंक्स करने के लिए क्या करोगी? और हेजिंग तो कुछ जवाब ही नहीं दे पाती है और तभी इतने में गू को किसी का कॉल आता है और वो कहता है कि सॉरी आज मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ काम है। तो गू की बात सुनकर हेजिंग सोचती है कि लगता है बॉस मेरी वजह से अपने काम को मना कर रहे जबकि वो तो कितना बिजी है। और फिर हेजिंग जल्दी से जाकर गू से कहती है कि बॉस थैंक यू अब तक मेरी स्टडी में हेल्प करने के लिए, लेकिन अब से आप फ्री हो क्योंकि 3 दिन बाद मेरे एग्जाम्स है और अब से मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। और बॉस अब आपका मिशन कंप्लीट हो गया है तो आप खुश होंगे ना? तभी इतने में हेजिंग की फ्रेंड यहीं पर ही आ रही होती है और वो बाहर खड़े होकर इन दोनों को देखने लगती है। गू हेजिंग से कहता है कि अभी भी तुम कुछ क्वेश्चंस में बहुत ही वीक हो। तो हेजिंग कहती है कि जरूरी नहीं है कि मैं फुल मार्क्स लाऊं और बॉस आप कितने ज्यादा बिजी रहते हैं तो मेरी वजह से अपने काम को मत हटाओ। ये सब सुनकर गू तो बस इसे देखे जा रहा होता है और हेजिंग सोच रही होती है कि प्लीज मुझे ऐसे मत देखो, नहीं तो अभी मैंने जो भी बोली हूँ मुझे रिग्रेट फील होगा। तभी इतने में जल्दी से हेजिंग की फ्रेंड यहाँ पर भाग के आ जाती है और वो उसे पूछती है कि यही तुम्हारे बॉस है क्या जिसकी तुम बात कर रही थी? फिर यांग हैंडशेक का हाथ बढ़ाते हुए गू को हैंडसम बॉस कह रही होती है और वो इसे हैंडशेक नहीं करता। तभी इतने में यहाँ पर हेजिंग का फ्रेंड चैन आ जाता है और उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम कहाँ पर थी, मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। हेजिंग उसे पूछती है कि क्या काम है? तो चैन कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं बता सकता। चैन गू को देखकर पूछता है कि क्या ये वही पर्सन है जिसे तुम लाइक करती हो? तो हेजिंग इसे कहती है कि तुम स्लो बोलो और गू चैन को देखकर याद कर रहा होता है कि यही वो लड़का है जिससे हेजिंग मिला करती है और उसे काफी सारी बातें करती है। और फिर यहाँ पर हेजिंग चैन को यहाँ से लेके जाने लगती है और कहती है कि बॉस मुझे कुछ काम है तो मैं जा रही हूँ। तो गू इसे रोककर पूछता है कि क्या सच में ये लास्ट लेसन था? अभी इतने में चैन कहने लगता है कि मैं हेजिंग का बहुत ही अच्छा फ्रेंड हूँ और मैं इकोनॉमिक्स मेजर का हूँ और मेरी मैथ्स काफी ज्यादा अच्छी है, तो ये हेजिंग को अगर हेल्प की जरूरत होगी तो मैं इसकी हेल्प कर दूंगा। फिर गू को हेजिंग के टीचर की भी बात याद आ रही होती है कि गू एक लड़के से बहुत ही ज्यादा क्लोज है। फिर गू इसे ठीक है बोलकर यहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद यहाँ से जाते हुए चैन हेजिंग को उसकी कॉम्पिटिटर मंगमंग के बारे में बता रहा होता है, पर हेजिंग का ध्यान तो कहीं और ही होता है। तो चैन से कहता है कि क्या तुम उसी लड़के के बारे में अभी भी सोच रही हो? देखो तुम्हें अपने करियर पे ध्यान देना होगा। अगर तुम कंपटीशन में नहीं जीतोगी और एक फेमस लाइव स्ट्रीमर नहीं बनोगी तो अपनी मॉम को इस बारे में कैसे बताओगी? हेजिंग तो रोने लगती है और कहती है कि मैं बहुत ही ज्यादा वीक हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती और मैं बस रोज प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती हूँ और तुम्हें परेशान करती रहती हूँ। तो चैन से कहता है कि पिछली बार आखिर लाइव स्ट्रीमिंग के टाइम पर तुमने इतना खराब तरीके से गाना क्यों गाई थी और तुम्हारे बीच में कंपटीशन छोड़ने की वजह से ही तुम हार गई थी, इसलिए अब तुम्हें मंगमंग की तरफ से पनिशमेंट झेलना ही होगा और फिर उससे कंपटीशन भी जीतना होगा। तो हेजिंग कहती है कि पिछली बार सिचुएशन ही बहुत ही स्पेशल थी। तो चैन कहता है कि मैं सब समझ रहा हूँ, तुम अपने बॉस के साथ थी। फिर हेजिंग पूछने लगती है कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम मेरे ऊपर पॉइंट्स दो तो तुम मुझे टोटल कितने पॉइंट्स दोगे? तो चैन से कहता है कि क्या तुम सच सुनना चाहती हो? तो हेजिंग कहती है कि रहने दो, मैं जानती हूँ कि तुम क्या कहोगे। ऐसा बोलकर वो भाग जाती है।
तो चैन उसके पीछे जाता है और फिर हेजिंग इसे सब कुछ बता देती है कि गू ने बस उसको 36 मार्क्स दिया। तो ये कहता है कि इतने कम मार्क्स कोई कैसे दे सकता है, अगर मैं उसकी जगह होता ना तो तुम्हें फुल मार्क्स देता। तो हेजिंग कहती है कि मुझे कंफर्ट मत करो, मैं वैसे भी इस पर्सन से मिलकर बहुत ही खुश हूँ कि मैं उसे बहुत ही लाइक करती हूँ। मैं इतनी लकी हूँ कि मुझे रोज उसे देखने का मौका मिलता है, और स्टार्टिंग में तो मैंने सोची थी कि मैं उसे बस देख भी लूंगी तो मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी, और फिर धीरे धीरे वो मेरी फीलिंग्स की केयर करने लग गया और सभी के सामने मेरी साइड लेने लग गया, और मेरी स्टडी में भी काफी हेल्प की, इसलिए मैं काफी लालची हो गई थी और सपने देखने लग गई कि शायद वो भी थोड़ा बहुत मुझे लाइक करने लग जाए। और उस दिन वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक था, मैं उसे घर छोड़ने गई थी और उसने जो मुझे कहा और जो मेरे साथ किया, ये सुनकर चैन शॉक होता है और कहता है कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया और क्या कहा। तो हेजिंग कहती है कि अरे कुछ नहीं किया, बस मैंने सब कुछ गलत समझ ली और शुरू से अब तक मैं सब कुछ गलत ही समझते आ रही हूँ। और फिर जब मैंने उस पॉइंट्स वाले नोट को देखी तो मैं होश में आ गई कि मैं तो वो पर्सन हूँ जो बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है, ब्यूटीफुल नहीं है और बहुत ही कमजोर है, और मैं तो बस लाइव स्ट्रीमिंग में अच्छी हूँ, तो आखिर मुझे कौन लाइक करेगा। तो चैन इसके सामने गू की बुराई करने लगता है कि वो बहुत ही खराब है और तुम ऐसा मत सोचो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि उसके जैसा बंदा तुम्हारी लाइफ में नहीं आया। तो हेजिंग हंसने लगती है और उसे मार के कहती है कि मेरे बॉस के बारे में बुराई मत करो। तो चैन कहता है कि उसने तुम्हें सिर्फ 36 पॉइंट दिया और तुम अभी भी उसकी साइड ले रही हो। तो हेजिंग कहती है कि ये मेरी प्रॉब्लम है कि मैं उसे डिजर्व नहीं करती, और फिर वो चैन से कहने लगती है कि दिल टूटना कितना ज्यादा बुरा होता है, तो आखिर सभी लोग डेटिंग को इतना क्यों पसंद करते हैं। तो चैन कहता है कि आखिर ये मुझे कैसे पता होगा। तो हेजिंग कहती है कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड को कैसा फील होता होगा। तो चैन कहता है कि ये भी मुझे नहीं पता। तो हेजिंग कहती है कि अब भी उनको मैसेज करो और पूछो ना इस बारे में। तो चैन इसे मना कर रहा होता है कि मैं नहीं मैसेज करूंगा। तो हेजिंग कहती है कि तुम्हारा फोन किधर है, लाओ मुझे दो, मैं ही करती हूँ। और वो नहीं दे रहा होता है और हेजिंग उसके पीछे भाग रही होती है, और तभी गू अपनी कार से जाते हुए इन दोनों को ऐसे देखकर जेलस हो जाता है और अपने फ्रेंड ली को कॉल करके उसे गेम खेलने के लिए बुलाता है, और फिर वो अपना गुस्सा निकालने के लिए उसके साथ बास्केटबॉल खेलता है, और फिर दोनों साथ बैठकर बात करते हैं और गू इसे इस बारे में बताता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो ऐसी अजीब हरकत क्यों कर रही थी। मैं उसे ट्यूशन क्लास देने के लिए गया था पर उसने अचानक से इस चीज को खत्म कर दी। तो ली कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब वो किसी और को लाइक करने लग गई हो। फिर इसके बाद ये दोनों ड्रिंक करने जाते हैं और गुई से कहता है कि आखिर तुम ये कार्टून क्यों देख रहे हो। तो ली कहता है कि ये कोई कार्टून नहीं है, मैंने बाई को प्रपोज करने के लिए ये बनाया हूँ। फिर इसके बाद ली फिर से बाई की कंपनी गया होता है और ये लोग मीटिंग में होते हैं, और बाई ने जो USB ड्राइव प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए लगाई होती है उसी में ही ली ने वो वीडियो डाला होता है उसे प्रपोज करने के लिए, और वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि उसने यही वाली USB ड्राइव लगा ली। जैसे ही मीटिंग के बीच में वही प्रपोजल वाला वीडियो चलने लगता है तो बाई ये देखकर काफी शॉक हो जाती है और तुरंत ही वीडियो को बंद करके अपने बॉस को सॉरी कहती है। फिर मीटिंग के बाद बॉस बाई को बहुत ही चिल्ला रहे होते हैं कि आखिर वो ऐसे प्रपोजल वाला वीडियो ऐसे मीटिंग में कैसे दिखा सकती है। फिर वो बेचारी तो बहुत ही सॉरी वगैरह कर रही होती है कि ये गलती से हो गया और उसने ये वीडियो नहीं डाली है, पर बॉस फिर भी नहीं सुनते और उसे डांटे जा रहे होते हैं, और बाहर खड़े होकर ली उसे डांट खाते हुए देख रहा होता है। और फिर बॉस को बाहर भेज कर ली बाई से बात करने के लिए मीटिंग रूम में आता है और उसे कहता है कि सॉरी, सब मेरी गलती की वजह से हो गया। और फिर वो बाई से ये कहता है कि लेकिन मैं सॉरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा था कि वो USB ड्राइव तुम्हारा पर्सनल यूज के लिए, और जो इस वीडियो में कंटेंट था मैंने उसके लिए तुम्हें सॉरी नहीं कहा है। तो बाई कहती है कि ठीक है फिर तो क्या अब मैं तुम्हारे प्रपोजल का तुम्हें जवाब दूं। तो वो कहता है कि हाँ। तो बताती है कि मेरी तरफ से ना है और मेरे पास इसके 2 रीजन है। पहला ये कि मैं अभी इस वक्त डेट करना ही नहीं चाहती, और दूसरा ये कि मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और अगर तुम चाहो तो मैं इस टॉपिक को तुम्हें अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करके बता सकती हूँ। तो ली से कहता है कि फिर अब क्या तुम मेरा भी जवाब सुनना चाहोगी। पहला ये कि मेरे पास बहुत सारा टाइम है तुम्हें परस्यू करने के लिए, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा, और दूसरा ये कि मैं तुमसे बस 3 साल ही छोटा हूँ और 3 साल से कोई बड़ी बात नहीं होती, और तीसरा ये कि मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाएगा। तो बाई कहती है कि तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम मेरे बारे में ऐसा क्या पसंद करते हो, फिर मैं उस चीज को ही बदल लूंगी ताकि तुम मुझे ना पसंद करो। तो ली कहता है कि मुझे तुम्हारी ताकत और कमजोरी दोनों ही पसंद है, तो बताओ अब तुम क्या चेंज करोगी। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मैं कैसे टाइप की पर्सन हूँ। क्या तुम्हें पता है कि मुझे किस चीज से नफरत है और मुझे क्या पसंद है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि मुझे खाने में क्या पसंद है, और तुम ऐसे एक्ट कर रहे हो जिससे तुम्हें सब कुछ पता है मेरे बारे में। तो ली इसे कुछ डिशेस के नाम बताता है और कहता है कि ये सब मुझे पसंद है और मुझे नहीं पता कि ये सब तुम्हें भी पसंद है कि नहीं, क्योंकि लव का मतलब ये नहीं होता कि हम दोनों को एक ही जैसी चीजें पसंद आए। और मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हें इतना अच्छे से नहीं जानता हूँ, मुझे तुम्हारी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी भी बहुत ही ज्यादा पसंद है, और मुझे तुम्हारी वो वीक पर्सनैलिटी भी पसंद है जो तुमने मुझे उस बारिश वाली रात में दिखाई थी। देखो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, प्लीज तुम मुझे एक चांस तो देकर देखो। फिर बाई
सब सुनने के बाद इसे कहती है कि मैंने तुम्हें अपना आंसर क्लियरली बता चुकी हूँ। ये बोलकर वो जाने लगती है तो वो भी जोर से कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा। तब एक एम्प्लॉय भी इसकी बात सुन लेता है तो ली कहता है कि मैं इस प्रोजेक्ट के लिए हार नहीं मानूंगा। और फिर इसके बाद ली इस बंदे को कहता है कि क्या तुम मेरे साथ लंच पे चलोगी। तो ये तो बहुत ही शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ बाई अपने घर जाते हुए ली के बारे में सोच रही होती है और फिर वो जैसे घर पहुंचती है तो यहाँ पर डिलीवरी मैन एक पार्सल लाया होता है जो कि हेजिंग के लिए होता है उस फेमस लाइव स्ट्रीमर मंगमंग की तरफ से। क्योंकि हेजिंग पिछली बार कंपटीशन हार गई थी तो पनिशमेंट के तौर पे आज वाले लाइव स्ट्रीम में उसे एक स्पाइसी सी जूस पीना होगा। अब हेजिंग तो बहुत ही डर रही होती है तो उसकी आंटी कहती है कि तुम डरो मत, मैंने सेम ऐसी दिखने वाला स्वीट जूस बाय करी हूँ, तुम लाइव स्ट्रीम के टाइम पे वो वाला पीना और ऐसे एक्ट करना तुम ये पी रही हो। दूसरी तरफ यहाँ बाई का कलीग ली को इस बारे में बता रहा होता है कि बाई का हर बार ब्रेकअप होता रहता है और उसके बॉयफ्रेंड ज्यादा दिन तक नहीं टिकते क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है, वो इतनी रूड है कि कोई भी उसे पसंद नहीं करता। फिर ली से पूछता है कि क्या उसकी कोई और हॉबी वगैरह भी है तो एक कलीग इसे बताता है कि हाँ वो लाइव स्ट्रीमिंग भी करती है और इसे वीडियो दिखा देता है। फिर ली बाई का लाइव स्ट्रीमिंग देखकर बहुत ही खुश होता है। दूसरी तरफ हेजिंग भी अपनी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर देती है और मंगमंग यहाँ पर हेजिंग से कह रही होती है कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा लग रहा है कि तुम्हें इस पनिशमेंट के लिए स्पाइसी जूस पीना होगा जो कि मैंने भी ट्राई कर चुकी हूँ, बहुत ही स्पाइसी रहता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि फैंस की यही डिमांड है। और फिर वो उसे वो जूस दिखाने बोलती है और फैंस को बताती है कि तुम चीट ना करो इसलिए मैंने उस जूस में एक कलर ऐड किया है जिसे तुम्हें दिखाना पड़ेगा ताकि हमें पता चले कि तुम असली में वही चीज पी रही हो। अब यहाँ पर हेजिंग की आंटी साइड में उसे अब यहाँ पर बाई उसे साइड में इशारा कर रही होती है कि उसे वो दूसरा फेक वाला उठाना होगा, पर हेजिंग जानबूझ के असली वाला ही उठाती है और उसे दिखाती है। मंगमंग तो सभी फैंस को बता रही होती है कि मैंने उस जूस में थोड़ा सा शक्कर भी ऐड करी हूँ ताकि तुम्हें ज्यादा तीखा ना लगे और वैसे अब तुम्हें स्पाइसी जूस को पीते हुए गाना भी गाना होगा ताकि हम सारे लोगों को मजा आए। फिर हेजिंग जैसे इस जूस को पीती है तो उसे काफी ज्यादा तीखा लगता है और खांसी आ रही होती है, पर फिर वो अपने आप को कंट्रोल करके गाना गाना स्टार्ट कर देती है। फिर हेजिंग का गाना पूरे होते ही मंगमंग उसकी तारीफ करती है और लाइव स्ट्रीमिंग खत्म करने जा रही होती है। तभी हेजिंग कहती है कि मुझे कुछ कहना है और फिर उसे बताने लगती है कि तुमने जो मुझे ये जूस पिलाई हो इसका बहुत बहुत थैंक यू, तुम्हारी वजह से मैं अपने आप को जान पाई। पहले मुझे लगता था इस लाइव स्ट्रीमिंग की क्वीन सिर्फ मैं हूँ, पर तुम्हारे आने के बाद मुझे पता चला कि मेरी कोई स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर भी है। और फिर हेजिंग एक और चम्मच पी लेती है और कहती है कि ये मेरे फैंस को सॉरी बोलने के लिए, और वो सभी फैंस को बताती है कि मैं इस लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करने से पहले इस जूस को चेंज करने वाली थी, पर फिर मैंने आप लोगों का सोची और इस असली वाले को ही पी ली क्योंकि इन 2 सालों तक आप सभी फैंस ने मेरा बहुत ही साथ दिया है और मुझे सपोर्ट किया है और आप सबकी वजह से मैं इतनी पॉपुलर हो चुकी हूँ, इसलिए आप लोगों के लिए तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। अगर मेरा एक फैन भी मेरा लाइव स्ट्रीम देखेगा ना तो मैं उसके लिए अपने सिंगिंग कंटिन्यू रखूंगी। और फिर हेजिंग की हालत भी बहुत ही खराब हो रही होती है और सभी फैंस हेजिंग को बहुत ही पसंद करने लग जाते हैं और उसके साइड ले रहे होते हैं और फिर सभी मंगमंग के बारे में बुरा कहने लगते हैं कि अब वो लोग उसे अनसब्सक्राइब कर देंगे। और फिर हेजिंग अपने लिए भी माफी मांगती है और कहती है कि पिछले लाइव कंपटीशन में मैं डिस्ट्रैक्टेड थी इसलिए, और मैंने कंपटीशन को कंपटीशन नहीं समझी और अपनी कॉम्पिटिटर की भी बेइज्जती की, इसलिए एक और बार जूस मेरी खुद के लिए। और यहाँ बाई को भी हेजिंग की हालत देखकर बहुत ही रोना आ रहा होता है और फिर हेजिंग जल्दी से लाइव स्ट्रीमिंग खत्म करने के बाद पानी पीती है और अपनी आंटी को हक करती है। और तभी इतने में हेजिंग को चैन का कॉल आता है और वो इसे गुड न्यूज देने लगता है कि बॉस ने उसकी लाइव स्ट्रीमिंग 30 मिनट्स और बढ़ा दी है क्योंकि अब वो नंबर 1 लाइव स्ट्रीमर बन गई है और इस साल के सबसे ज्यादा कमेंट सिर्फ उसके लिए आए हैं और उसके फैंस भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गए, इसलिए बॉस ने हेजिंग को प्रमोट भी कर दिया है। और ये सारी न्यूज सुन के हेजिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर ये न्यूज सुनने के बाद हेजिंग और उसकी आंटी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और इसका फ्रेंड चैन भी इसे कांग्रेचुलेट कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हेजिंग अपने मैथ्स एग्जाम में भी पास हो जाती है और उससे 101 मार्क्स आए होते हैं और वो इस बारे में जल्दी से अपनी फ्रेंड आंटी और चैन को इस बारे में मैसेज करके बता देती है कि आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं मैथ्स एग्जाम में पास हो गई। फिर हेजिंग इस बारे में गू को भी मैसेज करने का सोचती है, पर फिर उसे याद आ जाता है कि उसने तो बस उसे 36 मार्क्स दिया था। वो सोचती है कि अब मुझे गू के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि वो बस मेरा बॉस है और मैं बस उसकी एम्प्लॉई हूँ, तो मुझे कुछ भी गलत सोचने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद हेजिंग के सारे लाइव स्ट्रीमिंग बहुत ही अच्छे जा रहे होते हैं और हेजिंग का बॉस उसे एक बहुत बड़े लाइव स्ट्रीमिंग कंपटीशन के लिए अपनी कंपनी की तरफ से भेजने के लिए बोल देता है। फिर हेजिंग बहुत ही ज्यादा खुश रहती है और घर पे आने के बाद अपनी आंटी को इस बारे में बताती है और फिर वो अपनी कुछ चीजों को बॉक्स में पैक कर देती है और अपनी आंटी को इस बारे में बताती है।
कि लेकिन बॉस ने एक कंडीशन रखी है कि मुझे अपनी दूसरी कंपनी से रिजाइन देना पड़ेगा ताकि मैं अपना पूरा फोकस लाइव स्ट्रीमिंग पे करूं। फिर हेजिंग अपनी डायरी में 15 दिन का काउंटडाउन लिख देती है कि वो 15 दिन बाद खुद ही रिजाइन करने वाली है। दूसरी तरफ जिल्ली जब घर पहुंचता है तो वो गू से उसका लैपटॉप मांग रहा होता है, पर गू से नहीं देता क्योंकि वो हेजिंग के लिए उसके फेवरेट आइडल का एल्बम खरीदने जा रहा होता है। फिर नेक्स्ट डे जब हेजिंग अपनी कंपनी में पहुंचती है तो उसके लिए पार्सल आता है, क्योंकि वही एल्बम होता है और गू अपने ऑफिस से देख रहा होता है और वो इमेजिनेशन करने लग जाता है कि हेजिंग अब उसे बहुत ही ज्यादा खुश होगी और आकर उसे थैंक यू बोलेगी तो वो उसे किस करेगा। पर ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो गू बाहर आकर सभी से पूछता है कि हेजिंग कहाँ पर है, और तभी गू को पता लगता है कि जो उसने एल्बम हेजिंग के लिए लिया था वो उसने सीसी को दे दी। और ये देखकर गू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तभी इतने में इसे पुलिस स्टेशन से कॉल आती है। फिर वो जब यहाँ पहुंचता है तो पुलिस ऑफिसर उसे बताते हैं कि एक चोर हेजिंग का कैमरा लूटने की कोशिश कर रहा था, पर उसने उसे फाइट करी और नहीं दी। फिर यहाँ पर गू साइन करता है और हेजिंग के साथ बाहर आ जाता है और वो बाहर आते ही कहने लग जाती है कि मैं अपने घर खुद चली जाऊंगी। तो गू इसे कुछ नहीं कहता और इसके पास आकर इसे देखने लगता है। तो हेजिंग सोचती है कि आखिर बॉस क्या चाहते हैं और फिर वो जाने लग जाती है। तो गू इसे कहता है कि चुपचाप से कार में बैठो और फिर दोनों कार से जा रहे होते हैं और गू इसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, पर हेजिंग कहती है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर गू इसे बताने जा रहा होता है कि एक्चुअली जो एल्बम तुमने सीसी को दे दी हो वो मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था। और तभी गू देखता है कि हेजिंग तो सो चुकी है। फिर इसके बाद ये दोनों एक कंपनी पहुंचते हैं और हेजिंग इसे अपनी सारी ली हुई फोटोज दिखा रही होती है और सभी फोटोज को दिखाते हुए बता रही होती है कि सभी लोगों में क्या इमोशन नजर आ रहे हैं। कहती है कि सभी फोटोज में सिर्फ एक इमोशन नजर आ रहा है जो कि लव है। ये सुन के गू अपने फ्लैशबैक में चला जाता है और वो याद करता है जब उसने अपने कॉलेज टाइम में कोई अवार्ड जीता था तो वो अपने डैड को इस बारे में दिखाने गया था और उसके डैड तो सिर्फ अपने काम में बिजी रहते थे और उसके अवार्ड पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। और वो जब इस बारे में पूछता है कि क्या आपको मेरे अवार्ड मिलने से बिल्कुल भी खुशी नहीं है, तो उसके डैड तो उसे चिल्लाने लग जाते हैं। फिर गू यहाँ से गुस्से में चला जाता है और ये सारी चीजें सोचते हुए गू हेजिंग को देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर वो अपना लव उसे कैसे कन्फेस करेगा। और यहाँ पर हेजिंग सोच रही होती है कि आखिर वो गू को अपना रिजाइनेशन लेटर कैसे देगी। और फिर काफी सोचने के बाद हेजिंग गू को इस बारे में बता देती है कि मैं इस कंपनी से रिजाइन करना चाहती हूँ। तो गू ये सुन के शॉक होता है और उसे पूछता है कि आखिर तुम कंपनी से रिजाइन क्यों देना चाहती हो। गू से कहता है कि अगर तुम्हें कंपनी की सैलरी कम लग रही है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं सैलरी बढ़ा दूंगा। तो हेजिंग कहती है कि वैसे भी मेरी इंटर्नशिप भी तो खत्म होने वाली है। तो गू कहता है कि मैं तुम्हें इस कंपनी की रेगुलर एम्प्लॉय भी बना सकता हूँ। हेजिंग दूसरा बहाना बना लेती है और कहती है कि मेरे मॉम डैड चाहते हैं कि अब मैं ऑफिस जॉब नहीं करूँ और पढ़ाई में अपना फोकस करूँ। ये सब सुनने के बाद गू तो काफी ज्यादा शॉक होता है, पर तभी इतने में इसे कोई कॉल आ जाती है और वो बात करने लग जाता है और हेजिंग सोच लेती है कि अब उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर वो अपना सारा सामान वगैरह पैक करके यहाँ से निकल लेती है और जब गू कॉल पे से हटता है तो देखते हैं कि हेजिंग यहाँ से जा चुकी है और वो अपना आईडी और इन दोनों के साथ वाली वो रेस्टोरेंट वाली फोटो छोड़कर गई होती है। गू इस फोटो को देखते हुए हेजिंग और अपने बारे में सब कुछ याद करने लगता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम हेजिंग को देखते हैं जो कि अपनी लाइव स्ट्रीमिंग के लिए गई होती है और लाइव स्ट्रीमिंग के बाद वो जैसी बाहर निकलती है तो यहाँ पर उसे गू नजर आता है जो कि हेजिंग के जाने की वजह से काफी ज्यादा अपसेट होता है और उसे मिस कर रहा होता है। अब यहाँ पर हेजिंग इसे बात करने लगती है पर वो तो इसका फेस देखकर इसे पहचान ही नहीं पाता। तो वो कहती है कि फिर से तुमने मुझे पहचाना नहीं होगा क्योंकि तुम्हें तो बीमारी है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं वही लड़की हूँ जिसको नंबर देने के बाद भी तुमने उसका नंबर डिलीट कर दिया था और मेरा प्रपोजल भी तुमने रिजेक्ट कर दिया था। अब यहाँ पर हेजिंग इससे बातें करने लग जाती है पर वो तो इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता और कार से यहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हेजिंग की आंटी उसे बाहर भेज रही होती है अपने एक फैन को पिक करके लाने के लिए और हेजिंग यहाँ बाहर आती है तो यहाँ पर ली आया होता है क्योंकि वही वो लकी फैन होता है जो कि बाई की लाइव स्ट्रीमिंग का लकी फैन बन चुका होता है। यहाँ पर ली हेजिंग से बताता है कि मुझे सब पता चल चुका है कि बाई तुम्हारी आंटी है और तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द ही तुम्हारा होने वाला अंकल इन लॉ बन जाऊंगा। और देखो मैंने हमेशा से तुम्हारी हेल्प किया है और कभी तुम्हें कुछ कहा नहीं है, तो तुम बाई के सामने मेरी तारीफें करना और हम दोनों की जोड़ी बनाने के लिए हम दोनों को सेट करना, ठीक है। तो हेजिंग भी मान जाती है और फिर इसे लेकर जब बाई के पास आती है तो बाई भी ये देखकर शॉक होती है कि उसकी लाइव स्ट्रीमिंग का लकी फैन कोई और नहीं बल्कि ली होता है। और यहाँ पर इसने अपने लकी फैन को लाइव स्ट्रीमिंग पे अपना साथ देने के लिए बुलाई होती है और फिर वो वीडियो में सभी के सामने लीको के बारे में बता रही होती है कि ये मेरा लकी फैन है और आज ही मेरा बनाया हुआ खाना टेस्ट करने वाला है। अब पब्लिक के सामने अच्छे से दिखाने के लिए वो उसे अच्छे से बातें तो कर रही होती है पर जानबूझ के उसकी डिश में ज्यादा तीखी तीखी चीज डाल देती है ताकि उसे बहुत ही तीखा लगे और वो बेचारा बस चुपचाप से खा रहा होता है। पर वो लाइव स्ट्रीमिंग में एक छोटी सी मिस्टेक कर देता है जिसकी वजह से बाई की लाइव स्ट्रीमिंग खराब हो जाती है और फिर वो ली से गुस्सा हो जाती है और ली यहाँ पर अपने फ्रेंड गू से मिलने के लिए कंपनी पहुंचता है और उसे इतना अपसेट देखकर वो उसे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और फिर ली से आइडिया देने लगता है कि चलो हम लोग एक ट्रिप पर चलते हैं। गू तो इसकी बात सुन ही नहीं रहा होता है और वो हेजिंग के ख्यालों में खोया हुआ उसे मिस कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि हेजिंग का फ्रेंड चैन फिर से उसका यूज करते हुए एक लड़की का प्रपोजल को रिजेक्ट कर रहा होता है और बता रहा होता है कि हम दोनों बचपन से इंगेज्ड हैं और ये मेरी फियांसी है।
और तभी यहाँ पर गू हेजिंग से मिलने आया होता है और वो ये सारी बातें सुन लेता है। तभी गू जल्दी से अपने फ्रेंड चैन से दूर हो जाती है और गू से बताने लगती है कि जो आपने सुना वो बिल्कुल भी सच नहीं है। तभी गू इसे कहने लगता है कि अभी तुम्हारी इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हुई है और अगर तुम्हें इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट चाहिए तो तुम्हें कंपनी में वापस से काम करने के लिए आना पड़ेगा। तभी हेजिंग की फ्रेंड लिन कहने लग जाती है कि आप मुझे कंपनी में रख लो, मैं इसकी जगह कंपनी में काम कर लूंगी। तो हेजिंग भी इसके लिए मान जाती है और गू से कहती है कि हाँ, आप मेरी फ्रेंड को अपने कंपनी में रख लो, ये अच्छे से काम कर लेगी। ये सुनने के बाद गू बहुत ही गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम बाई को उसकी कंपनी में देखते हैं। एक्चुअली में कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा वो परेशान हो रही होती है। तभी यहाँ पर ली इसे जबरदस्ती लेकर एक एक्वेरियम लाया होता है जेलीफिश दिखाने के लिए और वो इसे समझाने लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और तुम्हें बस थोड़ा काम डाउन होना पड़ेगा। पहले तो इस पे बहुत ही गुस्सा करने लगती है कि आखिर तुम हमेशा क्यों मेरे पीछे पड़े और मुझे परेशान कर रहे हो। और वो इसे समझाता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा मुंह ठीक करने के लिए लाया हूँ, पिछला वाला वो गुस्सा भूल जाओ और अभी जो कंपनी में प्रॉब्लम आ गई है उसके लिए तुम्हें अपने आप को शांत करना होगा, यकीन है तुम सब कुछ ठीक कर लोगी। फिर इसकी बात मानते हुए बाई जैसी जेलीफिश वगैरह को देखती है तो वो सच में उसका गुस्सा काम डाउन हो जाता है और तभी ली इसका हाथ पकड़ लेता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। दूसरी तरफ गू की कंपनी में हम देखते हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए होते हैं क्योंकि एक्चुअल में इस बारे में सभी को पता लग गया है कि नॉन ह्यूमन का क्रिएटर कोई और नहीं बल्कि गू है और इस वजह से ही गू को एक बहुत बड़े इन्वेस्टर की तरफ से एक ऑफर मिल रहा होता है जिसमें वो गू को प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही ज्यादा पैसे दे रहा होता है। तो गू 100 मिलियन का प्राइस रखता है तो वो इन्वेस्टर मान जाता है और फिर गू की ये डील पूरी हो जाती है और इसके बाद गू के सारे एम्प्लॉयज बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं कि जो नॉन ह्यूमन क्रिएटर को ढूंढ रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि उनका खुद का बॉस गू है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेजिंग मंगमंग के साथ डांस प्रैक्टिस कर रही होती है अपने कोई आने वाले लाइव स्ट्रीमिंग कंपटीशन के लिए और तभी वो भी गू के बारे में ये न्यूज देख लेती है कि वो नॉन ह्यूमन का क्रिएटर है। दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं जो कि बाई को समझा रहा होता है कि वो उसका बहुत ही अच्छा बॉयफ्रेंड बन सकता है, बस वो उसे एक चांस तो देखे। तभी इतने में यहाँ पर बाई का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है और इसका और बाई का यहाँ पर झगड़ा हो जाता है और ये इसके बारे में काफी सारी बुरी चीजें कहने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारे इसी रूड बिहेवियर की वजह से तुम्हारे कोई भी बॉयफ्रेंड टिकते नहीं है और सब तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि तुम तो ऐसी लड़की हो जिसे किसी की भी जरूरत नहीं है ना। तभी ली को ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है कि ये आखिर ऐसे कैसे बाई की बुराई कर सकता है और वो इसे पंच मारने लगता है। ये इसके बारे में और भी कहने लगता है कि अच्छा, मेरे से जब तुम डेट कर रही थी तो मुझे चीट कर रही थी और तुम पहले से एक लड़का ढूंढ के रखी थी। ली तो इसे और फाइट करने लग जाता है और फिर इसके बाद बाई ली को अपने घर ले आती है और उसकी सारी चोट पर मेडिसिन लगा रही होती है और उससे कहती है कि आखिर ऐसे फाइट करने की क्या जरूरत थी। तो वो तो जल्दी से उसे हक कर लेता है और कहता है कि देखो मुझे इतनी ज्यादा चोट आई है तो थोड़ा देर मुझे हक करे रहने दो। और फिर वो जब मेडिसिन लगा रही होती है तो वो उसे बस देखे जा रहा होता है और कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, तुम बस मुझे एक चांस तो देके देखो। और वो बाई को इतना मनाता है कि बाई को मानना ही पड़ता है और फिर ये दोनों डेट करना चालू कर देते हैं। और इसके बाद ली तो बाई को हक करके रखा होता है, दोनों साथ में टीवी देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पर हेजिंग आ जाती है और जल्दी से दोनों जन हट जाते हैं और फिर ली यहाँ पर हेजिंग को इस बारे में मनाता है कि कंपनी की तरफ से सभी लोग ट्रिप पर जाने वाले हैं और उसे भी चलना ही पड़ेगा। फिर हेजिंग को भी इसके लिए मानना ही पड़ता है और फिर इसके बाद ली कंपनी जाकर गू को ये गुड न्यूज देता है कि अब हेजिंग भी हमारे साथ ट्रिप पे चलने वाली है तो अब तो तुम्हें खुश हो जाना चाहिए और अब तुम्हें कोई भी मौका नहीं छोड़ना है उसे इम्प्रेस करने का और कैसे भी करके उसे परस्यू करना है और पूरा अपना 100% देते हुए उसे डेटिंग करने लग जाना है। और बाई से ली से ये भी बताता है कि वैसे अब बाई मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है और तुम्हें पता है वो हेजिंग की आंटी है, यानी कि अब से तुम्हें मुझे अंकल इन लॉ कहना होगा कि अब तुम मेरे नीस के होने वाले बॉयफ्रेंड हो। तो गू से कुछ नहीं कहता और वो तो ट्रिप पे जाने के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट डे सभी जब ट्रिप पे जाने के लिए बस में बैठ रहे होते हैं तो गू यहाँ पर हेजिंग के आने का वेट कर रहा होता है, पर तभी यहाँ पर हेजिंग के साथ चैन भी आया होता है और गू को ये देखकर अच्छा नहीं लगता। ली जब हेजिंग से इस बारे में पूछता है कि आखिर तुमने किस लड़के को अपने साथ लेकर आई हो तो हेजिंग कहती है कि आपने कहा था ना कि मैं अपनी फैमिली को भी अपने साथ ला सकती हूँ, तो ये मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है और ये भी मेरे साथ ट्रिप पर चलेगा। और गू ये देखकर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है कि आखिर अब वो हेजिंग के साथ ज्यादा टाइम कैसे स्पेंड करेगा। अब इसके बाद बस में हम देखते हैं कि तो ली तो बाई के साथ बैठा होता है और उसके साथ बहुत ही ज्यादा रोमांस करने में लगा होता है और गू बेचारा अकेले बैठ के देख रहा होता है कि हेजिंग तो अपने फ्रेंड के साथ कितनी सारी बातें कर रही है और दोनों एक दूसरे के साथ कितनी ज्यादा मजाक मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ पर चैन हेजिंग से पूछ रहा होता है कि आज लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अच्छे से रेडी हो जाना और हम दोनों को टाइम पर रूम में जाना होगा। तो हेजिंग कहती है कि तुम फिक्र मत करो, इसलिए तो मैंने तुम्हें अपने साथ लेकर आई। और ली को भी अपने फ्रेंड गू के लिए बुरा लग रहा होता है कि वो तो यहाँ पर हेजिंग और उसे सेट करना चाहता था पर इसका फ्रेंड चैन तो बीच में आ गया। अब यहाँ पर गू कोई बहाना बना के चैन से कह रहा होता है कि मुझे तुमसे सीट एक्सचेंज करनी है, पर चैन तो नहीं मानता। तो हेजिंग इसे कहती है कि एक काम करते हैं बॉस, आप यहाँ पर बैठ जाओ, मैं कहीं और बैठ जाऊंगी। और फिर इन दोनों की लड़ाई रोकने के लिए हेजिंग तुरंत यहाँ से उठ के चली जाती है और बेचारा गू यहाँ पे बैठ जाता है। वैसे तो उसका प्लान था कि उसे हेजिंग के साथ बैठना है। फिर रात में हम देखते हैं कि सभी रिजॉर्ट में पार्टी कर रहे होते हैं और यहाँ पर हेजिंग अपने फ्रेंड चैन के साथ सिंगिंग कर रही होती है और ये सब देख कर गू को बहुत ही ज्यादा जेलसी होती है। और फिर इसके बाद गू बाथरूम में जाकर
गाना गाने लगता है और वो प्रैक्टिस कर रहा होता है कि आखिर वो हेजिंग के साथ कैसे गाना गाएगा। बिल्ली बाहर से इसका गाना सुनने लगता है और फिर गू जब बाहर आता है तो ली इसका मजाक उड़ाने लगता है कि तू तो सच में कितना ज्यादा बदल चुका है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गू हेजिंग को सिंगिंग के लिए इनवाइट करता है और फिर दोनों ही साथ में बहुत ही अच्छे से सिंगिंग करने लग जाते हैं और ये देखकर चैन को जेलसी हो रही होती है और वो एक कैन उठाकर हेजिंग को देने लग जाता है। उसे कहता है कि चलो मेरे साथ ड्रिंक करो। तभी यहाँ पर बाई कहती है कि अब हमें सोने चलना चाहिए, तो मैं हेजिंग के साथ जा रही हूँ और वो उसे लेकर यहाँ से चली जाती है। फिर रात में हम देखते हैं कि हेजिंग को बहुत ही ज्यादा भूख लग रही होती है और वो यहाँ पर आकर देखती है कि सिर्फ एक ही पेस्ट्री बची है। फिर वो उसे उठाकर खाने वाली होती है। तभी यहाँ पर गू भी आ जाता है। वो कहता है कि मुझे भी बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। फिर ये दोनों प्लानिंग करने लगते हैं कि दोनों हाफ हाफ केक खाएंगे। पर तभी चैन यहाँ पर आकर ये केक खुद ही उठा के खा लेता है और फिर थोड़ी देर बाद इस केक को खाने की वजह से उसका पेट दुखने लगता है क्योंकि ये केक काफी ज्यादा पुराना था और काफी दिन से स्टोर किया हुआ यहीं पर ही एक ही बचा था। फिर इसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सभी गेम खेल रहे होते हैं और यहाँ पर चैन गू को शूटिंग के लिए साथ में शर्त लगाता है कि आखिर कौन दोनों में से जीतेगा। फिर ये दोनों गेम खेलने लगते हैं पर गू तो शूटिंग में काफी ज्यादा अच्छा होता है और वो एक ही बार में बहुत सारी चीजें गिरा देता है। फिर इसके बाद चैन बॉक्सिंग के लिए जाता है और यहाँ पर वो फिर से गू के साथ शर्त लगाता है और दोनों बॉक्सिंग करते हैं और गू तो बॉक्सिंग में भी काफी ज्यादा अच्छा होता है और इसे हरा देता है। फिर इसके बाद हेजिंग चैन को मेडिसिन लगा रही होती है और उसे कहती है कि आखिर तुमने बॉस के साथ शर्त क्यों लगाई थी, तुम्हें पता नहीं था कि वो शूटिंग और बॉक्सिंग में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। तो चैन कहता है कि अगर मुझे इस बारे में पहले से पता होता ना तो मैं उसे कभी शर्त नहीं लगाता। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गू हेजिंग को प्रपोज करने की तैयारी वगैरह कर रहा होता है और दूसरी तरफ हेजिंग तो अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में बिजी होती है और तभी इसे गू का कॉल आने लगता है तो वो उसका कॉल कट कर देती है। फिर गू हेजिंग के लिए परेशान होने लगता है कि आखिर उसे क्या हो गया, वो कॉल भी नहीं उठा रही है। फिर वो आकर उसके रूम के बाहर नॉक करते हुए उसे आवाज देने लग जाता है और फिर हेजिंग भी परेशान होने लगती है कि आखिर लाइव स्ट्रीमिंग के बीच में गू यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी यहाँ पर हेजिंग की आंटी सब संभालने के लिए बाहर निकलती है और गू इनसे हेजिंग के बारे में पूछने लगता है। तो ये बताती कि अरे हेजिंग अभी बिजी है, अभी वो कॉल पर अपनी फ्रेंड से बातें कर रही है और वो अभी इतनी जल्दी तुमसे बात नहीं करेगी। फिर गू तो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं हेजिंग बाई के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है और तभी ली गू से कहता है कि अरे जा तू अपना लव कन्फेस कर दे। तो उसकी बात मानते हुए गू हेजिंग के पास आकर उससे अपना लव कन्फेस कर देता है। वो तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी ली भी गू की साइड लेते हुए हेजिंग से कहता है कि मेरा फ्रेंड गू बहुत ही ज्यादा सीरियस है तुम्हारे लिए और ये तुमसे कोई मजाक नहीं कर रहा है। फिर गू भी कहने लगता है कि हाँ मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा लाइक करता हूँ। अभी इतने में चैन भी ये सब सुन लेता है और वो कहता है कि अगर तुम सच में उसे इतना ज्यादा लाइक करते हो तो आखिर तुमने उसे बस 36 पॉइंट क्यों दिया था। गू सुन के शौक होता है, पूछता है कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो। तो चैन हेजिंग से कहता है कि इसे बताओ कि इसे क्या नहीं समझ आ रहा है। तो हेजिंग बताती है कि बॉस जब मैं एक दिन आपके ऑफिस में गई थी तो मैंने एक नोट देख ली थी जिसमें आपने बस मुझे 36 पॉइंट दिए हुए थे। ली सुनकर कहता है कि अरे तूने सारी अपनी चीजें ऑफिस में छोड़ के रखता है क्या। तभी चैन से पूछने लगता है कि अब बताओ मुझे कि आखिर तुमने इसे 36 पॉइंट क्यों दिया। फिर गुजे बताने लगता है कि मैंने ये सारे पॉइंट सही से सोच समझ के दिया हूँ, लेकिन मैं सच में हेजिंग को लाइक करता हूँ। इस पर हेजिंग की आंटी बाई को गुस्सा आ जाता है और वो इसे कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुमने इतनी ज्यादा हेजिंग की बेइज्जती कर दी हो कि मैं भी अब तुम दोनों के रिश्ते के लिए रेडी नहीं होंगी। और वो तुरंत ही हेजिंग को लेकर यहाँ से रूम में चली जाती है और फिर बाई भी हेजिंग को समझाती है कि वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों को डेट करना चाहिए क्योंकि अब मैं भी तुम दोनों के रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हूँ। फिर इसके बाद ये सभी ट्रिप से वापस आ जाते हैं और गू हेजिंग के रिजेक्शन की वजह से बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है और तभी अचानक से गू को सीसीटीवी फुटेज का याद आता है और वो जल्दी से उसी दिन का सीसीटीवी फुटेज चेक करता है जिस दिन हेजिंग इसे घर छोड़ने आई थी। वो काफी ड्रंक था और वो सारी चीजें भूल चुका था। अब यहाँ पर वो वीडियो में देखता है कि उसमें तो हेजिंग गू से बता देती है कि वो उसे बहुत टाइम पहले से लाइक करती है और ये वीडियो देखने के बाद गू इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि हेजिंग तो सच में उसे बहुत ज्यादा लाइक करती है। अब तभी ली यहाँ पर आकर इसे ऐसा हंसता हुआ देखकर एकदम ही शॉक हो जाता है और सोचता है कि लगता है ये अब सदमे में पागल हो चुका है। इसे कंफर्ट करने लग जाता है कि कोई बात नहीं, तू रिजेक्ट हो गया तो क्या हुआ, तू अभी भी अपनी पूरी कोशिश कर। गू तो हंसे जा रहा होता है, ऐसे कहता है कि तू मेरी फिक्र मत कर, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और ऐसा बोलते हुए वो इस वीडियो को देखते हुए अपने रूम में चला जाता है। फिर इसके बाद गू अपनी प्लानिंग्स करने लगता है कि आखिर वो कैसे हेजिंग को परस्यू करेगा और वो सारी इमेजिनेशन भी करने लगता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हेजिंग अपने कॉलेज की तरफ से एक इवेंट में गई होती है जहाँ पर सभी को परफॉर्म करना था और यहाँ पर हेजिंग को सिंड्रेला की ड्रेस काफी ज्यादा पसंद आ रही होती है तो वो ड्रेस ट्राई कर लेती है और वो गू को अपना प्रिंस इमेजिन करते हुए डायलॉग्स वगैरह बोलने लगती है और तभी इतने में गू यहाँ पर पहुंच जाता है और हेजिंग को गिरने से बचा लेता है। अब यहाँ पर गू हेजिंग से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी, तो वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और हाँ कह देती है। गू इसे बता देता है कि मैंने उस दिन की सारी सीसीटीवी फुटेज देख लिया और मुझे पता चल गया है कि तुम भी मुझे बहुत ज्यादा लाइक करती हो। और गू हेजिंग को फिर से प्रपोज करता है कि मैं तुम्हें सच में बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। फिर हेजिंग भी इसकी बात मान लेती है और फिर ये दोनों डेट करना स्टार्ट करते हैं और दोनों साथ में हाथ पकड़ के यहाँ से जा रहे होते हैं। और फिर इसके बाद गू हेजिंग को उसके घर के पास छोड़ ही रहा होता है और दोनों एक दूसरे को गुड बाय कह ही रहे होते हैं कि तभी ये लोग एक कपल
को देखते हैं जो कि हक कर रहे थे, तो उन लोग को देखकर सीखते हुए ये दोनों हक करने लग जाते हैं। और फिर उन कपल को किस करते हुए देखकर गू भी हेजिंग को किस करने जाता है। पर तभी यहाँ रास्ते में हेजिंग की मैथ्स टीचर मिल जाती है जो कि उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करती है कि मैथ्स में वो कितनी ज्यादा इंप्रूव हो गई और उसके अब 100 से ऊपर मार्क्स आए। और हेजिंग की टीचर गू को देखकर कहती है कि अच्छा तुम तो वही हो ना हेजिंग के अंकल। और वो गू से भी हेजिंग की तारीफ करती है। और फिर टीचर के सामने हेजिंग भी गू को बाय अंकल बोल के यहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि गू और हेजिंग दोनों अपना अपना डेट पर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। और गू याद कर रहा होता है कि उसकी मैथ्स टीचर भी उसे अंकल कह रही थी। वो सोचता है कि क्या मैं ओल्ड हो गया हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ली गू का लुक ही चेंज कर देता है। और फिर इसके बाद हेजिंग और गू जब एक दूसरे से मिलने पहुंचते हैं तो हेजिंग इसे नए लुक में देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक होती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गू और हेजिंग मिलकर डेट पे जाते हैं। और हेजिंग डर रही होती है कि कहीं मेरी आंटी को इस बारे में पता न लग जाए कि मैं बॉस के साथ डेट पर आई हूँ। दूसरी तरफ बाई ली के साथ होती है और तभी वो हेजिंग का पोस्ट देख लेती है और उसे सच में शक हो जाता है कि वो गू के साथ डेट पर गई है। और फिर बाई सोच रही होती है कि मैंने हेजिंग को मना करी तो भी आखिर वैसा कैसे कर सकती है। यहाँ पर गू हेजिंग को किस करने वाला होता है और तभी इतने में फिर से हेजिंग को उसकी आंटी का कॉल आने लगता है, तो वो काफी ज्यादा डर जाती है और वो गलती से कॉफी को गू के ऊपर गिरा देती है जिसकी वजह से उसका सारा कपड़ा खराब हो जाता है। और फिर गू को दूसरा कपड़ा खरीदने के लिए जाना पड़ता है और यहाँ पर जो सेल्स गर्ल इसे जो कपड़ा दिखाती है उसे पहनने के बाद गू काफी ज्यादा एम्बेरस फील कर रहा होता है क्योंकि उस कपड़े में उसका पेट दिख रहा था। फिर इसके बाद गू अपना वापस से वही सूट वाला कपड़ा पहन के आ जाता है और सभी लोग गू और हेजिंग को साथ में देखकर बातें कर रहे होते हैं कि हेजिंग गू की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसकी बहन लग रही है। तो यहाँ पर गू जानबूझ के हेजिंग के बाल खोल देता है और सभी को इस बारे में बताता है कि वो उसकी बहन नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड है। और वो हेजिंग को ये भी बताता है कि वो उसकी लाइफ की सबसे बेस्ट गिफ्ट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गू और हेजिंग घर की तरफ जा रहे होते हैं और यहाँ पर दोनों ही किस करने वाले होते हैं और दोनों को ही ठीक से किस करने नहीं आ रहा होता है। तो गू हेजिंग को अपनी तरफ करके उसके फोरहेड पे किस कर लेता है और हेजिंग बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसकी लिप्स पे किस करने वाला है। फिर गू घर जाने के बाद ली से पूछते हुए इस बारे में प्रैक्टिस कर रहा होता है कि आखिर लिप्स पे कैसे किस करते हैं और ली से कहता है कि चलो मैं तेरे को अच्छे से सिखाता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हेजिंग अपनी लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है और तभी इतने में इसे यहाँ पर गू का कॉल आता है और वो इसे कहता है कि आज तुम मेरे घर पे आ जाना, हम दोनों डिनर डेट करेंगे। फिर रात में हम देखते हैं कि हेजिंग गू के घर पे पहुंच जाती है डेट के लिए और वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि सारी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से थी। और फिर इसके बाद गू हेजिंग को किस करने वाला होता है, इतने में डोरबेल बज जाता है और हेजिंग जल्दी से यहाँ पर छुप जाती है क्योंकि यहाँ पर ली के साथ उसकी आंटी बाई भी आई होती है। और तभी बाई गू के घर में वो शॉर्ट ड्रेस देख लेती है और उसे पूछने लगती है इस बारे में, तो वो तो बहुत सारे बहाने सोचने लगता है क्योंकि यहाँ पर ये ड्रेस ली ने रखा हुआ था। फिर इसके बाद बाई यहाँ से जाने वाली होती और फिर हेजिंग की रिंगटोन यहीं पर बजने लगती है और आंटी बाई को पता लग जाता है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। फिर गू सामने से कह भी देता है कि हाँ हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और गू बाई को बताता है कि मैं हेजिंग को सच में बहुत ही ज्यादा लाइक करता हूँ। तो यहाँ पर बाई हेजिंग को समझाने लगती है कि मैंने तो तुम्हें बोली थी ना कि तुम और ये कभी डेट नहीं कर सकते। और फिर बाई जबरदस्ती हेजिंग को यहाँ से लेके जाने लगती है। तभी ली गू की हेल्प करने के लिए जल्दी से बाई को लेकर यहाँ से लेके जाने लगता है और यहाँ पर गू और हेजिंग अकेले हो जाते हैं और फाइनली ये दोनों की किस हो जाती है। यहाँ पर ली बाई को समझा रहा होता है कि गू सच में उसे लाइक करता है और वो दोनों सीरियस हैं। फिर इस बारे में फिर से गू बाई को समझाता है तो इस बार वो समझ जाती है और फिर वो इन दोनों के रिलेशनशिप के लिए इन लोगों को एक चांस दे देती है। और फिर इसके बाद हम हेजिंग की फ्रेंड लिन को देखते हैं जो कि अब हेजिंग की जगह गू की कंपनी में काम करने पहुंच जाती है और यहाँ पर वो बार बार गू को परस्यू करने की कोशिश कर रही होती है पर वो तो इसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा होता है। फिर यहाँ पर जो ऑफिस की छुट्टी होने के बाद वो लिफ्ट से जाने वाला होता है तभी वो यहाँ पर आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी यहाँ पर हेजिंग इसे देख लेती है और वो जल्दी से जाकर गू का हाथ पकड़ती है और लिन से कहती है कि तुम इससे दूर रहो, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। फिर लिफ्ट में जाने के बाद गू इसे कहता है कि मेरा हाथ छोड़ो, मैं तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि गू हेजिंग के साथ उसके कॉलेज आया होता है और यहाँ पर चैन गू को बास्केटबॉल मैच के लिए इन्वाइट करता है तो गू भी इसे हाँ कह देता है और वो जाने लगते हुए अपना कोट हेजिंग को पकड़ा देता है और इसकी फ्रेंड लिनी से कोट मांगकर खुद ही पहन लेती है क्योंकि इसे तो पता ही नहीं होता कि वो दोनों तो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और ये इसे कह रही होती है कि मैं बॉस को परस्यू कर रही हूँ। और वैसे तो हेजिंग उससे कोट लेना चाह रही होती है पर वो उसकी फ्रेंड है करके वो ले नहीं पाती। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गू चैन से वो मैच जीत जाता है और वो वापस यहाँ पर आने के बाद लिन को चिल्लाने लगता है कि जब वो उसने अपना कोट हेजिंग को दिया था तो आखिर उसने ऐसे कैसे ले ली। अब गू तो इसे इतना सुना देता है कि ये तो रोने लग जाती है और यहाँ पर चैन गू से हारने के बाद इतना अपसेट बैठा होता है तो हेजिंग इसके पास आ जाती है और वो इसे कम्फर्ट करने लगती है पर यहाँ पर साथ ही साथ वो गू की तारीफ भी कर रही होती है। तो ये कहता है कि तुम मेरी फ्रेंड हो तो आखिर उसकी तारीफ क्यों कर रही हो और चैन इसे गू के लिए डांटने लगता है कि आखिर उसमें ऐसा है क्या जो तुम उसे पसंद कर रही हो।
तभी गू यहाँ पर आकर हेजिंग की साइड लेने लग जाता है और वो चैन को चिल्लाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम ली को देखते हैं जो कि ट्रिप का वीडियो देख रहा होता है और इसमें वो वाला वीडियो देखता है जिसमें हेजिंग अपने फ्रेंड चैन के साथ गाना गा रही होती है और इसका गाना सुन के ली को शॉक हो जाता है और वो हेजिंग का लाइव स्ट्रीमिंग चेक करता है और समझ जाता है कि हेजिंग ही वो लाइव स्ट्रीमर है। फिर इसके बाद ली हेजिंग से मिलने जाता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता चल गया है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं इस बारे में गू को नहीं बताऊंगा जब तक तुम नहीं चाहोगी। और फिर इसके बाद जब ली घर पहुंचता है तो देखता है कि गू कोई ख्यालों में खोया होता है। एक्चुअली में गू चैन की बात याद कर रहा होता है कि जब वो हेजिंग से कह रहा था कि उसे कोई उसका सीक्रेट पता है, तो यहाँ पर गू सोचता है कि आखिर हेजिंग का ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो उसे नहीं पता, जबकि वो तो उसका बॉयफ्रेंड है और चैन को पता है जबकि वो तो बस उसका फ्रेंड है। दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं जो कि बाई को झूठ बोल के ट्रिप पे लाया होता है। वो उसे कह रहा होता है कि हमारा क्लाइंट मान नहीं रहा है तो हमें उसे मनाने के लिए चलना है। फिर इसके बाद जब इस बारे में बाई को पता लग जाता है कि ली उसे झूठ कह रहा था, वो उसे चिल्लाने लगती है कि तुम्हें पता है मैं क्लाइंट के लिए कितना ज्यादा परेशान हो रही थी। तो ली कहता है कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था और वैसे भी अगर मैं तुमसे डायरेक्टली पूछता तो तुम ट्रिप पे आने के लिए मेरे साथ नहीं मानती। पर ये तो इसे चिल्लाई जा रही होती है और कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा चाइल्डिश हो और अगर तुम ऐसी करोगे तो हम दोनों का रिलेशनशिप ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। और फिर इसके बाद बाई गुस्से में अपने घर पहुंच जाती है और यहाँ पर गू से मिलने आता है। तो बाई से कहती है कि अगर तुम ली के बारे में बात करने आए हो तो मुझे कोई बात नहीं करनी। तो गू से कहता है कि मैं यहाँ पर हेजिंग के बारे में बात करने आया हूँ और वो इसे पूछने लगता है कि आखिर हेजिंग का ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो सब कोई जानता है लेकिन मैं नहीं जानता हूँ। तो बाई से कह देती है कि ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ, तुम्हें हेजिंग से खुद पूछना होगा। फिर गू तो इस बारे में सोच में पड़ा होता है कि आखिर वो ऐसा कौन सा सीक्रेट है। फिर इसके बाद जब वो अपने कंपनी में होता है तभी यहाँ पर वो हेजिंग से मिलता है जो कि अपने लाइव स्ट्रीमर वाले लुक में होती है। फिर वो इसे बात करने लगता है और इसे पूछता है कि तुम तो हेजिंग की बहुत ही अच्छी फ्रेंड हो ना, और वो उसी से ही उसके सीक्रेट के बारे में पूछ रहा होता है। और हेजिंग सोच में पड़ी होती है कि आखिर मैं इसे कैसे बताऊंगी कि मैं ही दोनों हूँ। फिर ये कह देती है कि हाँ मुझे हेजिंग के सीक्रेट के बारे में पता है। तो ये कहता है कि ठीक है, फिर हम इस बारे में बाद में मिलके बात करेंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गू अपने ऑफिस में आ जाता है और तभी वो यहाँ पर हेजिंग का लाइव स्ट्रीमिंग देखने लगता है। और जब वो इसकी सिंगिंग सुनता है तो वो समझ जाता है, क्योंकि एक बार जब हेजिंग उसके घर आई थी तो उसने उसकी सिंगिंग सुन लिया था। और यहाँ पर अब गू खुद ही समझ जाता है कि वो दोनों एक है। और हेजिंग भी चाह रही होती है कि गू को इस बारे में पता लग जाए, इसलिए जब वो इससे मिलने आती है तो जानबूझ के अपना नेकलेस पहन कर आती है ताकि गू को पता लग जाए कि दोनों एक ही है। अब ये सब जानने के बाद गू गुस्सा होकर चुप हो जाता है। फिर हेजिंग से कहती है कि मुझे पता था कि जब तुम्हें मेरा सीक्रेट पता लगेगा तो तुम मुझसे दूर हो जाओगे और कभी मुझे पसंद नहीं करोगे। और वो इसे ब्रेकअप करके यहाँ से जाने वाली होती है। तभी गू इसका हाथ पकड़ के रोक लेता है और वो हेजिंग को बताता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना नहीं चाहता और तुम जैसी भी हो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और मैं हमेशा तुम्हें हर चीज में सपोर्ट करूंगा और अब से आगे तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताना। और फिर गू जा रहा होता है हेजिंग को किस करने के लिए, पर वो तो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रही होती है। और फिर इसके बाद गू हेजिंग को अपने साथ अपने घर ले आता है और उसे पूछता है कि आखिर वो अपनी लाइव स्ट्रीमिंग वाली आइडेंटिटी को सीक्रेट क्यों रखती है। तो हेजिंग इसे अपनी पूरी स्टोरी बताने लगती है कि उसने ये सब अपनी मॉम की वजह से की थी, क्योंकि उसकी मॉम बस चाहती थी कि वो अपना पढ़ाई में फोकस करे और लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह के बारे में कभी ना सोचे। और गू तो ये सब जानने के बाद हेजिंग को और भी ज्यादा सपोर्ट कर रहा होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हेजिंग का लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट होने वाला होता है और गू पहले ही अपना सारा काम साइड पे रख के हेजिंग का लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए बैठ जाता है। और ली भी चुपके से ये सब देखते हुए बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और फिर वो भी इसके साथ बैठकर लाइव स्ट्रीमिंग देखने लग जाता है। और गू ने आज सोच लिया था कि वो आज हेजिंग की वीडियो में बहुत ही ज्यादा लाइक करने वाला है और वो इतना ज्यादा लाइक कर देता है कि हेजिंग फर्स्ट पोजीशन पर आ जाती है। और फिर लाइव स्ट्रीमिंग कंप्लीट होने के बाद हेजिंग यहाँ पर गू से मिलने आती है और उसके हाथ को कंफर्ट करने की कोशिश करी होती है क्योंकि उसने इतने ज्यादा लाइक दबाया था। तभी ये दोनों किस करने लगते हैं और ली इन दोनों को देख के शर्मा के भाग जाता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हेजिंग गू और ली के साथ पार्क में घूमने आई होती है। तभी ली के कहने पर वो अपनी आंटी को कॉल करके यहाँ पर घूमने के लिए बुला देती है और कहती है कि मैं यहाँ पर अकेली हूँ। फिर बाई जब यहाँ पर पहुंचती है तो वो ली के ऊपर गुस्सा करने लगती है कि आखिर उसने हेजिंग से ऐसा झूठ क्यों बुलवाया। फिर इसके बाद ये सभी राइड के लिए जाते हैं और बाई जानबूझ के ली को लेकर बहुत ही हार्ड वाली राइड में लेके जा रही होती है, जिसके बाद ली कोल्ड होने लगती है और हेजिंग बाई को समझाने लगती है कि ली आपको कितना ज्यादा लाइक करता है और उसी ने मुझे बहुत ही मनाया था कि मैं आपको यहाँ पर बुला लूं। फिर इसके बाद बाई ली से बहुत ही अच्छे से बात करती है और वो तो इसे कह रहा होता है कि अब तुम मुझे कौन सी राइड पे लेके चलना चाहती हो, मंजूर है मुझे। पर वो तो इसे पैचअप कर लेती है और कहती है कि अगर तुम और गू ये बच्चे वाली राइड पे चले जाओगे तो मैं तुम्हें झूठ बोलने के लिए माफ कर दूंगी। फिर इसके बाद ली और हेजिंग मिल के गू को मनाने लगते हैं कि वो ली के साथ इस बच्चे वाले झूले पे बैठ जाए, तभी बाई ली को माफ करेगी। अब गू तो इन लोग की बातें मान नहीं रहा होता है, पर आखिरकार ये लोग मना ही लेते हैं
और वो झूले पे बैठ जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हेजिंग अपनी ट्रेनिंग के लिए गई होती है, पर वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं करती, तो ट्रेनर इसे चिल्ला रहा होता है और वो इसे निकालने की बात कर रहा होता है। तभी मंगमंग इसकी साइड लेते हुए ट्रेनर को समझाने लगती है कि वो बहुत ही अच्छा इंप्रूव करती है और वो बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग कर लेगी। तो हेजिंग मंगमंग को इसके लिए थैंक यू भी बोलती है। और फिर ट्रेनिंग के बाद जब हेजिंग बाहर आती है तभी गू इसे पिक करने आया होता है और उसे भी सब के बारे में पता लग जाता है। तो वैसे कहता है कि अब से मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि हेजिंग अपने हॉस्टल में सो रही होती है और वो अपनी और गू के वेडिंग के बारे में सपना देख रही होती है। और तभी इतने में यहाँ पर इसे पता लगता है कि इसका कोई पार्सल आया है। फिर हेजिंग बाहर जाकर पार्सल लेकर जा रही होती है और सोचती है कि अरे हाँ, पार्सल देने के लिए मुझे कौन आया था। वो पीछे मुड़ती है तो वो कोई और नहीं बल्कि गू होता है। फिर हेजिंग बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है कि आखिर मैं ऐसे गंदे से लुक में ऐसे कैसे आ सकती हूँ। तो गू से कहता है कि इतना परेशान मत हो और जो मैंने तुम्हें ड्रेस दिया हूँ उसे जल्दी से चेंज करके आओ। फिर इसके बाद गू हेजिंग को बाहर एक्सरसाइज करवाने के लिए लेके जाता है और उसे कहता है कि अब रनिंग करना स्टार्ट करना है। पर हेजिंग तो मान ही रही होती है और गू इसे जबरदस्ती एक्सरसाइज करवाता है और ऐसी वो उसे रोज एक्सरसाइज करवाने लगता है और उसे एक वॉच भी दे देता है और इसमें वो घंटा भी सेट कर देता है और कहता है कि अब तुम्हें रोज रनिंग करनी होगी। फिर इसके बाद हेजिंग अपने कॉलेज पहुंचती है और चैन को जब इस बारे में पता लगता है तो वैसे कहता है कि जब तुम्हें रनिंग पसंद नहीं है तो भी आखिर तुमने उसे ये वॉच क्यों ले ली। और वो इसकी हेल्प करने के लिए इसके बदले में रनिंग कर देता है और कहता है कि देखो अब वो रनिंग आवर कंप्लीट हो चुका है। फिर गू को इस बारे में पता लग चुका होता है और वो हेजिंग के पास आकर उसे पूछता है कि क्या तुमने आज रनिंग करी। तो वो कहती है कि हाँ, तुम वॉच में देख सकते हो मेरा घंटा कंप्लीट हो गया है। वो कहता है कि मुझे अच्छे से इस बारे में पता है कि तुमने अपनी रनिंग चैन से करवाई हो। देखो अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी ब्रीथिंग प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी और तुम ठीक से डांस प्रैक्टिस नहीं कर पाओगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गू अपने इन्वेस्टर से मिलने गया होता है और तभी से पता लगता है कि एक दूसरी कंपनी ने उन लोग की तरह ही सेम प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए जो कि अभी वो लोग लॉन्च करने वाले थे और इस वजह से गू की कंपनी को काफी ज्यादा लॉस हो जाता है। और फिर इसके बाद ली कंपनी के लिए नया इन्वेस्टर ढूंढने की तलाश में लग जाता है और फिर इसके बाद वो बाई के साथ कोई इन्वेस्टर से मिलने जाता है और ये इन्वेस्टर कोई और नहीं बल्कि बाई का एक्स बॉयफ्रेंड होता है और वो यहाँ पर आकर बाई की काफी ज्यादा बेइज्जती कर रहा होता है। तो बाई गुस्सा हो जाती है, फिर दोनों चुपचाप यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम हेजिंग को देखते हैं जो कि अपनी डांस प्रैक्टिस में लगी होती है और अब वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी थी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हेजिंग गू से मिलने आ रही होती है, तभी इसे ली का कॉल आता है और वो इसे बताता है कि और वो इसे पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें पता है गू कहाँ पर है। और वो इसे बता देता है कि एक्चुअली में अभी गू की कंपनी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है और वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। और फिर हेजिंग गू से मिलने जाती है और उसे कहती है कि जब मैं प्रॉब्लम में थी तो तुमने मुझे सपोर्ट किया था, तो अब तुम प्रॉब्लम में हो तो मेरी बारी है। मैं हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकालने में तुम्हारा साथ दूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और फिर हेजिंग गू का हाथ पकड़ के उसे एक जगह पे लेकर आती है और उसे कहती है कि यहाँ पर तुम अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हो। और फिर ये दोनों जन यहाँ पर काफी इंजॉय करते हैं और गू अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाल लेता है और ये दोनों साथ में काफी सारे गेम्स भी खेलते हैं। और फिर इसके बाद गू हेजिंग के साथ मिलकर उसकी कंपनी आ जाती है और यहाँ पर ये सभी मिलकर डिसाइड कर रहे होते हैं कि आखिर ये लोग उस रोबोट को कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये लोग आइडिया आता है कि क्यों ना उसमें इमोशन डाले जाए। तो ली को तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा होता है और वो कहता है कि आखिर हम एक रोबोट के अंदर कैसे इमोशन डालेंगे। तो गू कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ। तो इस पर हेजिंग कहती है कि मुझे भी गू पर पूरा बिलीव है कि वो ये जरूर कर लेगा। फिर इसके बाद ये लोग अपना नया प्रोजेक्ट बनाने चालू कर देते हैं और हेजिंग भी इन लोग की हेल्प कर रही होती है और फिर आखिरकार ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है और गू और हेजिंग यहाँ पर रोमांस करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर सभी एम्प्लॉयज इन लोग को छुप कर देखकर भाग जाते हैं और फिर इसके बाद ये सभी मिलकर इस रोबोट का एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और ली इस रोबोट से पूछता है कि तुम जल्दी से गू का इमोशन चेक करके बताओ कि अभी वो क्या फील कर रहा है। तो रोबोट बता देता है कि अभी गू हेजिंग के साइड में खड़ा है तो वो काफी ज्यादा शाय फील कर रहा है। फिर ये सभी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि आखिर इन लोग ने एक परफेक्ट रोबोट बना ही लिए। और फिर गू इस रोबोट को और टेस्ट करने के लिए किंडरगार्टन भेज देता है और गू का ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गू हेजिंग को इम्प्रेस करने के लिए फेशियल किट मंगाया होता है और उसने फेस मास्क लगाया होता है। तभी यहाँ पर हेजिंग आ जाती है और वो उसे ढूंढते हुए बाथरूम में पहुंच जाती है और उसका फेस मास्क देख लेती है। वो तो बहुत ही शर्माते हुए जल्दी से फेस मास्क निकालने लग जाता है और हेजिंग उसकी बहुत ज्यादा तारीफें करने लग जाती है कि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा है। और फिर से यहाँ पर ये दोनों किस करते हैं और आज हेजिंग गू के घर पे इसलिए आई होती है क्योंकि इन लोग की आज 100 डे एनिवर्सरी होती है और हेजिंग गू को केक का बैटर बनाने के लिए दे देती है और वो दूसरे काम में लग जाती है। और तभी यहाँ पर ली गू से उसकी कार मांगने आया होता है। तो गू अपना ये काम ली को पकड़ा देता है और कहता है कि अच्छे से इस केक का बैटर बनाओ, अगर तुम केक का बैटर अच्छे से बनाओगे तभी तुम्हें ये कार का की मिलेगी। तो ली तो बहुत ही खुशी खुशी करने लग जाता है और कहता है कि सिर्फ कार के लिए मैं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं कभी ये काम नहीं करता। तभी यहाँ पर हेजिंग आ जाती है तो ली यहाँ से तुरंत ही भाग जाता है और फिर गू और हेजिंग मिलकर अपनी 100 डे एनिवर्सरी मना रहे होते हैं। और फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हेजिंग के घर उसकी मॉम उससे मिलने आई होती है और यहाँ पर हेजिंग और उसकी आंटी मिलकर उसकी मॉम से इस बारे में छुपाने लगते हैं कि हेजिंग एक लाइव स्ट्रीमर भी है।
फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गू और ली यहाँ पर हेजिंग की मॉम को इम्प्रेस करने के लिए पहुंच जाते हैं और आज के दिन हेजिंग की मॉम ने खाना बनाई होती है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, पर बेचारे लोग को फिर भी खा खा के तारीफें करनी पड़ रही होती है। और यहाँ पर हेजिंग की मॉम को इम्प्रेस करने के लिए गू तो तीखी चीजें भी खा लेता है और ये देखकर उसकी मॉम तो नहीं पर हेजिंग बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। फिर इसके बाद गू हेजिंग को समझाता है कि अब उसे अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में सब कुछ रिवील कर देना चाहिए ताकि उसकी मॉम को भी सब सच पता लग जाए। और गू हेजिंग को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रहा होता है तो वो अपने लाइव स्ट्रीमिंग में अपना फेस रिवील कर देती है और वो अपनी रियल पर्सनैलिटी के बारे में भी उस सबको बताती है। और वो अपनी मॉम से कहती है कि सॉरी मॉम, आपको ये देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगा होगा, लेकिन ये मेरा ड्रीम था लाइव स्ट्रीमर बनना और अब मैं बन चुकी हूँ। और गू ने यहाँ पर हेजिंग की मॉम को बुलाया होता है और हेजिंग की मॉम गुस्सा होकर यहाँ से जा रही होती है। हेजिंग अपनी मॉम को काफी मनाती है और गू भी इसे सपोर्ट कर रहा होता है तो हेजिंग की मॉम मान जाती है। और फिर हम देखने लगते हैं कि हेजिंग और गू के बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और गू उसका काफी अच्छे से ख्याल रख रहा होता है। और इसी के साथ ही हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।